अध्याय 191। एक संयोगवश मुलाकात। अनुवादक नोवेल सागा। संपादक नोवेल सागा। एक पहाड़ी चोटी पर एक विशाल क्षेत्र में कई छोटी छोटी इमारतें फैली हुई थीं। वे अनियमित आकार में व्यवस्थित प्रतीत होती थीं, लेकिन एक अत्यंत मनोरम दृश्य प्रस्तुत करती थीं। और इस व्यवस्था के बीच में एक विशाल 3 स्तरीय बैंगनी महल खड़ा था। ये इमारतें बैंगनी महल से उड़ते हुए पुलों के जरिए जुड़ी हुई थीं। ये एक जमीनी सड़क की तस्वीर सी लगती थी। इनमें एक खास आकर्षण था। 3 परतों वाले बैंगनी महल के हॉल में एक महिला सफेद फ्यूटन पर पालथी मारकर बैठी थी। उसका शरीर भरा पूरा था और उसने हल्के हरे रंग का शाही वस्त्र पहना हुआ था। उसकी आंखें बंद थीं, उनमें पानी जैसी एक कोमल चमक थी। उसके सामने एक और लड़की ऐसे ही फ्यूटन पर पालथी मारकर बैठी थी। उसने चटक हरे रंग का शानदार गाउन पहना हुआ था। वह कोई और नहीं बल्कि झोंक शियू था। उसके चेहरे पर शांति थी, लेकिन उसकी आंखों की गहराई में उदासी की झलक साफ दिखाई दे रही थी। हॉल का लेआउट सादा और सुंदर था। इससे एक उदास खालीपन का आभास होता था। मिस शियू, क्या आपने ये दृढ़ निश्चय कर लिया है कि आप जीवन और मृत्यु के चक्र को समाप्त करके अनंत काल प्राप्त करने के लिए जेड वेव्स तालाब में प्रवेश करेंगी? हल्के हरे रंग के कपड़े पहने महिला की आवाज हॉल में गूंज उठी। हाँ गुरुजी, जोंग शियू ने सिर हिलाया। तुम जानते हो कि तुम्हारे गुरु ने हमेशा प्रकृति को अपने काम करने दिया है। तुम मेरे सबसे होनहार उम्मीदवार हो, लेकिन मैं अपने अतीत का पछतावा तुम पर थोपना नहीं चाहती और न ही तुम्हें अपनी जगह लेने देना चाहती हूँ। आखिरकार एक बार जब तुम इस रास्ते पर चल पड़े तो वापस लौटने का कोई रास्ता नहीं है। हल्के हरे रंग के वस्त्र पहने शाही खूबसूरत युवती ने कहा। आदरणीय गुरु, मैंने अपना मन बना लिया है। जोंग शियू ने अपना सिर उठाया और दृढ़ स्वर में कहा, अगर ऐसी बात है तो आप जा सकते हैं। अपनी प्राकृतिक प्रतिभा को देखते हुए आप इसमें सफल हो सकते हैं अगर आप 1 साल तक जेड वेव्स तालाब में रहें। सुंदर महिला ने आंखें खोलीं और कहा। बैंगनी लिंगशान पर्वतों के आसपास एक ग्रामीण बाजार था। शी म्यू एक दुकान से बाहर निकला। उसका चेहरा खुशी से चमक रहा था। उसके हाथ में कपड़े में लिपटा एक छोटा सा पैकेट था। ऐसा लग रहा था जैसे उसमें 7-8 दवाइयां हों। ये बाजार अद्भुत ध्वनि संप्रदाय का था। शी म्यू पहाड़ से नीचे उतरा और बाजार में टहलने लगा। अचानक उसे एहसास हुआ कि बाजार में अस्थि शोधन की गोलियां और रक्त शक्तिवर्धक गोलियां भी बिक रही थीं। और तो और इन गोलियों की गुणवत्ता काले दानव संप्रदाय द्वारा बेची जाने वाली गोलियों से कहीं बेहतर थी। इसलिए उन्होंने अपनी लगभग सारी संपत्ति हड्डियों को मजबूत करने वाली और रक्त को मजबूत करने वाली गोलियों से बदल दी। ये गोलियां कम से कम 1 साल तक उनके अभ्यास के लिए पर्याप्त थीं। अब शी म्यू के बाजार से निकलने का समय आ गया था। शी म्यू अडिग रहा और अपने कपड़ों से एक नक्शा निकाला। इस नक्शे पर मानव जाति का पूरा क्षेत्र स्पष्ट रूप से अंकित था। शहरों के विभिन्न क्षेत्रों की स्थलाकृति भी नक्शे पर स्पष्ट रूप से चित्रित थी। शी म्यू ने नक्शे को ध्यान से देखना शुरू किया। वह वंडरफुल साउंड सेक्ट से ब्लैक डेमन सेक्ट में लौटने का रास्ता ढूंढ रहा था। अचानक उसकी नजर 2 पहाड़ों के बीच एक पर्वत श्रृंखला पर पड़ी। वान लांग पर्वत। वह धीरे से बोला। तभी उसके मन में एक खूबसूरत सा छाया चित्र उभर आया। वह एक पल के लिए वहीं खड़ा रहा, फिर वह बाजार से बाहर की ओर चल पड़ा। 1 महीने के बाद शी म्यू एक अन्य घोड़ागाड़ी पर सवार होकर एक विशाल पर्वत शिखर के निकट पहुंचा। दूर से ऐसा लग रहा था मानो सफेद बादलों का पर्दा पहाड़ की चोटी के चारों ओर लिपटा हो। आसपास अनगिनत महल और इमारतें दिखाई दे रही थीं। वे हर जगह बिखरे हुए लग रहे थे और धुंध की एक विशाल परत में लिपटे हुए थे। वे किसी अलौकिक वंडरलैंड का सा माहौल बना रहे थे। ये प्रसिद्ध और गौरवशाली वान लॉन्ग पर्वत था। यह मुख्य भूमि के पूर्वी प्रायद्वीप पर सीधा खड़ा था। ये द क्वी साम्राज्य के 3 बड़े संप्रदायों में से एक, तियानयिन संप्रदाय, का प्रवेश द्वार था। शी म्यू ने पहाड़ी की चोटी पर बनी इमारतों की ओर देखा। फिर उसने अपनी छाती से एक छोटा सा सफेद जेड बॉक्स निकाला। इस जेड बॉक्स की बनावट बेहद खूबसूरत लग रही थी। इसकी सतह पर बर्फ के क्रिस्टल जैसा एक पैटर्न बना हुआ था। उससे हल्की सी ठंडी हवा निकल रही थी, मानो बर्फ का कोई टुकड़ा हो। यह जेड बॉक्स उच्च गुणवत्ता वाले बर्फ के जेड से बना था। जैसे ही शी म्यू ने इसका ढक्कन खोला, मुट्ठी भर हरा फल दिखाई दिया। ये ग्रीन फ्रॉस्ट फ्रूट था। शी म्यू ने बक्सा बंद कर दिया। फिर उसकी नजर पहाड़ की चोटी पर पड़ी। उसकी आंखों में झिझक के भाव थे। शी म्यू 2 बार तियानयिन की राक्षसी चुड़ैल से टकरा चुका था, लेकिन उसकी चौकस निगाहों ने ये जरूर देखा था कि वह बर्फ गुण साधना कला में माहिर थी। इसलिए ये हरा पाला फल उसके लिए सबसे उपयुक्त था। शी म्यू ये फल उसे स्वयं देना चाहता था, लेकिन वह उससे पहले किए गए वादे को टाल नहीं सकता था। वह उससे तभी मिल सकता था जब वह शियान तियान क्षेत्र में कदम रखे। इसलिए उसका पहाड़ पर चढ़ना उससे किए गए वादे को तोड़ने के बराबर होता। अचानक सामने से कदमों की आहट सुनाई दी। ऐसा लगा जैसे कई लोग उसकी तरफ आ रहे हों। शी म्यू ने जल्दी से जेड का डिब्बा रख लिया। तभी पास के पहाड़ी दर्रे से 7-8 लोग वहां आए। वे तियानयिन संप्रदाय के अनुयायी लग रहे थे। तुम कौन हो? हमारे संप्रदाय के आसपास क्यों घूम रहे हो? शिष्य शी म्यू को देखकर हैरान रह गए। तभी एक सफेद वस्त्रधारी लड़की कमर पर हाथ रखकर चिल्लाई। वह इस समूह की नेता लग रही थी। मैं, शी म्यू ने समझाना शुरू किया, लेकिन फिर वह चौंक गया। सफेद वस्त्र पहने लड़की भी हक्की बक्की रह गई। उसने ध्यान से शी म्यू की आंखों में देखा। आप भाई शी म्यू हैं? सफेद वस्त्रधारी लड़की ने आश्चर्यचकित स्वर में कहा। बहन क्यूई, बहुत समय हो गया मिलते हुए। शी म्यू गाड़ी से नीचे कूद गया और मुस्कुराकर अभिवादन किया। यह महिला कोई और नहीं बल्कि तियानयिन संप्रदाय की क्यूई जुवान थी।
यह वही लड़की थी जो बर्बर आक्रमण के दौरान गढ़ में शिम्यू के साथ थी। कई सालों से वे एक दूसरे से नहीं मिले थे। इस दौरान क्यू शुवान की साधना में उल्लेखनीय प्रगति हुई थी। अब वह हो तियान क्षेत्र के उन्नत चरण में प्रवेश कर चुकी थी। अचानक शिम्यू के मन में एक विचार को आंधा। उसे याद आया कि क्यू शुवान और तियान यिन की दानव चुड़ैल के बीच एक बेहद अनोखा रिश्ता था। भाई शी को तियान यिन संप्रदाय में क्या लाया है? क्यूई जुवान ने अपना हाथ हिलाया और अन्य शिष्यों को संकेत दिया कि वे उन्हें अकेला छोड़ दें और दूर प्रतीक्षा करें। मैं बस इस जगह से गुजर रहा था, मुझे कुछ निजी काम निपटाने थे, शिम्यू ने कहा। भाई शी, अब आपको काले दानव संप्रदाय का एक उत्कृष्ट शिष्य माना जाता है। मैंने सुना है कि आप उस राजदूत दल में शामिल हो गए हैं जिसे संघ ने बर्बर लोगों के बंजर इलाके में उनके साथ शांति समझौता करने के लिए भेजा था। आपने इस शांति समझौते में भी अतुलनीय योगदान दिया है। ये खबर संघ में पहले ही फैल चुकी है, क्यूई जुवान ने जिज्ञासु भाव से कहा। शिम्यू ये शब्द सुनकर थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन फिर उसे याद आया कि हुओ वू न सिर्फ दाक्वी साम्राज्य की राजकुमारी थी बल्कि तियान यिन संप्रदाय की एक शिष्या भी थी। इसलिए उसे अपने दिल में थोड़ी राहत महसूस हुई। मैं राजकुमारी हुओ वू के साथ यात्रा कर रहा था, ये बस एक संयोग था, शिम्यू ने हल्की हंसी के साथ उत्तर दिया। वे कुछ देर और बातें करते रहे। क्यू शुवान की बातचीत ज्यादातर बर्बर लोगों के बंजर इलाके में शिम्यू के अनुभवों के इर्द गिर्द घूमती रही। वह इस मामले में काफी दिलचस्पी लेती दिख रही थी। हम यहाँ अजनबियों की तरह बात कर रहे हैं। भाई शी, बेहतर होगा कि आप मेरे साथ संप्रदाय के स्वागत शिखर तक आएं, क्योंकि आप यहाँ अपने मन में एक बात लेकर आए हैं। अगर कोई ऐसा मामला है जिसमें मैं आपकी मदद कर सकती हूँ तो बेझिझक पूछिए, की जुवान ने कहा। कोई बड़ी बात नहीं है, और हाँ, हम अंतहीन बातें तो कर नहीं सकते। खैर, वैसे शायद सिस्टर क्यू एक मामले में मेरी मदद कर सकती हैं, शिम्यू ने हिचकिचाते हुए कहा। भाई शी, बेझिझक कुछ भी पूछिए, की शुवान थोड़ा हैरान हुई। फिर उसने कहा, क्या मैं पूछ सकता हूँ, क्या आपका बुजुर्ग तियान यिन की दानव चुड़ैल अभी भी संप्रदाय में है? शिम्यू ने क्षणिक हिचकिचाहट के बाद पूछा। युवती तियान यिन, वह संप्रदाय में है, लेकिन वह अभी बंद कमरे में अपनी साधना में व्यस्त है। तो भाई शी, युवती तियान यिन को ढूंढ रहे हैं, है ना? क्यू जुवान की आंखें चमक उठी मानो उसे कुछ समझ आ गया हो। फिर उसने शरारती लहजे में पूछा। खांसी, दरअसल मैं उसे कुछ देना चाहता हूँ, लेकिन पहाड़ पर चढ़ना बहुत असुविधाजनक लग रहा है। तो क्या मैं सिस्टर क्यू से मेरी तरफ से ऐसा करने का अनुरोध कर सकता हूँ? जवाब देते हुए शिम्यू का चेहरा थोड़ा लाल हो गया। चलो, की जुवान के चेहरे पर एक उपहासपूर्ण भाव उभर आया। उसने चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान के साथ अपना हाथ आगे बढ़ाया। ये रहा। शिम्यू का चेहरा गर्म हो गया जब उसने अपने कपड़ों से जेड बॉक्स निकाला। क्यूई जुवान ने बॉक्स लेने के लिए हाथ बढ़ाते हुए 2 बार हंसी। भाई शी, आप निश्चिंत रहें, यह मामला मुझ पर छोड़ दीजिए, मैं आपकी ओर से यह चीज युवती तियान यिन तक जरूर पहुंचा दूंगा, क्यूई जुवान ने कहा। बहुत बहुत शुक्रिया सिस्टर क्यूई। शिम्यू को राहत महसूस हुई। फिर उसने आभार व्यक्त करने के लिए अपने हाथ सीने पर रख लिए। दोनों कुछ देर तक यूं ही बातें करते रहे। उसके बाद क्यूई जुवान अपने संप्रदाय के अन्य शिष्यों के साथ वहां से चली गई। शिम्यू ने एक पल के लिए क्यू शुवान और अन्य लोगों की दूर जाती हुई आकृतियों को देखा। फिर उसने अपनी नज़र पहाड़ी की चोटी पर बनी इमारतों की ओर घुमाई। वह कुछ देर तक स्थिर रहा। मैं जल्द ही वापस आऊंगा। उसकी आंखों में दृढ़ता की एक झलक उभरी और वह मन ही मन बुदबुदाया। फिर उसने गाड़ी की दिशा बदलने के लिए लगाम झटक दी और दूर किसी जगह की ओर बढ़ गया। क्षण भर में गाड़ी दूर गायब हो गई। वान लॉन्ग पर्वत पर एक बहुत ऊंची पर्वत चोटी थी। वह बहुत ही सुंदर और एकांत लग रही थी। इस चोटी के आसपास बादलों की एक पतली परत तैर रही थी, रुई के फाहे की तरह। पर्वत शिखर ऐसा लग रहा था मानो किसी सफेद घूंघट में लिपटा हो। पहाड़ की चोटी पर एक ऊंची इमारत थी। यह एक सुंदर शैली की इमारत थी। ऐसा लग रहा था जैसे ये किसी महिला का निवास स्थान हो। ये स्थान तियान यिन की दानव चुड़ैल लैंग हुआनफेंग का निवास था। क्यूई जुवान और एक परी जैसी युवती एक अटारी के हॉल में एक दूसरे के सामने बैठे थे। अगर शिम्यू वहां होता तो वह खुशी से उछल पड़ता। ये युवती कोई और नहीं बल्कि उसके जीवन का सपना थी। वह जिसके लिए वह दिन रात तरसता था, वह तियान यिन की राक्षसी चुड़ैल थी। तियान यिन की राक्षसी चुड़ैल कुछ साल पहले जंगल में जितनी दिखती थी उससे कहीं ज्यादा जवान दिख रही थी। दरअसल वह एक किशोरी जैसी लग रही थी। दोनों औरतों के बीच एक मेज पड़ी थी। मेज पर एक छोटा सा सफेद जेट का डिब्बा रखा था। उसमें से ठंडी हवा का झोंका आ रहा था। शिम्यू, तियान यिन की दानव चुड़ैल ने आश्चर्यचकित होकर कहा। वही था, मैं कुछ घंटे पहले पहाड़ों में इस आदमी से मिली थी। उसने मुझे ये चीज आप तक पहुंचाने के लिए कहा था, कि जुवान ने सिर हिलाते हुए कहा। तियान यिन की दानव चुड़ैल ने अपनी भौहें सिकोड़ लीं। उसकी आंखों में एक अविश्वसनीय भाव उभर आया। वह कुछ देर तक कुछ नहीं बोली। फिर उसने जेट का डिब्बा उठाया और उसका ढक्कन खोला। हल्की सी खुशबू और हल्की सी ठंडक हवा में फैल गई। उसके बाद हरे फ्रॉस्ट फ्रूट नजर आए। ये है हरा पाला फल। दानव चुड़ैल के चेहरे पर हैरानी का भाव था। उसने जल्दी से कहा। क्यूई जुवान ने अपनी भौहें सिकोड़ लीं और उसके चेहरे पर एक उलझन भरी नजर आ गई। ऐसा लग रहा था जैसे उसने ये शब्द पहले कभी नहीं सुने थे, लेकिन इस मनमोहक सुगंध की महक उसे बेहद ताजगी भरी लगी, मानो वह उसके दिल में गहराई तक उतर गई हो।
दानव चुड़ैल भी थोड़ी उत्साहित लग रही थी, इसलिए क्यूई जुबान अंदाजा लगा सकती थी कि यह साधारण सा दिखने वाला फल जरूर कोई इन गुण वाली अनमोल चीज होगी। क्यूई जुबान की आंखों में प्रकाश की एक किरण चमकी और गायब हो गई। वह शी म्यू अब कहाँ है? दानव चुड़ैल ने फल की तरफ कुछ बार देखा, फिर एक क्षण की हिचकिचाहट के बाद उसने पूछा। वह मुझे ये जेड बॉक्स देकर तुरंत चला गया। उसने कहा कि पहाड़ पर चढ़ना उसके लिए बहुत असुविधाजनक है। कि जुबान ने सच्चाई से जवाब दिया। दानव चुड़ैल थोड़ी हैरान हुई, लेकिन फिर तुरंत शांत हो गई और जेड बॉक्स बंद कर दिया। जैसे ही उसने अपना हाथ हिलाया, उसकी उंगली में बंधी हरी अंगूठी से हरी रोशनी की एक किरण निकली। फिर जेड का डिब्बा हवा में गायब हो गया। ये कहना मुश्किल था कि वह कहाँ गया। क्यूई जुबान की आंखें चमक उठीं। उसने ईर्ष्या से राक्षसी चुड़ैल की उंगली में हरे रंग की अंगूठी को देखा। हरी अंगूठी एक अत्यंत दुर्लभ अंतरिक्ष विशेषता वाला जादुई उपकरण था। इसका इस्तेमाल सुविधाजनक चीजों को रखने के लिए किया जाता था। दरअसल इससे भारी सामान उठाने की परेशानी से छुटकारा मिल जाता था। सातों बड़े संप्रदायों में अंतरिक्ष गुण वाले जादुई औजारों की संख्या बेहद कम थी। केवल कुछ ही जियान स्तर के लोगों के पास ऐसे औजार थे। शिम्यू से संबंधित मामले को कमरे के बाहर लीक करने की कोई आवश्यकता नहीं है, दानव चुड़ैल ने कहा। हाँ, क्यूई जुबान इस गोपनीयता का कारण जानने के लिए उत्सुक थी, लेकिन उसने दानव चुड़ैल के सामने अपनी बात मान ली। क्यूई जुबान के पास अब कमरे में रुकने का कोई कारण नहीं था, इसलिए उसने उसे अलविदा कहा और चली गई। राक्षसी चुड़ैल खिड़की के पास आई। उसकी खूबसूरत आंखें चमक उठीं जब उसने अपनी आंखों के सामने तैरते कोहरे को देखा। फिर उसके चेहरे पर एक मुस्कान की झलक दिखाई दी। इसके बाद वह मुड़ी और खिड़की से दूर चली गई। अध्याय 192। खोज। अनुवादक, नोवेल सागा संपादक। नोवेल सागा। पूर्वी चीन सागर की तलहटी में कहीं कहीं बड़ी संख्या में महल स्थित थे। ये महल विभिन्न प्रकार के मूंगों और क्रिस्टलों से जड़े हुए थे। वे अंधेरे समुद्र तल में एक विशाल क्षेत्र तक फैले हुए थे। उनके अंदर से भव्य और चमकदार रोशनियां दिखाई दे रही थीं। चमकदार रोशनियां और जीवंत रंग इस क्षेत्र को देखने लायक एक खूबसूरत परिदृश्य बना रहे थे। एक विशाल एवं भव्य महल में कहीं से शोरगुल की आवाज सुनाई दी, मानो कोई तीव्र विवाद चल रहा हो। एक बूढ़ा आदमी सम्मान आसन पर बैठा था। उसके चेहरे पर गरिमा में भाव था। उसने शानदार वस्त्र पहने हुए थे। उसके सिर पर सुनहरे सींगों का एक जोड़ा था। बूढ़े आदमी की आंखें जब भी खुलती और बंद होती, उनमें एक चमकती हुई रोशनी टिमटिमाती। उसके शरीर के चारों ओर किसी प्रभावशाली आभा का जरा भी निशान नहीं था, मानो वह पूरी तरह से छिपी हुई हो। उसकी राजसी की का एक कण भी नहीं निकल रहा था। वह भावशून्य चेहरे से नीचे बैठे लोगों की बहस सुन रहा था। इस पूरे समय उसने एक शब्द भी नहीं बोला था। शोर मचाती भीड़ दो हिस्सों में बटी हुई लग रही थी। उनके बीच टकराव का हल्का सा एहसास हो रहा था। बाईं ओर वाले समूह का नेतृत्व नीले वस्त्र पहने एक खूबसूरत महिला कर रही थी, जिसने भड़कीले शाही परिधान पहने हुए थे। दूसरे समूह का नेतृत्व झुकी हुई भौहों वाला एक बूढ़ा आदमी कर रहा था। उसने अपनी पीठ पर कछुए का खोल लटका रखा था। क्लैम गर्ल जियांगजू उस खूबसूरत महिला के पास सिर झुकाए खड़ी थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह उसके पैर के अंगूठे के सिरे को देख रही हो। वह किसी गहरे चिंतन में डूबी हुई लग रही थी। कहना मुश्किल था कि वह क्या सोच रही थी। मानव और बर्बर जातियों ने गठबंधन कैसे बनाया? मानव जाति ने अतीत में हमारी जाति के कितने ही लोगों को पकड़कर मार डाला है। पिछले कुछ वर्षों में उनकी क्रूरता बहुत बढ़ गई है। वे बहुत घमंडी हैं। हमें उनका खून बहाकर उनके पापों की सजा देनी होगी। कछुए के खोल वाले बूढ़े के बगल में खड़े एक लंबे और हटे कट्टे आदमी ने गुस्से से कहा। हमें गश्त करने वाली समुद्री टीम से जानकारी मिली है। उनके अनुसार मानव और बर्बर दोनों ही जातियों ने अपनी अधिकांश विशिष्ट सेनाएं विभिन्न स्थानों पर पहले ही भेज दी हैं। उन्होंने चौतरफा सुरक्षा के लिए हर तटीय शहर में भारी सेना भी भेज दी है। मुझे डर है कि अगर हम बेतहाशा हमला करेंगे तो हमें भारी नुकसान होगा। शाही पोशाक वाली महिला की तरफ से एक हरे चेहरे वाली समुद्री महिला ने जवाब दिया। समुद्रवासी का चेहरा उतर गया। उसका शरीर शल्कों की एक परत से ढक गया। वह कुछ कहने ही वाला था कि राजसी वस्त्रधारी महिला की आवाज गूंजी। इस विनम्र महिला का मानना है कि साध्वी ने बर्बर जाति की प्राचीन गुप्त विद्या प्राप्त कर ली है और हम इसे तुरंत व्यवहार में ला सकते हैं। एक बार सफल हो जाने पर हम मानव जाति के विनाश की चिंता क्यों करें? इस बूढ़े पादरी के अनुसार प्राचीन बर्बर लोग आत्माओं को नियंत्रित करने में कुशल थे, लेकिन इस तकनीक में बहुत अधिक ऊर्जा और समय लगता है। अगर आप सफल हो भी गए तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप असफल हो गए तो क्या होगा? कछुए के खोल वाले बूढ़े व्यक्ति ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं और ऐसे स्वर में कहा जैसे उसके अंदर कोई छिपा हुआ अर्थ छिपा हो। तो वरिष्ठ मंत्री कहना चाहती हैं कि इस विनम्र महिला को ये जिम्मेदारी उठानी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि यह मामला हमारे पूर्वी चीन सागर के पुनरुद्धार से जुड़ा है, जो अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा इस बार असफलता की संभावना अत्यंत दुर्लभ कही जा सकती है। अगर हम इस मामले में देरी करते हैं तो हालात बहुत बदल सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो क्या वरिष्ठ मंत्री यह जिम्मेदारी उठाने को तैयार होंगी? शाही पोशाक वाली महिला ने ठंडे स्वर में कहा। मैडम ने बहुत सोच समझकर कहा है। ये बूढ़ा मंत्री इन शब्दों के पीछे का मतलब नहीं समझ सका। कछुए की तरह खोल वाले अधेड़ उम्र के आदमी ने अपना सिर हिलाते हुए कहा। दोनों पक्षों में तीखी बहस छिड़ गई। अचानक मुख्य पीठ की ओर से एक धीमी और गरिमामयी आवाज गूंजी। ठीक है, तुम दोनों को इस मामले में झगड़ने की जरूरत नहीं है। मानव जाति पर आक्रमण की योजना समय से पहले ही तैयार कर ली गई है। प्रत्येक डिवीजन को अपनी सेना वापस बुलाने और युद्ध क्षेत्र बनाए रखने का आदेश दिया गया है।
मैडम लैन, तुम संतति का ध्यान रखना और उसे जल्द से जल्द चुड़ैल मंत्र समझने में मदद करना। वरिष्ठ मंत्री वू, तुम इस मंत्र के लिए जरूरी सामग्री का इंतजाम करना शुरू करो, सिर पर सुनहरे सींगों वाले बूढ़े ने कहा। इसके बाद वह उठा और बिना किसी के जवाब का इंतजार किए दरवाजे की ओर बढ़ गया। फिर वह नजरों से ओझल हो गया। अगले दिन दोपहर को शिमयू ने वानलांग पर्वत छोड़ दिया। पहाड़ पर चारों तरफ धुंध छा गई थी और पहाड़ की पूरी तलहटी बादलों का समंदर बन गई थी। इसके अलावा बादलों की कई परतों ने पूरे आकाश को ढक लिया था। दरअसल ऐसा लग रहा था मानो वे लगातार उमड़ रहे हों। बादलों के समुद्र की दो परतों के बीच दुनिया साफ और विशाल दिख रही थी। एक विशाल हरा शिखर था, लेकिन उसका सिर या पूंछ देखना मुश्किल था। ऐसा लग रहा था जैसे बादलों के दोनों समुद्रों को जोड़ने वाली एक ऊंची सीढ़ी हो, मानो किसी विशाल मीनार ने स्वर्ग और धरती को जोड़ दिया हो। पहाड़ की चोटी पर एक हरा भरा जंगल था। जंगल के बीचों बीच एक बड़ी साफ झील थी। ये जंगल में कई 100 मील तक फैली हुई थी। झील के पानी का रंग जैड के टुकड़े जैसा गहरा हरा था, लेकिन जो चीज आंखों को सबसे ज्यादा लुभा रही थी वह था झील के बीचों बीच बना एक प्राचीन अष्टकोणीय मंडप। किनारे से 9 लंबे और घुमावदार गलियारे जुड़े हुए रास्तों की तरह फैले हुए थे। एक युवती मंडप की रेलिंग पकड़े खड़ी थी। वह बेहद खूबसूरत थी, मानो स्वर्ग से कोई परी उतर आई हो। उसने बर्फ सफेद पोशाक पहनी हुई थी। उसके नंगे पैर जैड जैसे लग रहे थे। वह दूर हरी झील की ओर देख रही थी। उसकी आंखें धुएं के गुबार जैसी लग रही थीं। एक सुडौल कद काठी वाली स्त्री उसके पास खड़ी थी। उसने सुनहरा वस्त्र पहना हुआ था। उसका स्वभाव असाधारण रूप से आकर्षक था। 2 चमकदार आंखें उस परी सी युवती को घूर रही थीं और उसकी आंखों में एक मोहक चमक थी। क्या बात है, तुमने मुझे इस समय यहाँ आने के लिए क्यों कहा? परी सी युवती की आंखें धीरे धीरे शांत हो गईं। फिर उसने हल्के स्वर में कहा, प्रिय जू, तुमने फैसला कर लिया है ना? सुनहरे वस्त्र पहने महिला की आंखें साफ दिख रही थीं और उसके चेहरे के भाव गंभीर थे। ठीक है। परी जैसी युवती एक पल चुप रही। फिर उसने जवाब दिया, क्या तुम सचमुच और भी ताकतवर बनना चाहती हो? अगर तुम कामयाब हो जाओ और अजेय हो जाओ तो क्या करोगी? सुनहरे वस्त्र पहने उस औरत का चेहरा काला पड़ गया। यह अवसर 30 साल में एक बार ही आता है। मेरे स्वामी को उस समय चयनित न हो पाने का पछतावा है। मैं उनकी मनोकामना पूरी करना चाहती हूँ, परी सी युवती ने दृढ़ स्वर में उत्तर दिया। क्या ये हो सकता है कि आप और आपके गुरु संप्रदाय के लाभ प्राप्त करना चाहते हों? फिर ये लोगों को धोखा देने से किस प्रकार भिन्न है? सुनहरे वस्त्रधारी महिला की सुंदर भौहें ये कहते हुए सिकुड़ गईं। उसके चेहरे पर तिरस्कारपूर्ण भाव था। बकवास मत करो, यह मामला मेरे और संप्रदाय दोनों के लिए अच्छा है। तुम्हें इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। परी जैसी युवती की नाजुक भौहें सिकुड़ गईं और उसने उसे अप्रिय स्वर में डांटा। हुओ वू को तुमसे कम नहीं समझा जा सकता। लेकिन वह जाना क्यों नहीं चाहती? सुनहरे वस्त्र पहने महिला कुछ देर चुप रही। फिर उसने कहा, हुओ वू इतने कम समय में जियान तियान राज्य की दीवार नहीं तोड़ सकता। इसके अलावा दाकवी साम्राज्य के वर्तमान सम्राट की कोई संतान नहीं है, इसलिए हुओ वू को भविष्य में राजगद्दी संभालनी होगी। परी जैसी युवती ने अपना सिर हिलाया और आह भरते हुए उत्तर दिया, वो शिमयू, तुम्हें उसकी भी परवाह नहीं? इस बच्चे की क्षमता सभी बड़ों की उम्मीदों से कहीं बढ़कर है। लगता है वो तुम्हारे मानकों पर बिल्कुल खरा उतरता है। क्या तुम इस पर गौर नहीं करोगी? सुनहरे वस्त्र पहने औरत ने आंखें घुमाकर पूछा। मेरा उससे कोई रिश्ता नहीं है। परी जैसी युवती एक पल के लिए स्तब्ध रह गई। फिर जवाब देते हुए उसकी आंखें चमक उठीं। वह सचमुच तुम्हारे लिए कोई मायने नहीं रखता? क्या तुम दोनों के बीच कोई समझौता नहीं है? कहते हुए सुनहरे वस्त्र पहने उस महिला की आंखों में एक चालाक मुस्कान तैर गई। परी जैसी युवती एक पल के लिए खामोश हो गई। अचानक एक सफेद साया चमका और कुछ फीट दूर चला गया। फिर कुछ बार टिमटिमाने के बाद हवा में गायब हो गया। मेरा निर्णय नहीं बदलेगा, दूर से परी सी युवती की आवाज गूंजी। सुनहरे वस्त्र पहने महिला ने पीछे हटते हुए सफेद रंग की आकृति को देखा और अपनी मुठियां भींच लीं। उसकी सजीली आंखें चमक उठीं। ऐसा लग रहा था जैसे वह कुछ सोच रही हो। मृत आत्मा की दुनिया में एक गगनचुंबी पर्वत चोटी जमीन पर खड़ी थी। आसपास की चोटियों की सतह का रंग गहरा काला था। उनके चारों ओर एक ठंडी और उदास आभा थी। पहाड़ के नीचे की जमीन बंजर रेत से ढकी एक जमीन थी। उसकी बजरी भी काले रंग की थी। पहाड़ की चोटियों के बीच हवा का एक झोंका लगातार गरज रहा था। हवा में एक काली डोरी सी महसूस हो रही थी। ये ठंडी यिंची थी। लेकिन सबसे विस्मयकारी दृश्य ये था कि रेत पर असंख्य कंकाल बिखरे पड़े थे। जमीन पर खोपड़ियां, अस्थि भुजाएं, मानव कंकाल, पशुओं के कंकाल और कई तरह की हड्डियां पड़ी दिखाई दे रही थीं। कुछ कंकाल रेत में आधे दबे हुए थे। ऐसा लग रहा था मानो इस जगह पर अनगिनत युद्ध हुए हों। हर जगह मरे हुए आत्मिक प्राणियों के अनगिनत शरीर पड़े दिखाई दे रहे थे। लंबी कतार में खड़े मानव कंकालों का एक समूह ठंडी हवा के विरुद्ध आगे बढ़ रहा था। यान लुओ कंकालों के उस समूह का नेतृत्व कर रहा था। उसकी आंखों में आत्मिक ज्वालाएं टिमटिमा रही थीं और अधीरता का एक हल्का सा निशान दिखाई दे रहा था। वह बड़े बड़े कदमों से आगे बढ़ रहा था। हवा का तेज झोंका कंकालों को आगे बढ़ने से रोक रहा था। लेकिन यान लुओ इस पर ध्यान नहीं दे रहा था। उसके पीछे मानव कंकालों का एक समूह था। वे सभी एक एक कदम आगे बढ़ने के लिए जोर लगा रहे थे। वे यान लुओ के साथ मुश्किल से कदम मिला पा रहे थे। वे काले पर्वत शिखर की गहराइयों में उतरते रहे, लेकिन हवा का जोर भी बढ़ता गया। इतना तेज कि जमीन से रेत और धूल लुढ़कने लगी।
धीरे धीरे यह एक काले रेत के तूफान का रूप ले लिया और कंकालों के चेहरों पर उड़ने लगा। रेत के तूफान ने यान लुओ को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, हालांकि उसके पीछे कुछ छोटे और कमजोर कंकाल हवा के तेज झोंके से लुढ़ककर हवा में उछल गए। फिर वे नीचे गिरकर टुकड़े टुकड़े हो गए। उनकी आत्मा ज्वालाएं धीरे धीरे बुझ गईं। यान लुओ को इसके पीछे की स्थिति का अंदाजा नहीं था। वह उसी गति से आगे बढ़ता रहा। यान लुओ एक अज्ञात समय के बाद दो विशाल चोटियों के बीच एक घाटी में पहुंचा। फिर उसके कदम अंततः रुक गए। कुछ देर बाद रुक रुक कर कदमों की आहट सुनाई देने लगी। यान लुओ के पीछे 100 से ज्यादा मानव कंकाल चल पड़े थे, लेकिन अब उसके पीछे सिर्फ 30-40 कंकाल ही दिखाई दे रहे थे। ये सभी कंकाल समूह के सबसे मजबूत कंकाल लग रहे थे। यान लुओ की आंखों में नीली आत्मा ज्वालाएं टिमटिमा उठीं। ऐसा लग रहा था जैसे उसने कुछ प्रेरित किया हो। अचानक उसका शरीर कांपा और वह आगे की ओर दौड़ा। कुछ ही सांसों में वह एक नीची जमीन पर पहुंच गया। ये जगह उस जगह से कुछ 100 फीट दूर थी जहां वह पहले खड़ा था। गर्जन! यान लुओ ने अपना मुंह खोला और एक अदृश्य मस्तिष्क तरंग निकाली। मानव कंकालों का समूह तुरंत वहां पहुंच गया और अपने हाथों से जमीन खोदने लगा। यहाँ तक कि यान लुओ ने भी जमीन से काली रेत निकालना शुरू कर दिया। रेत के अंदर से बड़ी संख्या में हड्डियां निकलने लगीं। ऐसा लग रहा था जैसे वे न जाने कितने सालों से रेत के नीचे सड़ रही हों। दर्जनों कंकालों ने पल भर में कई फीट गहरा गड्ढा खोद डाला, लेकिन जैसे जैसे वे गहराई में पहुंचते गए, मिट्टी की बनावट और भी सख्त होती गई। आम कंकाल सैनिकों के लिए जमीन को और ज्यादा खोदना बहुत मुश्किल हो गया। बस यान लुओ की हथेलियां पहले जैसी तेज थीं। वह अपने हाथों को जमीन में ऐसे गड़ा रहा था मानो टोफू गड़ा रहा हो। यान लुओ की आत्मा की ज्वालाएं उसके हाथों की गति तेज होने के साथ ही टिमटिमाने लगीं। फिर वे तेज होने लगीं। यान लुओ ने एक दबी हुई आवाज के साथ काली रेत का एक टुकड़ा एक तरफ धकेला। तभी उसकी आंखों के सामने एक राख भूरे रंग का कंकाल प्रकट हुआ। राख भूरे रंग का ये कंकाल जमीन में गहराई तक धंस जाने के बावजूद जरा भी नहीं सड़ पाया था। दरअसल उससे एक हल्की सी चमक निकल रही थी। यान लुओ की आंखों में आत्मिक ज्वालाएं चमक उठीं। उसने तेजी से आसपास की मिट्टी खोदनी शुरू कर दी। जल्द ही भूरे कंकाल का और भी हिस्सा नजर आने लगा। पता चला कि वह हड्डी का एक टुकड़ा था जो पैर के अंगूठे से जुड़ा था। लग रहा था कि वह उसका दाहिना पैर था। यान लुओ का शरीर पैर की हड्डी के टुकड़े को पकड़ते ही कांप उठा। ऐसा लग रहा था जैसे उसमें आग लग गई हो। फिर वह पैर की हड्डी हाथ में लिए खड़ा हो गया। फिर उसने अपना हड्डी वाला भाला उठाया और बिजली की गति से दाहिने पैर पर वार किया। दाहिना पैर टुकड़े टुकड़े हो गया। यान लुओ ने पैर की हड्डी के टुकड़े को उसके शरीर के पास रखा। फिर सफेद रोशनी की एक चमक के साथ दूसर पैर की हड्डी का टुकड़ा उसके शरीर से जुड़ गया। उसके बाद यान लुओ के शरीर की सतह पर सफेद रोशनी की एक परत उभरी। फिर उसने उसके पूरे शरीर को ढक लिया। कुछ मिनटों बाद सफेद रोशनी गायब हो गई और सफेद रोशनी के गोलों के एक समूह में बदल गई। फिर वे उसके सिर में समा गए। विस्फोट की एक खामोश लहर फूट पड़ी। यान लुओ के सिर से एक जबरदस्त मस्तिष्क तरंगे फूट पड़ीं और आसपास के क्षेत्र में फैल गईं। उसके बाद यान लुओ की आंखों में आत्मा की ज्वाला का रंग हल्के नीले से बदलकर नीला हो गया। तभी यान लुओ ने एक भयानक आभा उत्सर्जित की। यह उसकी पिछली आभा से कहीं अधिक शक्तिशाली थी। आसपास के कंकाल जमीन पर घुटने टेक कर बैठ गए क्योंकि उन्हें लगा कि यान लुओ की ताकत काफी बढ़ गई है। यान लुओ की आंखों में आत्मिक ज्वालाएं धीरे धीरे स्थिर हो गईं, लेकिन उसकी आंखों की चमक पहले से कहीं ज्यादा तेज और तेज लग रही थी। यान लुओ ने मुड़कर आसपास के कंकालों की ओर देखा। तभी आसपास के कंकाल खड़े हो गए और एक अदृश्य मस्तिष्क तरंग निकली। उसके बाद यान लुओ ने अपने हाथ हिलाए। उसके हाथों से एक सफेद रोशनी की किरण निकली और आसपास के सभी कंकालों के शरीर में समा गई। कंकालों के शरीर कांपने लगे और उनकी आंखों में आत्मा की ज्वाला पहले से भी अधिक प्रचंड हो गई। यान लुओ ने अपना हाथ वापस खींच लिया। फिर उसने अपना अस्थि भाला लहराया और कंकालों को आगे बढ़ने का इशारा किया। अध्याय 193 ज्वाला के चारों ओर नृत्य। अनुवादक नोवेल सागा। संपादक नोवेल सागा। पानी की सतह पर चांदनी के प्रतिबिंब के कारण उसके नीचे की हर चीज चमकदार सफेद रंग की दिखाई दे रही थी। एक छोटी सी नदी के किनारे एक गाड़ी खड़ी थी। नदी के किनारे एक अलाव जल रहा था। एक युवक अलाव के सामने पालथी मारकर बैठा था। उसने अजीब सी मुद्रा में अपने हाथ जोड़े हुए थे। धधकती हुई लौ टिमटिमा रही थी और युवक के दृढ़ चेहरे को रोशन कर रही थी। वह युवक कोई और नहीं बल्कि शिमयू था। चांदनी की रजत किरणें शिमयू के शरीर में एकत्रित और एकीकृत हो रही थीं। थोड़ी देर बाद शिमयू का शरीर कांप उठा। फिर उसने आंखें खोलीं। उसके चेहरे पर खुशी की झलक दिखाई दी। वह काले दानव संप्रदाय की ओर जा रहा था। वह दिन में अपनी यात्रा जारी रखता और रातें स्वर्गीय हाथियों के प्रजनन की कला के अभ्यास में बिताता। हालांकि चांदनी रातों में वह चांद निगलने की कला का अभ्यास करता था। शिमयू ने पूरी यात्रा के दौरान एक पल भी बर्बाद नहीं किया। हालांकि वह उस अजीबोगरीब घटना को समझ नहीं पाया जो उसके पिछले अवतार में प्रतिबंधित क्षेत्र में सफेद वानर के रूप में उसके साथ घटी थी। अब वह पहले से भी तेज गति से चंद्रमा निगलने की कला का अभ्यास करते हुए चांदनी की चांदी जैसी चमक को अवशोषित कर सकता था। वह कुछ महीने पहले पवित्र हिम महल से चला गया था। तब से उसके मन में एक बड़े सिंह के आकार का क्रिस्टल का दाना जमा हो गया था। क्रिस्टल कण से निकलने वाली ठंडी ऊर्जा से उसे शांति महसूस हुई। शिमयू भी आत्मिक शक्ति संचय कला के चौथे चरण तक पहुंच गया था। अब उसका इरादा कुछ और समय तक चांदनी के सार को आत्मसात करने का था। उसके बाद वह इस कला की 5वीं परत की बाधा को तोड़ने का प्रयास करेगा।
लेकिन यह ऐसा करने का सही समय नहीं था। शी म्यू ने चांद निगलने की कला का अभ्यास बंद कर दिया। फिर उसने अपने कपड़ों से एक अस्थि शोधन की गोली और एक रक्त शक्तिवर्धक गोली निकाली। उसके बाद उसने इन गोलियों की प्रभावशीलता को निखारने के लिए स्वर्गीय हाथियों के प्रजनन की कला का अभ्यास शुरू कर दिया। शी म्यू स्वर्गीय हाथियों के प्रजनन की कला के 10वें चरण की अड़चन तक पहुंच गया था। अब उसकी सफलता निकट ही लग रही थी क्योंकि उसके पास अपने अभ्यास को आगे बढ़ाने के लिए गोलियां थीं। थोड़ा समय बीता। सुबह के आसमान के क्षितिज पर एक सफेद सा रंग छा गया था। शी म्यू ने आंखें खोलीं और जाने के लिए उछल पड़ा। उसके शरीर में रियल क्यूई का प्रवाह पानी की बूंदों जैसा था जो लगभग अपने कंटेनर से बाहर निकल आई थीं। अचानक उसके शरीर से वीर शक्तियों की एक लहर फूट पड़ी। उसे अपनी हड्डियों में झुनझुनी महसूस हुई। बेचैनी की इस भावना को सहन करना उसके लिए मुश्किल हो गया। वह दर्द से चीखना चाहता था। वह जोर से चिल्लाया। उसका उल्कापिंड जैसा हथौड़ा एक तरफ पड़ा था। उसने उसे उठाया और नदी के किनारे की ओर उछाल दिया। विशाल उल्कापिंड जैसा हथौड़ा उसके शरीर के चारों ओर जोरदार तरीके से नाचने लगा, मानो कोई काला अजगर हो। हथौड़ा एक अशांत तूफान की तरह फूट पड़ा और 100 फीट के दायरे में फैल गया। तेज हवा के झोंके ने जमीन से धूल उड़ानी शुरू कर दी। हवा की अविश्वसनीय शक्ति ने नदी के पानी को भी हिला दिया और कई लहरें उठने लगीं। एक तेज गड़गड़ाहट की आवाज सुनाई दी। उल्कापिंड के हथौड़े ने नदी के किनारे एक पत्थर के टुकड़े पर प्रहार किया और उसे चकनाचूर कर दिया। वह पत्थर चक्की के पाट जितना बड़ा था। अचानक शी म्यू की हरकतें रुक गईं। ऐसा लग रहा था जैसे वह अपने अकेले और नीरस अभ्यास से ऊब गया हो। अचानक यान लुओ की छवि उसके दिमाग में कौंध गई। उसकी आंखें चमक उठीं और वह जोर से एक जादुई मंत्र पढ़ने लगा। थोड़ी देर बाद हवा में काले धुएं का एक बादल उभरा। उसके बीच एक कंकाल की आकृति चमक उठी। फिर यान लुओ का कद नजर आया। यान लुओ, मेरे साथ मार्शल आर्ट का अभ्यास करो, शी म्यू ने यान लुओ को आदेश दिया। फिर उसने अपना हाथ हिलाया और उल्कापिंड जैसा हथौड़ा यान लुओ की छाती की ओर झपटा, मानो कोई काला अजगर अपनी मान से बाहर निकल आया हो। हथौड़ा यान लुओ की ओर झपटा और उसके साथ हवा का एक तेज झोंका भी था। ठीक है। अचानक शी म्यू के दिमाग में एक अस्पष्ट विचार आया। उसका चेहरा बदल गया। उसने उल्कापिंड जैसे हथौड़े की गति रोकने के लिए उसे पीछे खींच लिया। हथौड़े का सिर यान लुओ के शरीर से 1 फुट की दूरी पर रुक गया। अब तुम बोल सकते हो? उसने आश्चर्य से अपने सामने पड़े कंकाल को देखा। शी म्यू की आंखें चमक उठीं जब उसने देखा कि यान लुओ की आत्मज्वालाओं का रंग बदल गया है। वे आसमानी नीले रंग में बदल गई थीं। इसके अलावा उनमें से एक प्रकाश किरण निकल रही थी जो पहले से कहीं ज्यादा तेज लग रही थी। हाँ, यान लुओ की अस्पष्ट आवाज सुनाई दी। फिर उसकी आत्मा की लपटें टिमटिमा उठीं और उसने शी म्यू की कमर पर लटके उस जानवर जैसे आत्मा के थैले की ओर नजर दौड़ाई। इसके अंदर कोई जानवर की आत्मा नहीं है, शी म्यू ने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा। यान लुओ की आत्मा की ज्वाला थोड़ी उदास हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे वह निराश हो गई हो, जैसा कि उम्मीद थी। शी म्यू ने मन ही मन खुद से कहा। यान लुओ ने पहले कभी इतनी तेज प्रतिक्रिया नहीं दिखाई थी। ऐसा लग रहा था मानो उसकी बुद्धि उसकी ताकत के साथ साथ विकसित हुई हो। हालांकि ये खोज शी म्यू के लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं थी क्योंकि उसे पहले से ही इसकी उम्मीद थी। शी म्यू ने यान लुओ की बुद्धिमत्ता और त्वरित प्रतिक्रिया को कोई अपराध नहीं माना। शी म्यू ने अपने मन से ये सारे विचार निकाल दिए। फिर उसने अपना हाथ हिलाया। फिर उल्कापिंड हथौड़ा यान लुओ की ओर तेजी से आगे बढ़ा, एक अजगर की तरह। शी म्यू ने अभी तक किसी भी ऐसी मार्शल आर्ट का अभ्यास नहीं किया था जिससे उनके हथौड़े की प्रभावशीलता में सुधार हो सके। लेकिन धीरे धीरे उन्होंने अपने हथौड़े का अधिक कुशलता से उपयोग करने की कुछ तकनीकों को आजमाना और खोजना शुरू कर दिया। हथौड़ा फड़फड़ा रहा था और बेतरतीब ढंग से इधर उधर घूम रहा था। ऐसा लग रहा था मानो वह इधर उधर भटक रहा हो। यान लुओ का कद चमक उठा और वह एक तरफ खिसक गया। वह पलक झपकते ही 10 फीट दूर चला गया और हथौड़े के हमले से बच गया। शी म्यू के चेहरे पर एक मुस्कान उभर आई। फिर उसने अपनी बांह हिलाई और हथौड़ा कई परछाइयों में बदल गया। परछाइयां अलग अलग दिशाओं से यान लुओ की ओर बढ़ रही थीं। यान लुओ के संभलने से पहले ही हथौड़े की परछाइयां उसके सामने आ पहुंचीं। शी म्यू को उम्मीद थी कि यान लुओ इस वार से भी बच निकलेगा। यान लुओ की आंखों में आत्मिक ज्वालाएं चमक उठीं और उसके हाथ में रखा हड्डी का भाला कई सफेद भालों जैसी परछाइयों में बदल गया। ये परछाइयां कई दिशाओं से एक साथ हमला करने के लिए दौड़ीं। धमाका, धमाका, धमाका। हवा में धातु की तेज आवाजें गूंज उठीं। शी म्यू का हथौड़ा बेहद भारी था। यान लुओ का हड्डी का भाला इस उल्कापिंड जैसे हथौड़े से लगभग 10 गुना हल्का था, इसलिए भाले की संरचना कई छोटे छोटे टुकड़ों में बिखर गई। हालांकि उसके भाले ने कुछ हथौड़े की परछाइयों पर प्रहार किया जो अलग अलग दिशाओं से आ रही थीं। इससे कुछ हथौड़े की परछाइयां हिल गईं और तितर बितर हो गईं। इस बीच यान लुओ का कद चमक उठा और उसने कुछ हथौड़े की परछाइयों को बाल भर की दूरी से चकमा दिया। फिर वह बची हुई हथौड़े की परछाइयों से बचने के लिए उड़ गया। शी म्यू की भौहें तन गईं। उसने लगातार 2 शक्तिशाली हमले किए थे। वे बहुत ही साधारण थे, लेकिन शी म्यू ने उन हमलों में अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। हैरानी की बात यह थी कि यान लुओ ने उसके दोनों हमलों को बड़ी ही आसानी से चकमा दे दिया था। शी म्यू का चेहरा उतर गया। उसके शरीर के भीतर की असली क्यूई उफनने लगी। उसके हथौड़े का हिंसक नृत्य लगभग अपने चरम पर पहुंच गया। फिर हवा में एक दूसरे से आड़े तिरछे कई हथौड़े साए उभर आए।
उसके बाद और भी ज्यादा हथौड़े साए उभरे। लगभग 1 दर्जन या उससे भी ज्यादा काली परछाइयां हवा में तैरती हुई यान लुओ की ओर तेजी से बढ़ीं, मानो कोई तेज हवा चल रही हो। उनमें एक जबरदस्त गति और एक भव्य आभा थी जो मानो हिमस्खलन भी पैदा कर सकती थी। अचानक कुछ अजीब हुआ। शी म्यू हक्का बक्का रह गया। यान लुओ ने शी म्यू के सभी हमलों को नाकाम कर दिया था, चाहे वे कितने भी हिंसक और क्रूर क्यों न हों। हथौड़े से रुक रुक कर हवा के झोंके आ रहे थे, जिससे आसपास के पेड़ कुछ देर के लिए हिल गए। तरह तरह के सूखे और रंग बिरंगे पत्ते जमीन पर गिर पड़े, मानो बूंदाबांदी हो रही हो। आसमान घुमावदार पत्तों और हथौड़े जैसी परछाइयों से भरा हुआ था। यान लुओ उनके बीच आसमान में आगे पीछे घूम रहा था ताकि कभी न खत्म होने वाले हमलों से बच सके। उसका सिलहूट फुर्ती से घूमता रहा। यान लुओ अपना सिर झुकाता, कमर झुकाता, कभी कभी अपनी कोहनी को मोड़ लेता। उसकी हर हरकत फुर्तीली और सुंदर लगती, मानो हवा बह रही हो और किसी विलो के पेड़ से टकरा रही हो। अलाव की लौ अभी बुझी नहीं थी। धधकती लपटों की पृष्ठभूमि में यान लुओ के शरीर की सफेद हड्डियां रत्नों की तरह चमक रही थीं। ये कहा जा सकता है कि यान लुओ हमलों से बचने के बजाय नाच रहा था। ये दृश्य हवा में उड़ते हुए आदमी जैसा लग रहा था, या किसी विद्वान द्वारा चित्रित तैरते हुए अजगर जैसा। जंगल, नदी का किनारा, धधकती हुई आग, घूमती हुई सूखी पत्तियां, नाचते हुए हथौड़े वाला एक आदमी और एक रेंगता हुआ कंकाल, ये सब एक विचित्र किंतु देखने लायक शानदार दृश्य था। झपकी, एक धीमी सी धमाकेदार आवाज सुनाई दी। यान लुओ ने अपने हड्डी वाले भाले को हथौड़े की लोहे की जंजीर पर जोर से मारा। इससे हथौड़े का सिर दूसरी तरफ मुड़ गया। हथौड़ा अपनी मूल दिशा से थोड़ा भटक गया और यान लुओ के शरीर से टकरा गया। शी म्यू की नजरें चमक उठीं और वह आगे बढ़ा। उसने उसी समय काली तलवार को म्यान से बाहर निकाला। 13 काले ब्लेड प्रकाश एक चमक के साथ यान लुओ की ओर बढ़े। यान लुओ के हाथ में हड्डी का भाला कांप उठा और एक सफेद रोशनी प्रकट हुई। वह हवा में एक चाप बनाती हुई आगे बढ़ी और 13 ब्लेड लाइटों में चुभ गई। एक तेज धातु की झंझनाहट की आवाज सुनाई दी। 13 ब्लेड लाइटें एक ही पल में बिखर गईं। इसके अलावा काले ब्लेड से होकर एक जबरदस्त शक्ति का झोंका निकला और शी म्यू की ओर बढ़ा। शी म्यू अनिच्छा से एक कदम पीछे हट गया। यान लुओ का शरीर 10 फुट पीछे की ओर उड़ गया, मानो कोई रुई का फाहा हल्की हवा में उड़ रहा हो। फिर उसके पैर शान से जमीन पर आ गिरे। शी म्यू का चेहरा कई बार बदला। फिर उसने यान लुओ पर और हमला करने की योजना छोड़ दी। यान लुओ की आक्रामक और रक्षात्मक चालों ने स्पष्ट रूप से प्रदर्शित किया था कि उसकी ताकत शी म्यू की वर्तमान ताकत से कहीं अधिक थी। यह अभ्यास मैच यह आंकने के लिए काफी था कि यान लुओ ने अपनी आधी ताकत भी नहीं दिखाई थी। दरअसल अगर शी म्यू अपने टोटेम की ताकत भी लगा दे तो भी वह यान लुओ को हरा नहीं पाएगा। हा, अचानक शी म्यू जोर से हंस पड़ा। यान लुओ ने अपना सिर झुकाया और शी म्यू को देखा। ऐसा लग रहा था जैसे उसे कुछ शक हो। शी म्यू का दिल खुशी से भर गया जब उसे एहसास हुआ कि यान लुओ की ताकत उससे भी ज्यादा है। यान लुओ जितना ज्यादा शक्तिशाली होगा, शी म्यू के लिए उतना ही ज्यादा फायदेमंद होगा। शी म्यू के प्रशिक्षण साथी के रूप में ऐसा दुर्जेय जियान तियान मास्टर उसकी मार्शल आर्ट के विकास में बहुत मददगार साबित होगा। शी म्यू ने अपना सिर घुमाया और चारों ओर देखा। अब तक आसमान अपनी सफेद चमक वापस पा चुका था। शी म्यू इस समय दाक्वी और यान साम्राज्य की साझा सीमा पर था। ये जगह एक निर्जन क्षेत्र में थी, लेकिन वीरान और निर्जन नहीं थी। शी म्यू ने हाथ हिलाकर यान लुओ को उसकी अजीब दुनिया में वापस भेज दिया। फिर उसने अपना सामान समेटकर प्रस्थान किया। शी म्यू ने तब तक इंतजार किया जब तक आसमान साफ चमक से भर नहीं गया। उसके बाद वह गाड़ी लेकर काले दानव संप्रदाय की दिशा में आगे बढ़ गया। 6 महीने बाद चमकता चांद अपनी कोमल और सुखदायक आभा धरती पर बिखेर रहा था। मुख्य सड़क के किनारे झाड़ियां थीं। वहां एक घोड़ा गाड़ी खड़ी थी। गाड़ी के पास पीले घोड़ों का एक जोड़ा खड़ा था। वे कभी कभी अपनी पूंछें इधर उधर हिला रहे थे। चांदनी रात में वे आराम से हरी घास कुतर रहे थे। शी म्यू अपनी गाड़ी के पास खुली जगह पर पालथी मारकर बैठ गया। 6 महीने के निरंतर और श्रमसाध्य अभ्यास के बाद उसके मन में चांदनी के क्रिस्टल का दाना अंततः बड़ा हो गया था। अब ये लगभग सोपबरी के आकार का हो गया था। शी म्यू ने आसमान में पूर्णिमा के चांद पर नजर डाली। फिर उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और स्वप्नलोक में खो गया। सफेद बंदर चांदी की एक शिला पर खड़ा था। उसके हाथ ऊपर उठे हुए थे और वह चांद निगलने की कला की मुद्रा में था। उसके मन में दूधिया सफेद मलाईदार भंवर लगातार उसके शरीर में रिस रही चांदनी के रस की धारा को पी रहा था। शी म्यू को जो बात थोड़ी अजीब लगी वह थी अभ्यास की अवधि। इस बार अभ्यास असामान्य रूप से लंबा था, इतना लंबा कि शी म्यू लगभग ऊब कर रोने लगे थे। इसलिए उन्होंने खुद को शांत करने के लिए मजबूर किया और पहाड़ के मनमोहक दृश्यों को देखकर अपनी आंखों को तृप्त किया। एक अनिश्चित समय बीत गया और अचानक शी म्यू को महसूस हुआ कि कुछ ठीक नहीं है। उसे कुछ समझ में आया तो वह हैरान रह गया। सफेद बंदर के दिमाग में क्रिस्टल का दाना काफी बड़ा हो गया था, लगभग बत्तख के अंडे जितना बड़ा। शी म्यू को पहले से ही आभास हो गया था कि कुछ बुरा होने वाला है। तभी उसे कुछ बात समझ में आई। उसने देखा कि चांदनी का सार दूधिया सफेद तरल भंवर में लगातार बह रहा था। हालांकि इससे क्रिस्टल के कण के आकार में कोई बदलाव नहीं आया, बल्कि तरल भंवर लगातार घना और धुंधला होता जा रहा था। जैसे जैसे मलाईदार भंवर की चमक बढ़ती गई, कुंड के बीचों बीच सफेद रोशनी की एक लकीर उभरी। उसके बाद वह रोशनी की किरण सफेद बंदर के सिर के ऊपर से निकल गई। वह दर्जनों फीट ऊंचा था। फिर बड़ा क्रिस्टल कण धीरे धीरे सफेद प्रकाश किरण से ऊपर उठा।
वह सफेद बंदर के सिर के ऊपर स्थित एक्यूपंक्चर बिंदु से होकर गुजरा और प्रकाश किरण के शिखर पर रुक गया। फिर क्रिस्टल का दाना तेज गति से घूमने लगा। उससे हवा में एक धुंधली सफेद रोशनी की किरण फैल रही थी। जल्द ही ढेर सारी सफेद चमकदार गेंदें आसमान में फैल गईं, मानो क्रिस्टल के दानों का एक ज्वार हवा में उमड़ पड़ा हो। समय के साथ क्रिस्टल कण की सफेद चमक और भी निखरती गई। इसके अलावा उसकी ओज और भव्य आभा और भी विस्मयकारी लगने लगी। उसमें अस्थिरता का जरा भी नामो निशान नहीं था। अचानक सफेद बंदर ने अपना सिर उठाया और जोर से दहाड़ा। फिर आसमान में अंधेरा छा गया। अगले ही पल शिम्यू ने अपनी आंखें खोलीं। शिम्यू के मन में पहला विचार यह आया कि यह एक अधूरा सपना लग रहा था। उसने अपनी भौहें सिकोड़ीं और ध्यान से अपने सपने को याद किया। फिर उसे कुछ अस्पष्ट सा एहसास हुआ। इसके बाद शिम्यू ने एक बार फिर अपनी आंखें बंद कर लीं और स्वप्नलोक में प्रवेश कर गया। आधे घंटे बाद उसकी नींद खुली। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। फिर उसने सिर हिलाया। शिम्यू ने ये प्रक्रिया कई बार दोहराई। 11वीं बार जब वह अपने सपने से जागा तो उसकी आंखों में एक अजीब सी रोशनी चमक उठी। ऐसा लगा जैसे उसने कहानी का सार समझ लिया हो। वह फिर से स्वप्नलोक में चला गया। आखिरकार उसे सब कुछ साफ दिखाई देने लगा। वह सब कुछ जो उसके सपने में आसमान के उदास होने पर हुआ था। चांदनी की ज्यादातर चमक सफेद बंदर ने दहाड़ते ही सोख ली थी। अध्याय 194 एक महान अवसर को हाथ से जाने देना। अनुवादक नोवेल सागा संपादक नोवेल सागा। चांदनी धुंधली हो गई थी क्योंकि उसकी चांदी जैसी चमक सफेद बंदर ने निगल ली थी। उसके चारों ओर बस एक धुंधली सी रेखा बची थी। ऐसा लग रहा था मानो उसे ग्रहण लग गया हो। लेकिन फिर वह आश्चर्यजनक गति से अपनी चमक वापस पाने लगा। दरअसल उसे नंगी आंखों से भी देखना मुश्किल हो रहा था। चांदनी की चांदी जैसी चमक उमड़ते ज्वार की तरह बह निकली और सफेद बंदर के सिर में समा गई। इससे सफेद और घने भंवर का घूमना शुरू हो गया। ये बिजली की गति से घूमने लगा। फिर एक्यूपंक्चर बिंदु पर बत्तख के अंडे के आकार के क्रिस्टल कण ने प्रकाश किरणों की असंख्य तरंगें छोड़नी शुरू कर दी। ये प्रकाश किरणें एकत्रित होकर एक चमकदार गोल पूर्णचंद्र का रूप ले लिया। उसी समय सफेद बंदर के सिर के पीछे एक प्रकाश का घेरा उभरा। वह धुंधले चांद जैसा लग रहा था। ये भगवान के सिर के चारों ओर फैले प्रकाश के प्रभामंडल जैसा लग रहा था। सफेद बंदर ने ढोल बजाया और जोर से चिल्लाया। फिर वह पहाड़ के पास खड़े एक विशाल पेड़ की ओर दौड़ा। वह धीरे से पेड़ की चोटी पर कूदा और कुछ कदम दौड़ा। उसके बाद उसने पैर पटकते हुए दूसरे पेड़ की चोटी पर छलांग लगा दी। वह बेहद तेज और फुर्तीला लग रहा था। अंधेरे में उसकी परछाई पेड़ों पर आगे पीछे घूमती रहती थी। वह लगातार एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर उछल कूद करती रहती थी। शिम्यू को आखिरकार सफेद वानर के जबरदस्त उत्साह का अनुभव हुआ। लेकिन इस उत्साह के बीच शिम्यू को एक पूर्वाभास हुआ। सफेद वानर चांद निगलने की कला का अभ्यास पूरी तरह से कर रहा होगा। शिम्यू को ऐसा लगा जैसे उसे चक्कर आ गया हो जब उसने सफेद बंदर को एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर कूदते देखा। उसके बाद उसकी आंखें खुल गईं क्योंकि वह सपने से जागा था। तभी उसे कुछ अजीब सा एहसास हुआ। उसके दिमाग में मौजूद क्रिस्टल का दाना, जो लगभग सोपबरी फल जितना बड़ा था, अपने मूल आकार से लगभग एक चक्र बड़ा हो गया था। इसके अलावा उसके शरीर में संचित जादुई शक्ति पूरी तरह से समाप्त हो चुकी थी। उसके शरीर में केवल थोड़ी सी घनी वास्तविक क्यूई का प्रवाह ही शेष रह गया था। शिम्यू खुशी से फूला नहीं समा रहा था। उसके पिछले अनुभवों से पता चला कि उसे इसका आकार बढ़ाने में बस कुछ ही दिन लगे थे। अचानक उसके मन में एक विचार को आंधा। उसने अपने हृदय में उमड़ते उत्साह और भावनाओं को दबा दिया। फिर उसने आंखें बंद कर लीं और आत्मिक शक्ति संचय की कला का अभ्यास करने लगा। उसकी छाती सांसों के साथ ऊपर नीचे होने लगी। तभी उसकी आंखों के सामने वह परिचित दृश्य उभर आया। उसकी जादुई शक्ति का एक छोटा सा झोंका बहकर उसके मन में मौजूद क्रिस्टल के दाने को छू गया। धमाका! क्रिस्टल का दाना फूट गया। हालांकि उसने पहले की तरह सफेद अर्धचंद्र का आकार नहीं लिया। उल्टे वह एक सफेद पूर्णिमा में बदल गया। दरअसल वह एक चक्राकार गोल आकार का हो गया था। हालांकि शिम्यू समझ नहीं पाया कि उसके सिर के पीछे एक धुंधली रोशनी का घेरा उभर आया था, पूर्णिमा जैसा। वह एक पल के लिए वहीं रुका, फिर गायब हो गया। उसके मन का सफेद चांद जादुई शक्ति की एक प्रचंड धारा में बदल गया। फिर ये धारा उसके निर्देशानुसार उसके पेट के निचले हिस्से में एकत्रित होकर प्रवाहित हुई। शिम्यू को ये देखकर सुखद आश्चर्य हुआ कि उसके पूरे शरीर के भीतर की मेरिडियन मध्य रेखाएं चौड़ी हो गई थीं। इसके अलावा उसके पेट के निचले हिस्से में जादुई शक्ति का संचय भी तेजी से बढ़ गया था। अपनी पूरी यात्रा के दौरान शिम्यू चांदनी रातों में स्वप्नलोक में जाकर चंद्रमा को निगलने की कला का अभ्यास करते रहे। एक बार स्वप्न में प्रवेश करने के बाद उसे चंद्रमा की रजत चमक को निगलने के लिए हमेशा कुछ समय की आवश्यकता होती थी, क्योंकि उसने स्वप्न में देखा था कि सफेद बंदर तीव्र गति से चंद्रमा को निगलने की कला का अभ्यास कर रहा है। चांदनी की चमक को पूरी तरह से सोखने में उसे हर बार लगभग 1 घंटा लगता था। लेकिन एक खास शाम को वह लगातार कई बार चांद की चांदी जैसी चमक सोखने में कामयाब रहा था। पहले क्रिस्टल के दाने का आकार सोपबरी फल के आकार जितना बढ़ाने में उसे 6 महीने लगे थे, लेकिन इस बार वह केवल 2 सप्ताह में ही अपना वांछित परिणाम प्राप्त करने में सफल रहा। ये चांदनी के सत्व के शीघ्र अवशोषण के कारण संभव हुआ था। शिम्यू ने सोपबरी के आकार के 3 क्रिस्टल कणों को परिष्कृत किया था।
3 महीने बाद आखिरकार एक रात में ही उन्होंने आत्मिक शक्ति संचय कला की 5वीं परत तक पहुंचने में सफलता प्राप्त कर ली थी। शिम्यू जंगल में कहीं जमीन पर पालथी मारकर बैठा था। उसने अपने पेट के निचले हिस्से में जादुई शक्ति का एक तेज प्रवाह महसूस किया। उसका दिल खुशी से कांप उठा। उसकी जादुई शक्ति के साथ साथ उसकी आत्मिक शक्ति में भी अद्भुत वृद्धि हुई थी। इसके अलावा उसके मन में हमेशा एक शीतलता और ताजगी का एहसास रहता था। शिम्यू पहले ही आत्मिक शक्ति संचय कला की 5वीं परत को पार कर चुका था, इसलिए उसे जादूगर अभ्यासी से आत्मा श्रेणी के जादूगर के पद पर पदोन्नत कर दिया गया था। इसके अलावा वह आधिकारिक तौर पर एक सूत्र जादूगर भी बन गया था। अचानक उसके मन में एक विचार को आंधा। उसने आंखें बंद कर लीं और आत्मिक शक्ति संचय कला के क्यूरिंग पाइल से संबंधित सामग्री को याद करने लगा। इस कला के 5वें स्तर को प्राप्त करने के लिए इस तकनीक का उपयोग किया जाता था। फिर वह जमीन से उछला और चढ़ते हुए 2 घोड़ों की ओर चल पड़ा। शिम्यू दोनों घोड़ों से 10 फुट दूर रुक गया। फिर उसके हाथ ने एक अजीब सी मुद्रा बनाई। उसके बाद उसने एक मंत्र पढ़ना शुरू किया। जादुई शक्ति उसके शरीर में तेजी से उमड़ पड़ी। उसने अपना हाथ दोनों घोड़ों की ओर बढ़ाया। फिर उसने अपनी उंगली उनकी ओर उठाई और एक सफेद हवा का गोला बाहर निकाला। अचानक वह गोला हवा में फैल गया और क्यूई की एक लंबी और सफेद श्रृंखला का रूप ले लिया। घोड़ों ने जब सफेद रोशनी को अपनी ओर आते देखा तो वे घबरा गए। उन्होंने हमले से बचने की कोशिश की, लेकिन वे नाकाम रहे क्योंकि उनके पास छिपने के लिए कुछ भी नहीं था। सफेद क्यूई की जंजीर दोनों घोड़ों के पेट के चारों ओर लिपट गई। फिर इसने एक सफेद क्यूई वलय का रूप ले लिया और घोड़ों को आपस में बांध दिया। उस भयानक बंधन बल के प्रभाव में घोड़े जुड़वां बच्चों जैसे लग रहे थे। वे एक दूसरे से अलग नहीं हो पा रहे थे। 7 या 8 सांसों के बाद सफेद क्यूई का छल्ला धीरे धीरे विलुप्त हो गया। लंबी जद्दोजहद और लगातार हिनहिनाहट के बाद घोड़े बेड़ियों से आजाद हो गए। जाहिर है उन्होंने भागने की कोशिश की, लेकिन पेड़ से बंधे होने के कारण वे भाग नहीं पाए। शिम्यू ने संतोष से सिर हिलाया। यह वार इतना खतरनाक था कि दुश्मन को एक ही झटके में 2-3 टुकड़ों में काट सकता था। कई महीनों बाद दोपहर का समय था। तपता और चमकता सूरज आसमान में ऊंचे उठ रहा था। शिम्यू उस जंगल से बाहर निकला जो अनगिनत विशाल और विचित्र आकार के पेड़ों से लदा हुआ था। लंबी यात्रा से वह भूखा और थका हुआ लग रहा था। अचानक उसकी नज़र 13 विशाल स्तंभ जैसी काली पर्वत चोटियों पर पड़ी। वह उत्साहित हो गया। भयंकर सर्प जाति के श्राप से पीड़ित होने के बाद से ही शिम्यू का मार्ग कठिनाइयों और खतरों से भरा रहा था। परिणामस्वरूप उसे बर्बर लोगों के बंजर भूमि में घुसपैठ करने के लिए मजबूर होना पड़ा। ये स्थिति 2 साल तक चली और आज ही के दिन वह अंततः अपने संप्रदाय में वापस लौटा था। रास्ते में उसने लगातार रक्त शक्तिवर्धक और अस्थि शक्तिवर्धक गोलियां लेना जारी रखा था। इसके अलावा उसने कई बार यान लुओ की जियान तियान शक्ति का मुकाबला किया था। इससे उसकी युद्ध क्षमताएं अविश्वसनीय रूप से बढ़ गई थीं। इसके अलावा कुछ दिन पहले ही उसने स्वर्गीय हाथियों के प्रजनन की कला के 11वें चरण में सफलता प्राप्त की थी। आखिरकार उसने इस कला की चरम अवस्था प्राप्त कर ली थी। इसके अलावा वह जियान तियान क्षेत्र में प्रवेश करने से बस एक कदम दूर था। उसने नजदीकी 13वीं पर्वत चोटी पर एक नजर डाली। फिर वह तेजी से उस दिशा में चल पड़ा। शिम्यू आखिरकार 15 मिनट बाद रिहायशी इलाके में दाखिल हुआ। वहाँ पत्थर के ढेरों घर थे। उसकी आंखों में शक की एक लकीर उभर आई। वह उस इलाके से गुजरा, लेकिन उसे लगा कि संप्रदाय में एक अकेलापन सा छा गया है, मानो वह वीरान हो गया हो। साथ ही लोगों का आना जाना जो पहले आता जाता रहता था अब काफी कम लग रहा था। ये लोग आमतौर पर पहाड़ी घाटी के बीचों बीच बने सार्वजनिक चौक में घूमते नजर आते थे। हालांकि इस समय आवासीय क्षेत्र में भी एक खालीपन सा माहौल था क्योंकि आसपास एक भी व्यक्ति नहीं था। शिम्यू अपने विचारों में खोया हुआ अपने पत्थर के घर के सामने पहुंचा। फिर उसने दरवाजा खोला और अंदर चला गया। मैं वापस आ गया हूँ। उसने कमरे में चारों ओर नजर दौड़ाई और पाया कि इतने सालों बाद भी एक भी चीज या फर्नीचर नहीं बदला था, बल्कि फर्नीचर पर धूल की एक मोटी परत जमी हुई थी। आखिरकार शिम्यू ने राहत की सांस ली। उसने उल्कापिंड जैसा हथौड़ा और पैकेट अपनी पीठ के पीछे रख दिया। फिर जल्दी से अपना कमरा साफ किया। फिर वह मुड़ा और कमरे से बाहर चला गया। वह ब्लूस्टोन प्लाजा की ओर बढ़ा ताकि किसी से हालचाल पूछ सके। कुछ देर बाद वह चौक के पास पहुंचा। तभी अचानक उसके पीछे से एक खुशी भरी आवाज सुनाई दी। अरे शिम्यू, तो तुम आखिरकार लौट आए। शिम्यू के कदम रुक गए। वह घूमा और उस युवक को देखा जो तेजी से आगे बढ़ रहा था। उसने देखा कि उस युवक के लंबे बाल उसके कंधों पर लहरा रहे थे। उसके मुंह के कोनों पर मखमली काली दाढ़ी की एक लट थी। उसके चेहरे पर थोड़ी पतली लकीरें थीं। जब भी वह आंखें खोलता और बंद करता उनमें एक चमक दिखाई देती। शिम्यू के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान फैल गई। ये युवक बाइशे था। उसने कुछ साल पहले शिम्यू के साथ काले दानव संप्रदाय की दहलीज पार की थी, लेकिन तब से वह काफी परिपक्व लग रहा था। इसके अलावा उसके चारों ओर होंग तियान की मध्य अवस्था की शक्ति का एक हल्का सा आभामंडल था। भाई, हमारे संप्रदाय को क्या हो गया? यहाँ बस मुट्ठी भर लोग ही क्यों हैं? उनके बीच हुई बातचीत के बाद शिम्यू ने पूछा। हे, तो तुम्हें अभी तक इसकी जानकारी नहीं है? हमारे संप्रदाय में हर कोई वार्षिक प्रतियोगिता की तैयारी में लगा हुआ है। हम सभी को इस प्रतियोगिता में भाग लेना ही होगा। बाइशे ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया। बाइशे का दिल धड़क उठा जब उसने महसूस किया कि शिम्यू के शरीर के चारों ओर की भव्य आभा उसकी अपनी आभा से भी अधिक शक्तिशाली थी। संप्रदाय की वार्षिक प्रतियोगिता,
शिम्यू ने आश्चर्य भरे स्वर में कहा। हमारे संप्रदाय के वरिष्ठों ने वार्षिक प्रतियोगिता के पुनः आरंभ की घोषणा तब की जब उन्हें पता चला कि मानव और बर्बर जातियों के बीच सफलतापूर्वक गठबंधन हो गया है। इस वर्ष के वार्षिक मुकाबले कुछ समय पहले ही शुरू हुए हैं। वरिष्ठों ने शीर्ष 10 रैंक धारकों को आश्चर्यजनक पुरस्कार प्रदान करने का निर्णय लिया है, क्योंकि इस वर्ष की वार्षिक प्रतियोगिता कई वर्षों के लंबे अंतराल के बाद शुरू हुई है। मैंने तो ये भी सुना है कि प्रथम रैंक धारक को एक अत्यंत मूल्यवान वस्तु से पुरस्कृत किया जा सकता है। भाई शी, अच्छा होता यदि आप थोड़ा पहले लौट आते। तृतीय श्रेणी के शिष्यों की रैंकिंग सूची पहले ही घोषित हो चुकी है। अब आप केवल द्वितीय श्रेणी के शिष्यों की रैंकिंग सूची में ही प्रवेश कर सकते हैं। बहरहाल, भाई शी की वर्तमान साधना उन्हें द्वितीय श्रेणी के शिष्यों की श्रेणी में प्रवेश करने में आसानी प्रदान कर सकती है, बाई शी ने समझाया। बाई शी की बातें सुनकर शिम्यू के चेहरे पर एक कड़वी मुस्कान उभरी। वह यहाँ वापस आने की कोई जल्दी नहीं कर रहा था, लेकिन ऐसा करके उसने एक बड़ा मौका लगभग अपने हाथ से जाने दिया था। हालांकि शिम्यू एक खुले विचारों वाला और आशावादी व्यक्ति था, इसलिए वह बाई शी के साथ खुलकर बातें करने और हंसने लगा। वह संसाधनों को प्राप्त करने के लिए वार्षिक मुकाबलों में भाग लेने के लिए बेताब था। वह उन संसाधनों के बदले में ऐसी गोलियां प्राप्त करना चाहता था जो स्वर्गीय हाथियों के प्रजनन की कला के अभ्यास में सहायक हो सकें। हालांकि वह जल्दी में नहीं था, क्योंकि वह पहले ही इस कला के सभी 11 चरणों को प्राप्त कर चुका था। ओह, यह सही है। भाई, इस बार आपको कौन सा रैंक मिला? शिम्यू ने जिज्ञासु स्वर में पूछा। हाँ, मैं इसे अभी राज ही रखूंगा, समय आने पर तुम्हें पता चल जाएगा, बाई शी ने रहस्यमयी हंसी के साथ जवाब दिया। और जियाओ मिंग, क्या वो ठीक है? शिम्यू को अब बाई शी की रैंक की कोई परवाह नहीं थी। फिर उसने पूछा, हे, जियाओ मिंग अच्छा है। बर्बर आक्रमण के बाद लैन फेंग और हो माओ दोनों सुरक्षित और स्वस्थ हैं। सौभाग्य से हमने आज रात के खाने के लिए फ्रेग्रेंट रिवर टेवन में अपॉइंटमेंट ले लिया है। लगता है तुम सही समय पर लौट आए हो। बेहतर होगा कि हम साथ चलें। यह वही जगह है जहां हम पहले गए थे। तो क्या तुम हमारे छोटे से मिलन समारोह में शामिल होना चाहोगे? बाई शी ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं आपका निमंत्रण तहे दिल से स्वीकार करता हूँ। शिम्यू के लिए अपने पुराने दोस्तों से दोबारा मिलना एक सुखद अनुभव था। वह बहुत खुश था, इसलिए उसने बाई शी का निमंत्रण सहर्ष स्वीकार कर लिया। भाई शिम्यू, चलो वार्षिक मैच देखने चलते हैं। आज वे दूसरी कक्षा के शीर्ष 10 शिष्यों का चयन करेंगे। चुने हुए शिष्य तीसरी कक्षा के शिष्यों के विशेषज्ञों को चुनौती देने के योग्य हैं। प्रतियोगिता अतुलनीय रूप से शानदार होगी। बाई शी आनंदित मुद्रा में दिखाई दिए जब उन्होंने शिम्यू की ओर मुड़कर उन्हें मैच देखने के लिए अपने साथ चलने का निमंत्रण दिया। शिम्यू ने बिना किसी हिचकिचाहट के उसकी बात मान ली। वह दूसरे दर्जे के शिष्यों की ताकत का विश्लेषण करने के लिए भी बहुत उत्सुक था। वे 7वीं और 8वीं पर्वत चोटियों के बीच स्थित घाटी की ओर बढ़े। यह वह निर्धारित स्थान था जहां उनके संप्रदाय द्वारा वार्षिक मैच आयोजित किए जाते थे। भाई शिम्यू, मैंने कुछ साल पहले आपके बारे में विशेष रूप से पूछताछ की थी। तब मुझे पता चला कि आपका नाम युद्ध में मारे गए शिष्यों की सूची में नहीं था। फिर आप इतने लंबे समय बाद संप्रदाय में क्यों लौटे? बाई शी ने जिज्ञासा से पूछा। शिम्यू के चेहरे पर एक कड़वी मुस्कान तैर गई। फिर उसने इस दौरान के अपने अनुभव सुनाए, कैसे वह बर्बर के कुलदेवता श्राप से अभिशप्त हुआ था और कैसे वह बर्बरों के बंजर इलाके में घुस आया था। उसने उन बातों के बारे में जानकारी नहीं दी जिनके बारे में बात करना अनुचित था। हालांकि बाई शी उन बातों को सुनकर अचंभित रह गया जो शिम्यू ने उसे बताई थीं। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि शिम्यू अकेले ही बर्बर लोगों के बंजर इलाके में घुस सकता है। इसके अलावा उसने दाक्वी साम्राज्य की राजकुमारी हो वू को बचाया था और उसके साथ बर्बर लोगों के पवित्र पर्वत पर गया था। दरअसल वह बहादुर योद्धाओं के उस द्वार में भी प्रवेश कर गया था जिसके बारे में बाई शी ने पहले कभी सुना भी नहीं था। उसका अनुभव वाकई अजीब था, जिसमें कई उतार चढ़ाव भरे थे। इस विचित्र अनुभव ने बाई शी को शिम्यू की आंखों में देखने पर मजबूर कर दिया। बाई शी की आंखों में एक उलझन भरी नजर थी। उसमें शिम्यू के लिए प्रशंसा और विस्मय दोनों झलक रहे थे। कुछ देर के लिए उसका मुंह आश्चर्य से खुला रह गया। बाई शी ने बर्बर आक्रमण के दौरान अपने अनुभवों के बारे में शिम्यू के सवालों के जवाब दिए। शिम्यू की तरह उनके साथ कोई जोरदार और गंभीर मुठभेड़ नहीं हुई, लेकिन कई बार वे बाल बच निकले। शिम्यू को बाई शी से ये भी पता चला कि युद्ध के दौरान हताहतों की संख्या बहुत ज्यादा थी। उनके संप्रदाय के कुल 300-400 शिष्यों में से लगभग 50% को युद्ध में भारी क्षति हुई थी। यहाँ तक कि वाइल्ड झो और क्वो कुन जैसे पुराने शिष्यों ने भी इस युद्ध में अपनी जान गंवाई थी। ये दुखद कहानी सुनकर शिम्यू मन ही मन विलाप करने लगे। पिछले कुछ वर्षों में उनके संप्रदाय में बहुत से नए शिष्य भी शामिल हुए हैं। अध्याय 195 उत्सव में टोस्ट उठाना। अनुवादक नोवेल सागा संपादक नोवेल सागा। शिम्यू और बाई शी चलते हुए बातें करते रहे। जल्द ही वे 7वीं और 8वीं चोटियों के बीच की घाटी में पहुंच गए। ये घाटी 11वीं और 12वीं चोटियों के बीच वाली घाटी से कहीं ज्यादा बड़ी थी। हर तरफ रंग बिरंगे फूल और पौधे दिखाई दे रहे थे। यह एक विशाल बगीचा सा लग रहा था। घाटी के बीचों बीच एक विशाल सार्वजनिक चौक था। ये लगभग 100 एकड़ चौड़ा लग रहा था। सार्वजनिक चौक में एक पंक्ति में 10 बड़े घेरे थे। चौक के अंदर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई थी। वे लोग काले दानव संप्रदाय की काली वर्दी पहने हुए थे। शिम्यू ने चारों ओर देखा और अनुमान लगाया कि वहां जमा लोगों की संख्या 2000 से ज्यादा थी। ये संख्या छोटी प्रतियोगिता के समय जमा हुए लोगों की संख्या से दोगुनी थी।
ऐसा प्रतीत होता है कि ब्लैक डेमन संप्रदाय ने पिछले वर्ष बहुत सारे शिष्यों को नामांकित किया था। शी म्यू ने पाया कि आधे छल्ले खाली थे। केवल 5 छल्ले लड़ाई में लगे लोगों की परछाइयों से भरे थे। छल्लों के चारों ओर खड़े लोग तालियां बजा रहे थे और बीच बीच में आश्चर्य से चिल्ला रहे थे। सार्वजनिक चौक का माहौल अतुलनीय रूप से उत्साहपूर्ण लग रहा था। पांचों रिंग पूरी तरह से लोगों से घिरी हुई थी, इसलिए शी म्यू और बाई शी के पास रिंग से 100 या उससे भी ज्यादा फीट दूर रहने के अलावा कोई चारा नहीं था। वे दोनों बिना एक शब्द भी बोले दूर से ही प्रतियोगिता देख रहे थे। अपनी असाधारण दृष्टि के कारण शी म्यू 100 फीट की दूरी से सब कुछ देख सकता था। वह सब कुछ इतनी स्पष्टता से देख सकता था मानो सब कुछ उसकी आंखों के सामने हो रहा हो। बाईं ओर से तीसरे घेरे में सफेद वस्त्र पहने एक युवक काले वस्त्र पहने एक व्यक्ति से लड़ रहा था। दोनों ही हो तियान के उन्नत स्तर के योद्धा थे। सफेद वस्त्रधारी युवक के हाथ में तलवार थी। अचानक तलवार से चांदी जैसी रोशनी चमक उठी। तलवार की चाल बारिश की तरह बारीक थी। तलवार की चांदी जैसी रोशनी ने एक अजीब सा कोण बनाया। फिर उसने काले वस्त्रधारी युवक को घेर लिया। उसके हमलों के बीच के अंतराल का फायदा उठाकर उसकी ओर दौड़ पड़ी। जैसे ही सफेद वस्त्रधारी युवक ने अपनी वास्तविक क्यूई को सक्रिय किया, तलवार की रोशनी एक तीखी कान फाड़ देने वाली ध्वनि के साथ चारों दिशाओं में घूमने लगी। तलवार की रोशनी की शक्ति असीम लग रही थी। काले वस्त्रधारी युवक के हाथ में 10 फुट लंबा काला कोड़ा था। कोड़ा उसकी घनी परछाइयों के बीच किसी प्रेत सांप की तरह नाच रहा था। काले कोड़े ने उसके शरीर के सामने एक जाल सा बना रखा था। उसने सफेद वस्त्रधारी युवक की तलवार की चाल को मजबूती से रोक रखा था और उसके लगातार वार नाकाम कर रहा था। धमाका धमाका, घुटन भरी आवाजों की एक श्रृंखला लगातार गूंज रही थी। काली चाबुक जैसी परछाई और चांदी जैसी तलवार जैसी रोशनी एक दूसरे के संपर्क में आते ही फट पड़ी। फिर वे बिखर गईं। उसके बाद वे अदृश्य वायु तरंगों में बदल गईं और चारों दिशाओं में फैल गईं। इससे दोनों योद्धाओं को अपने चेहरों पर तेज हवा का एहसास हुआ, हालांकि वे कई फीट दूर खड़े थे। भाई शी, काले वस्त्र वाला वह आदमी वू चाओ है। ऐसी अफवाहें हैं कि 6 साल पहले वह एक मध्यम स्तर का हो तियान योद्धा था। सफेद वस्त्र वाला वह ताओ यान उस समय एक अज्ञात तृतीय श्रेणी का शिष्य था, लेकिन वे पहले से ही द्वितीय श्रेणी के शिष्यों की सूची में शीर्ष 10 में हैं। अब वे काले दानव संप्रदाय के 2000 से ज्यादा शिष्यों के बीच उत्कृष्ट योद्धाओं में से एक हैं, लेकिन मैं उन्हें 3 साल बाद हरा दूंगा। बाई शी ने घेरे के अंदर सफेद वस्त्र वाले युवक और काले वस्त्र वाले व्यक्ति की ओर उंगली उठाकर आत्मविश्वास से कहा। भाई बाई शे बहुत महत्वाकांक्षी हैं, हम वहां तक पहुंचने के लिए अभ्यास करेंगे। शी म्यू ने बाई शे की प्रशंसा करते हुए उत्तर दिया। बाई शे ने सिर हिलाया। सफेद वस्त्रधारी युवक की तलवार की रोशनी अजीब तरह से प्रकट और लुप्त होती रही, लेकिन काले कोड़े की परछाइयां लगातार उसके साथ थीं। ये क्रम 10 और वारों तक चलता रहा। उसके बाद सफेद वस्त्रधारी युवक की तलवार की रोशनी ने उसके कपड़ों में एक दोष उजागर कर दिया और एक काली कोड़े जैसी परछाई उसके कपड़ों में घुस गई, किसी सांप की तरह। धमाका, एक घुटी हुई आवाज गूंजी। अचानक काला कोड़ा सफेद पोशाक पहने युवक के पेट पर लगा। उसका शरीर टूटे हुए बोरे की तरह रिंग से बाहर उछल पड़ा। फिर वह जमीन पर बुरी तरह से पटक दिया गया। उसने अपना मुंह खोला और मुंह भर खून थूक दिया। वह उस समय हिलने डुलने में असमर्थ लग रहा था। काले वस्त्र पहने 2 चौकीदार शिष्य भीड़ से तेजी से बाहर निकले और सफेद वस्त्र पहने उस युवक को कुशलता से उठा लिया और उसे लेकर नीचे उतर गए। काले वस्त्र पहने उस आदमी ने अपना कोड़ा उठाया और उसे अपने दाहिने हाथ पर बांध लिया। फिर वह रिंग में उतर गया। अब वह दूसरे दर्जे के शिष्यों में शीर्ष 5 में शामिल हो गया था। अखाड़े के चारों ओर खड़े सभी लोग प्रशंसा से झूम उठे। वे काले वस्त्रधारी उस आदमी की युद्ध कला और चाबुक चलाने के हुनर पर चर्चा करने लगे। शी म्यू ने अपने होंठ सिकोड़ लिए। फिर उसने अपनी नजर बाकी छल्लों पर डाली। उसका उत्साह अजीब तरह से खत्म हो गया था। बाई शी अभी भी बड़े ध्यान से मैच देख रहा था, इसलिए शी म्यू भी अपनी जगह पर ही रहा और हिला तक नहीं। लेकिन वह दूसरी बातें सोचने लगा। आधे घंटे बाद आसपास के सभी लोग सांस रोके 5वें घेरे की ओर देख रहे थे। दूसरे दर्जे के शिष्यों में से पहले और दूसरे दर्जे के शिष्य पहले स्थान के लिए लड़ रहे थे। शी म्यू को लगा कि चौक का माहौल असामान्य हो गया है। उसने देखा कि चेहरे पर जख्म वाला एक युवक और एक लंबा दुबला कद काठी वाला युवक अखाड़े में जोरदार मुकाबला कर रहे हैं। जख्मी चेहरे वाला युवक हाथ में भाला लिए हुए था। उसके भाले के सिरे पर लाल बत्ती टिमटिमा रही थी। लंबा युवक हाथ में एक लंबी तलवार लिए हुए था। उससे हरे रंग की हल्की सी रोशनी चमक रही थी। शी म्यू का दिल दहल गया। उसे उस धंसे हुए गालों वाले आदमी के बारे में एक अस्पष्ट सी अनुभूति हुई। बांस के डंडों जैसे लंबे हाथों और लंबी टांगों वाला वह दुबला पतला लंबा आदमी थोड़ा जाना पहचाना सा लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे शी म्यू ने उसे पहले कहीं देखा हो। लंबे दुबले युवक की युद्ध कला की चालें बिजली की तरह तेज थीं। वह जख्मी चेहरे वाले युवक के चारों ओर घूम रहा था। उसके हाथ में लंबी तलवार तेजी से चारों दिशाओं में घूम रही थी। ऐसा लग रहा था मानो हरी बिजली सहज गति से इधर उधर घूम रही हो। जख्मी चेहरे वाले युवक का भाला भी बेहद मजबूत लग रहा था। इसके अलावा उसकी असली की भी उमड़ पड़ी थी। उसके भाले से पैदा हुई तेज और प्रचंड हवाएं पहाड़ जितनी भारी लग रही थीं। इसने उसके शरीर की इस तरह रक्षा की कि उसमें से किसी भी चीज के गुजरने की जगह नहीं बची। इसने दुबले पतले लंबे युवक को किसी भी खाली जगह का फायदा उठाने से रोक दिया। इसके अलावा उसका भाला उन जगहों पर भी पहुंच रहा था जो लोगों की उम्मीदों से परे थीं। इसने दुबले पतले लंबे युवक को कई बार लगभग हारने के कगार पर ला दिया था।
दुबला पतला और लंबा युवक न तो अहंकारी था और न ही अधीर। वह कुछ देर तक इसी तरह लड़ता रहा। जख्मी चेहरे वाले उस आदमी का भाला कौशल धीरे धीरे कम हो गया था। लंबे और दुबले पतले युवक की आंखों में एक चमक सी चमक उठी। उसे अपनी पुरानी चाल याद आई और उसने भाले की कमजोर ताकत का फायदा उठाया। फिर उसने अपने पैर जमीन पर पटके और उसका शरीर आगे की ओर उछला, मानो धनुष से निकला तीर हो। उसके बाद पलक झपकते ही वह उस जख्मी चेहरे वाले आदमी के सामने पहुंच गया। जैसे ही उसने अपना दाहिना हाथ हिलाया, उसकी तलवार की हरी रोशनी चमक उठी। फिर 10 या उससे ज्यादा हरी तलवारों की रोशनियां एक झटके में उस जख्मी चेहरे वाले युवक के भाला पकड़े हुए हाथ की ओर उड़ चलीं। जख्मी चेहरे वाले युवक की आंखों में एक आत्मसंतुष्टि भरी झलक उभरी। उसने अपना दाहिना हाथ उठाया और अपनी हथकड़ियों में छिपा एक गोल बैरलनुमा हथियार दिखाया। फिर उसने एक चांदी की सुई झपकते ही बाहर निकाल दी और साथ ही अपनी आकृति को पीछे की ओर घुमाया। लंबे और दुबले पतले युवक की आंखों में गुस्से का भाव चमक उठा। उसने अपना मुंह हिलाया और बाएं हाथ की उंगलियों ने एक अजीब सी मुद्रा बनाई। तभी अचानक उसके हाथ में एक हरी बूंदाबांदी वाली ढाल प्रकट हुई। चांदी की सुई ढाल पर डिंग डोंग की आवाज के साथ टकराई। उसके बाद ढाल की सतह पर एक छोटा सा बवंडर उभरा और चारों दिशाओं में घूमने लगा। पवन टिड्डी ढाल तकनीक, यह एक स्पिरिट ग्रेड तकनीक है। भीड़ में से किसी ने बड़े आश्चर्य से चिल्लाया। अचानक दुबले पतले और लंबे युवक का प्रभावशाली आभामंडल बदल गया। फिर एक अत्याचारी आभामंडल, जो हू तियान के आदर्श स्तर से कम नहीं था, उसके चारों ओर फैल गया। उसका रूप चमक उठा और बड़ी तेजी से उस दागदार चेहरे वाले युवक की ओर दौड़ा। वह जल्द ही दागदार चेहरे वाले युवक के आगे निकल गया। फिर उसने अपना दाहिना हाथ हिलाया और एक चौड़ा हरा तलवार पर्दा उसके प्रतिद्वंद्वी की ओर दौड़ा। धमाका, एक तेज आवाज गूंजी। हरे रंग की तलवार के पर्दे ने जख्मी चेहरे वाले युवक की छाती पर वार किया। उसका शरीर रिंग से बाहर उड़ गया। फिर वह जमीन पर गिर पड़ा। उसका शरीर कई चक्कर लगाता रहा और फिर रुक गया। उसके शरीर पर लगे 1 दर्जन से ज्यादा घावों से तेज खून बहने लगा। फिर उसकी आंखें घूम गईं और वह बेहोश हो गया। वह हो तियान उत्तम स्तर का योद्धा भी एक आत्मा स्तर का जादूगर था। अखाड़े के चारों ओर एकदम सन्नाटा छा गया। संप्रदाय के एक बुजुर्ग की पुतलियां सिकुड़ गईं। वह रेफरी में से एक थे और अखाड़े के ऊपर वाली जगह पर बैठे थे। काले वस्त्र पहने 2 चौकीदार शिष्य भीड़ से बाहर निकले। उन्होंने जख्मी चेहरे वाले युवक के जख्मों पर पट्टी बांधी। फिर उसे उठाकर नीचे दौड़े। यह आदमी कौन है? शिम्यू ने उत्सुकता से रिंग में मौजूद दुबले पतले और लंबे युवक की ओर देखा और पूछा, भाई शी, क्या आप डुआन कियानली को नहीं जानते? उन दिनों वह तीसरी कक्षा के शिष्यों की सूची में सबसे ऊपर था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह इतना शक्तिशाली बन जाएगा। वह दूसरी कक्षा के शीर्ष 10 शिष्यों में से एक है। शायद वह किसी को भी हरा सकता है। बाईशी की आंखों में श्रद्धा के सच्चे रंग दिखाई दिए जब उसने कहा, तो बात ऐसी ही है। मुझे नहीं पता था। शिम्यू मुस्कुराया। उसे अब याद आया कि जब वो माओ संप्रदाय की नियमित प्रतियोगिता में शामिल हुआ था तब उसने उससे इस आदमी के बारे में पूछा था। अचानक अखाड़े में बैठे संप्रदाय के वरिष्ठ ने स्पष्ट स्वर में घोषणा की, मैं घोषणा करता हूँ कि डुआन कियानली विजेता है। वह द्वितीय श्रेणी के शिष्यों में प्रथम स्थान पर पहुँच गया है। उसकी आवाज पूरे चौक में गूंज उठी। ये शिष्यों की जय जयकार से भी ज्यादा तेज थी। शिम्यू, बाईशी, जियाओ मिंग और एक अन्य व्यक्ति शाम को 13वीं चोटी के पास ब्लूस्टोन स्क्वायर के फ्रेग्रेंट रिवर टैवन पहुंचे। फिर वे सीधे तीसरी मंजिल पर गए। रेस्टोरेंट की पहली 2 मंजिलें भव्यता से भरी थीं। उन्हें शानदार ढंग से सजाया गया था, लेकिन तीसरी मंजिल की सजावट अलग थी। उसकी सजावट ज्यादा भव्य नहीं थी। वहां सिर्फ ड्रैगन और फीनिक्स की कुछ आकृतियां उकेरी गई थीं। उसे सादा और सादा ढंग से सजाया गया था। इस जगह की सजावट देखकर ये इतनी सस्ती नहीं लगती, है ना? शिम्यू ने अपने आसपास की सजावट को देखा, फिर हंसते हुए बोला। बाईशे मुस्कुराया, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। जाहिर है, हम सब आज इकट्ठे हुए हैं, तो यह एक खास मौका है। इसे खराब नहीं किया जा सकता। जियाओ मिंग उनके पास खड़ा था। उसने रहस्यमयी मुस्कान के साथ कहा। फिर जियाओ मिंग ने शिम्यू को एक निजी कमरे में खींच लिया। कमरे में पहले से ही 2 लोग बैठे थे। शिम्यू चौंक गया क्योंकि उसने उन्हें पहचान लिया था। उनमें से एक नीली पोशाक पहने एक जवान लड़की थी। उसका फिगर बहुत खूबसूरत था और चेहरा भी बहुत सुंदर था। ये लड़की कोई और नहीं बल्कि लैन फेंग थी। दूसरा व्यक्ति एक युवक था जिसने पीले रंग का लबादा पहना हुआ था। वह दिखने में साधारण था। उसका नाम हुओ माओ था। शिम्यू ने उन्हें कई सालों से नहीं देखा था। इन दोनों का रूप रंग पहले से ज्यादा नहीं बदला था, लेकिन उनके शरीर में उठ रहे असली ची के उतार चढ़ाव से यह अंदाजा लगाया जा सकता था कि इन दोनों ने अपनी साधना में काफी प्रगति की है। शिम्यू, अरे भाई शी! लैन फेंग और हुओ माओ आश्चर्यचकित थे जब उन्होंने शिम्यू को अंदर आते देखा। हम बहुत समय से नहीं मिले हैं। शिम्यू ने मुस्कुराते हुए उन दोनों का अभिवादन किया। लैन फेंग और शिम्यू एक दूसरे को नहीं जानते थे, इसलिए उसने बस सिर हिलाकर उसे बैठने का इशारा किया। लेकिन हुओ माओ और शिम्यू एक दूसरे से अच्छी तरह परिचित थे, इसलिए हुओ माओ शिम्यू को देखकर खुश हुए। उन्होंने शिम्यू को खींचकर अपने पास बिठाया और उनसे उत्साह से बातें करने लगे। फिर उन्होंने शिम्यू से उनके पिछले वर्षों के अनुभवों के बारे में पूछा। बाईशे और जियाओ मिंग ने भी लैन फेंग का अभिवादन किया। हुओ माओ ने शिम्यू से कुछ देर बातचीत की और पाया कि वह बर्बर लोगों के बंजर इलाके में पहुंच गया है।
इसके अलावा उसने मानव जाति को शांति वार्ता करने और बर्बर जाति के साथ गठबंधन बनाने में मदद की थी। ऐसा लग रहा था कि यह खबर काले दानव संप्रदाय के आम अनुयायियों तक नहीं पहुंची थी। शीम्यू का दिखावा करने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन उन्होंने अग्रिम पंक्ति में अपनी लड़ाइयों से संबंधित कुछ शब्द कठोरता से कहे। आज सभी लोग एक दुर्लभ अवसर के कारण यहाँ एकत्रित हुए हैं। इसका जश्न मनाया जाना चाहिए क्योंकि इस बार भाई बाई शे और बहन लैन फैंग ने द्वितीय श्रेणी के शिष्यों की शीर्ष 50 सूची में प्रवेश किया है। जियाओ मिंग थोड़ी देर बाद खड़ा हुआ और चेहरे पर मुस्कान के साथ टोस्ट उठाया। तो बात यही है, तुमने मुझसे ये बात छिपाई। खैर, बधाई। शीम्यू ने मुस्कुराते हुए अपना वाइन प्याला उठाया और बाई शी और लैन फैंग को बधाई दी। ये संयोगवश हुआ। दोनों ही इस बात पर गर्व महसूस कर रहे थे कि वे दूसरे नंबर के शिष्यों की शीर्ष 50 की सूची में शामिल हो गए हैं। दरअसल लैन फैंग के हमेशा उदासीन चेहरे पर भी मुस्कान आ गई थी। हाँ, भाई जियाओ, आप हमें अपने बारे में क्यों नहीं बताते? अब आप दूसरी श्रेणी के शिष्यों की शीर्ष 30 श्रेणियों में शामिल हो गए हैं। यह मेरे से कहीं बेहतर है। हुओ माओ जोर से हंसे और बोले। भाई हुओ ने मेरी बहुत प्रशंसा की। जियाओ मिंग ने हुओ माओ की ओर हाथ जोड़कर अभिवादन किया। उसके बाद चारों ने टोस्ट पिया। तभी जियाओ मिंग को कुछ याद आया। उसने शीम्यू की ओर दया से देखा और कहा, भाई शीम्यू, मैं आपको बता दूं कि इस बार आप थोड़े बदकिस्मत रहे हैं। इस बार आप हमारे साथ नहीं टिक सके, वरना आप अपनी ताकत से आसानी से द्वितीय श्रेणी के शिष्यों में अच्छा स्थान प्राप्त कर लेते। कोई बात नहीं, मैं कल भाग लूंगा, शीम्यू ने मुस्कुराते हुए कहा। शीम्यू ने जानबूझकर अपनी आभा छिपाई थी ताकि जियाओ मिंग और दूसरों को लगे कि उनकी आभा उससे ज्यादा तेज है, लेकिन किसी को पता नहीं था कि शीम्यू पहले ही होउ तियान राज्य की चरम अवस्था में प्रवेश कर चुका था। अध्याय 196। अप्रत्याशित। अनुवादक नोवेल सागा संपादक नोवेल सागा। अचानक कमरे का दरवाजा धक्का देकर खोला गया। शीम्यू और बाकी लोगों ने सिर घुमाया और देखा कि एक सुनहरे बालों वाला, नीली आंखों वाला युवक कमरे में दाखिल हो रहा है। पता चला कि वे इस व्यक्ति को जानते थे। यह कोई और नहीं बल्कि जिन हुआन था। वह उन दिनों पवित्र आत्मा संघ का नेता हुआ करता था। उसने अपनी साधना में बहुत प्रगति कर ली थी। उसके द्वारा उत्सर्जित आभा होउ तियान की उन्नत अवस्था तक पहुंच चुकी थी। उसके चेहरे पर गर्व और एकांत का भाव था। भाई जिन, कृपया अंदर आइए। आपको देखकर बहुत अच्छा लगा। कृपया बैठिए। बाई शे उत्साहित लग रहा था। उसने खड़े होकर जिन हुआन का स्वागत किया। लैन फैंग सहित बाकी लोग भी एक एक करके सम्मान भरे भाव के साथ खड़े हो गए। केवल शीम्यू अपनी कुर्सी पर बैठा रहा। भाई बाई बहुत विनम्र हैं। हम सभी पवित्र आत्मा संघ के सदस्य हैं। आपने और भाई शियाओ ने द्वितीय श्रेणी के शिष्यों के बीच एक अच्छा स्थान प्राप्त कर लिया है। मुझे आप पर बहुत गर्व है क्योंकि मैंने ही आपको पवित्र आत्मा संघ में शामिल होने की सिफारिश की थी। मैं आप दोनों को बधाई देना चाहता हूँ। जिन हुआन मुस्कुराते हुए अंदर आए और बोले, भाई जिन लंबे समय से दूसरी कक्षा के शिष्यों की शीर्ष 50 की सूची में रहे हैं और इस बार आप 16वें स्थान पर पहुंच गए हैं। मुझे यकीन है कि अगले साल आप शीर्ष 10 की सूची में होंगे। बाई शे ने मुस्कुराते हुए कहा। जिन हुआन जोर से हंसा। फिर उसने अपनी नजर शीम्यू की तरफ घुमाई जो अभी भी बैठा था। उसका चेहरा उतर गया। ओह, ये कौन है? इसका चेहरा तो अपरिचित लग रहा है, जिन हुआन ने नाराज स्वर में कहा। शीम्यू उन दिनों सीमांत क्षेत्र के लिए रवाना हो चुका था। इस दौरान वह कई बार लौटा था, लेकिन जिन हुआन से उसका कभी कोई संपर्क नहीं हुआ था। अब उसके व्यक्तित्व और रंग रूप में इतना बदलाव आ गया था कि जिन हुआन उसे एक पल के लिए भी पहचान नहीं पाया। मैं शीम्यू हूँ। लगता है भाई जिन जैसे सम्मानित व्यक्ति की याददाश्त कमजोर है। वह मुझे साफ तौर पर भूल गए हैं, शीम्यू ने अजीब सी मुस्कान के साथ कहा। जिन हुआन चौंक गया। फिर उसने ध्यान से शीम्यू का जायजा लिया। तो आप भाई शी हैं, है ना? आपकी साधना। जिन हुआन का रंग बदल गया। वह अपनी होउ तियान उन्नत चरण शक्ति के साथ भी शीम्यू की साधना के सटीक स्तर को निर्धारित करने में असमर्थ था। मुझे इतने सालों बाद आपसे मिलने की उम्मीद नहीं थी। भाई शी, आपकी साधना बहुत अच्छी लग रही है। आप तो पहले ही उन्नत अवस्था में पहुंच चुके हैं। जिन हुआन ने बाई शी और अन्य लोगों की उपस्थिति की परवाह किए बिना गंभीर भाव से कहा। शीम्यू हल्के से मुस्कुराया। उसने जिन हुआन की बातों को न तो स्वीकार किया और न ही खंडन किया। ये सुनकर बाई शे और बाकी लोग अचंभित रह गए। उन्होंने शीम्यू की ओर अविश्वसनीय नजरों से देखा। उन्होंने सोचा था कि शीम्यू की साधना उनसे थोड़ी ही ऊंची है, लेकिन उन्होंने यह नहीं सोचा था कि शीम्यू पहले ही उन्नत अवस्था में पहुंच चुका है और एक उत्कृष्ट होउ तियान योद्धा बन चुका है। हे, तो भाई शी ने हमसे ये बात छिपाई है। मैं इसके लिए उनकी सराहना करता हूँ। बाई शी ने सबसे पहले प्रतिक्रिया दी। उसने बनावटी मुस्कान के साथ कहा, भाई जिन, कृपया सम्मान की सीट पर बैठिए। जियाओ मिंग ने जल्दी से जिन हुआन के लिए एक सीट की व्यवस्था की। उसके बाद उसने अपनी सीट शीम्यू के लिए आगे बढ़ा दी। ये सीट जिन हुआन की सीट के ठीक बगल में थी। शीम्यू ने थोड़ी देर के लिए मना कर दिया, लेकिन जियाओ मिंग और बाकी लोगों ने बार बार जोर दिया, इसलिए उसे बैठना पड़ा। मैंने सोचा भी नहीं था कि भाई शी की ताकत इतने कम समय में इतनी तरक्की कर लेगी। क्या ये बर्बर जाति के साथ युद्ध में आपके साहसिक कारनामों की वजह से है? जिन हुआन ने मुस्कुराते हुए पूछा। उसका अहंकारी भाव गायब होने लगा। उसके शब्दों में सूक्ष्मता झलक रही थी। भाई जिन मजाक कर रहे हैं। इसमें कोई रोमांच कैसे हो सकता है? मैंने मार्शल आर्ट का अभ्यास किया है और आसानी से ऊंचे स्तर तक पहुंच गया हूँ। शीम्यू ने कुछ नहीं बताया, बल्कि जोर से हंसा और जवाब दिया। जिन हुआन की आंखें चमक उठीं।
वह जानता था कि शीम्यू का कहना यह नहीं था, लेकिन उसने उससे आगे कोई सवाल नहीं किया। वह जानता था कि शीम्यू का स्वर्गीय हाथियों के प्रजनन की कला का अभ्यास एक आसान तकनीक है, लेकिन अगर उसका प्रवाह नियमित रहा होता और उसने पर्याप्त गोलियां ली होती, तब भी उसकी ताकत इतनी तेजी से बढ़ना नामुमकिन था। कमरे में मौजूद सभी लोगों में बाई शे और जियाओ मिंग सबसे वाकपटु और धारा प्रवाह वक्ता थे, इसलिए उन्होंने जल्द ही कोशिश करके कमरे का माहौल जीवंत बना दिया। थोड़ी देर बाद किसी ने निजी कमरे का दरवाजा धक्का देकर खोल दिया। लगभग 25 साल का एक युवक अंदर आया, दुबला पतला, लंबा कद, चेहरे पर गंभीर और कठोर भाव। फिर उसने कमरे में मौजूद सभी लोगों की ओर देखा। बाई शे और जियाओ मिंग समेत वहां मौजूद सभी लोग चौंक गए। वे इस आदमी को जानते नहीं थे, और उन्होंने इस आदमी को पार्टी में बुलाया भी नहीं था। लंबे आदमी के शरीर की भव्य आभा तो नहीं दिख रही थी, लेकिन वह स्पष्ट रूप से हो तियान का उन्नत स्तर का विशेषज्ञ लग रहा था। वरिष्ठ भाई, हम यहाँ पार्टी कर रहे हैं। मुझे महामहिम का पता नहीं। बाई शे सबसे पहले खड़े हुए, फिर उन्होंने उस आदमी की तरफ हाथ जोड़कर अभिवादन किया और विनम्रता से बोले, ये भाई ये हैं। जुन हुआन खड़ा हुआ और हाथ जोड़कर अभिवादन किया। बाई शी के बोलने से पहले ही वह बोल पड़ा, सब लोग, मैं आपको इस आदमी से मिलवाता हूँ। ये कुन हैं, दूसरे दर्जे के शिष्यों में 12वें स्थान पर हैं, लेकिन वो काफी चुप रहते हैं, इसलिए शायद हर कोई उन्हें नहीं जानता होगा। जिन हुआन ने शी म्यू और बाकियों को नए सदस्य का परिचय कराया। बाई शे और बाकी लोग ये सुनकर हैरान रह गए कि उस गंभीर और कठोर दिखने वाले आदमी का दर्जा जिन हुआन से ऊंचा था। अब उन्होंने उस आदमी को एक नई नजर से देखा। भाई जिन मेरी बहुत तारीफ करते हैं, गंभीर और कठोर युवक ने मुस्कुराते हुए कहा। फिर उसने जिन हुआन की ओर सिर हिलाया। इसके बाद उसने अपनी नजर शी म्यू की ओर घुमाई और पूछा, क्या ये भाई शी म्यू है? हाँ, मैं शी म्यू हूँ। क्या मैं भाई ये से कुछ सलाह ले सकता हूँ? शी म्यू को थोड़ा अजीब लगा। फिर वह खड़ा हुआ और पूछा, मैं तुम्हें कोई सलाह देने की स्थिति में नहीं हूँ। मैं यहाँ संप्रदाय के मुखिया और आदरणीय वरिष्ठों की ओर से एक आदेश पारित करने आया हूँ, गंभीर और कठोर युवक ने कहा। फिर उसने अपनी छाती से एक आदेश पत्र का ताबीज निकाला। उस पर मक्की के आकार के कई अक्षर क्रमवार लिखे हुए थे। संप्रदाय के प्रमुख ने आदेश दिया है कि तीसरी श्रेणी के शिष्य शिमू ने बर्बर जाति के विरुद्ध युद्ध में महान सेवा प्रदान की है, इसलिए उसके लिए एक अपवाद बनाया गया है। अब उसे कल की प्रतियोगिता में भाग लेने की अनुमति है, और वह अपनी पसंद के किसी दूसरी श्रेणी के शिष्य को चुनौती दे सकता है, और यदि वह शिष्य जीत जाता है तो वह उसका स्थान ले सकता है। गंभीर और कठोर युवक ने स्पष्ट स्वर में कागज का ताबीज पढ़ा। शी म्यू को इस खबर की उम्मीद नहीं थी, इसलिए वह थोड़ा उदास सा लग रहा था। फिर उसके दिल में खुशी का एहसास हुआ। कमरे में मौजूद बाकी लोग शोर मचाने लगे। उनकी नजरें बार बार शी म्यू और उस गंभीर व कठोर युवक पर घूम रही थीं। भाई शी म्यू, आज रात इस वरिष्ठों के आदेश और संप्रदाय के प्रमुख के बारे में ध्यान से सोचिए। आप कल भी जवाब दे सकते हैं। अगर कल भाग लेने का आपका कोई इरादा नहीं है तो आप संप्रदाय के प्रमुख के पास जा सकते हैं और उन्हें अपनी स्थिति बता सकते हैं। गंभीर और कठोर युवक ने आदेश पत्र का ताबीज शी म्यू को सौंपते हुए कहा, भाई ये आपके आने के लिए और मुझे सूचित करने के लिए धन्यवाद। मैं इस आदेश को स्वीकार करता हूँ, क्योंकि संप्रदाय के प्रमुख और वरिष्ठ जन ऐसा ही सोचते हैं। शी म्यू ने अपना हाथ बढ़ाया और ताबीज का कागज ले लिया। फिर उन्होंने गंभीर युवक की ओर हाथ बढ़ाकर उत्तर दिया, तो भाई शी म्यू भाग लेने में रुचि रखते हैं, तो आपको आज रात ध्यान से सोचना होगा कि कल आप किसे चुनौती देंगे। गंभीर और कठोर युवक की आंखों में एक ठंडा और उदासीन भाव झलक उठा। फिर उसने सिर हिलाया और कमरे से बाहर निकल गया। सोचने की कोई जरूरत नहीं है। मैं दूसरे दर्जे के शिष्यों में पहले स्थान पर रहने वाले शिष्य सीनियर डुआन कियानली को चुनौती देने जा रहा हूँ, शी म्यू ने जवाब दिया। हर कोई अचंभित था। उन्होंने आश्चर्य से शी म्यू की ओर देखा। गंभीर और कठोर युवक भी चौंक गया। उसने पलटकर शी म्यू की ओर देखा। अच्छा, मैं भाई शी म्यू की यह बात बता दूंगा, उसने कहा और मुड़ गया। फिर वह कमरे से बाहर चला गया। भाई शी म्यू, ये तो। जिन हुआन थोड़ा सुस्त सा शी म्यू की तरफ देखने लगा। कुछ देर तक तो वो अपनी बात पूरी ही नहीं कर पाया। भाई शी म्यू, आपकी शक्ति उन्नत अवस्था तक पहुंच गई है, लेकिन क्या आपने आज रिंग में डुआन कियानली की शक्ति नहीं देखी? उसकी शक्ति पहले ही होंग तियान राज्य के चरम स्तर तक पहुंच चुकी है। इसके अलावा वह एक आत्मा स्तर का जादूगर है। क्या आप गंभीर हैं? बाई शी ने पूछा। हाँ, संप्रदाय में यह एक दुर्लभ बात है। यह आपके लिए एक शानदार अवसर है, लेकिन बेहतर होगा कि आप किसी और को चुनौती दें ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि आप द्वितीय श्रेणी के शिष्यों के बीच एक अच्छा स्थान रखते हैं, जियाओ मिंग ने सलाह दी। आप सभी की चिंता के लिए धन्यवाद, लेकिन मैंने पहले ही फैसला कर लिया है। चलो पहले पीते हैं, शी म्यू ने मुस्कुराते हुए आत्मविश्वास से जवाब दिया। अन्य लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहें। जिन हुआन ने शी म्यू की तरफ देखा। वह कुछ कहना चाहता था पर रुक गया। वह उत्सुक लग रहा था। शी म्यू ने ऐसी कौन सी महान सेवा की थी कि संप्रदाय के मुखिया और बुजुर्गों ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी सामान्य प्रथा तोड़ दी। रात पलक झपकते ही बीत गई। सुबह का समय था। काले दानव संप्रदाय की 5वीं और 6ठी चोटियों के बीच घाटी में बने चौक के अंदर एक विशाल घेरा था। अंगूठी का आकार लगभग 1000 वर्ग फुट था। अंगूठी के चारों कोनों पर 4 काले पत्थर के खंभे लगे थे। पत्थर के खंभों पर कई जादुई चरित्र उकेरे गए थे। वे मंद मंद प्रकाश किरणें बिखेर रहे थे। प्रतियोगिता का यह आखिरी दिन था।
परंपरा के अनुसार दूसरी कक्षा के शीर्ष 10 शिष्य पहली कक्षा के शिष्यों को चुनौती देते, लेकिन हर एक को केवल एक ही मौका मिलता। यदि कोई द्वितीय श्रेणी का शिष्य युद्ध जीत जाता तो वह अपने प्रतिद्वंद्वी का स्थान ले लेता। फिर वह प्रथम श्रेणी के शिष्यों के पास पहुंच जाता। फिर वे संप्रदाय के सर्वोत्तम संसाधनों का लाभ उठाते और संप्रदाय द्वारा उत्कृष्ट प्रशिक्षण प्राप्त करते। हालांकि प्रथम श्रेणी के शिष्य अत्यंत शक्तिशाली थे। कई पीढ़ियों में केवल कुछ ही द्वितीय श्रेणी के शिष्य ही उनसे चुनौती जीत पाए थे। प्रथम श्रेणी का शिष्य संप्रदाय का वरिष्ठ तभी बन सकता था जब वह शियान तियान क्षेत्र में आगे बढ़े। उसके बाद उनका पद रिक्त हो जाता था। इसके अलावा पहली कक्षा के शिष्यों में से शीर्ष 10 शिष्य दूसरी कक्षा के शिष्यों द्वारा चुनौती पूरी करने के बाद एक दूसरे को चुनौती दे सकते थे। उनके मुकाबलों के नियम भी एक जैसे थे। विजेता हारने वाले का स्थान लेता था। रैंक इसी तरह तय होती थी। इन मुकाबलों में भी सभी के पास केवल एक ही मौका होता था। सुबह का समय होने के बावजूद काले दानव संप्रदाय के अनुयायी मुख्य द्वार पर जमा थे। 2-3 हजार लोग थे। उन्होंने घेर लिया था। भीड़ को चीरकर एक भी व्यक्ति अंदर नहीं जा पा रहा था। अंगूठी के पास एक काले रंग की चौकोर पत्थर की पट्टिका रखी थी। ये कई मीटर ऊंची थी। इस पर प्रथम श्रेणी के शीर्ष 10 शिष्यों के नाम लिखे थे। ये नाम निम्न से उच्चतर क्रम में व्यवस्थित थे। 10 शिष्य शिलापट के नीचे एक पंक्ति में खड़े थे। इन शिष्यों में पुरुष और महिलाएं दोनों शामिल थे। उनमें से प्रत्येक अपने आचरण में असाधारण लग रहा था। उन सभी में हो तियान की परम साधना थी। शी म्यू, बाई शी, जियाओ मिंग, जिन हुआन और अन्य लोग घेरे के बाहर खड़े थे। कुछ लोग दोनों तरफ पत्थर की पट्टिका और शीर्ष 10 शिष्यों की ओर देखते हुए बातें कर रहे थे। मो निंग, कियान जियुंग, बाई शुई शियू, ये प्रथम श्रेणी के शिष्यों में से शीर्ष 10 शिष्यों के नाम थे जो पत्थर की पट्टिका पर लिखे थे। शी म्यू ने भौहें से कोड़ लीं। उसने पहले इन लोगों पर ध्यान नहीं दिया था, इसलिए ये नाम उसे अपरिचित लग रहे थे। भाई शी, इन पहली कक्षा के शिष्यों ने बंद दरवाजों के पीछे अपनी खूबियां विकसित की हैं। आप उनके बारे में ज्यादा नहीं जानते, है ना? बाई शी ने शी म्यू के हाव भाव देखकर मुस्कुराते हुए कहा। शी म्यू मुस्कुराया और सिर हिलाया। हे, तो मैं सही कह रहा हूँ। चलो मैं भाई शी को उनसे मिलवाता हूँ। बाई शी मुस्कुराया। ये शीर्ष 10 मुट्ठी रैंक वाले शिष्य हैं। सबसे बाईं ओर वाला व्यक्ति पहले स्थान पर है। उसका नाम मो निंग है। वह कुछ साल पहले हो तियान क्षेत्र के पूर्ण स्तर तक पहुंच गया था। वह जल गुण तकनीक का अभ्यासी है। उसका प्रसिद्ध युद्ध कौशल गुप्त मेघ तलवार की कला है। कहा जाता है कि उसकी चालें इतनी तेज होती हैं कि कभी कभी उसके विरोधी उसे देखे बिना ही हार जाते हैं। शी म्यू ने सिर हिलाया। फिर उसने काले पत्थर की पट्टिका के नीचे बाईं ओर खड़े एक भूरे बालों वाले युवक की ओर देखा। वह बलवान अश्वेत व्यक्ति दूसरे स्थान पर है। उसका नाम कियान शियोंग है। उसके शरीर में दुर्लभ रूप से देखी जाने वाली शिला रक्त रेखा है, इसलिए वह एक मजबूत, स्थिर और स्वस्थ साधना तकनीक का अभ्यासी है। उसकी सुरक्षा अत्यंत प्रबल है, एक राक्षस जानवर की तरह। तीसरे स्थान पर सिस्टर बाई शुई शियू हैं। वह एक जल गुण आत्मा श्रेणी की जादूगरनी है। उम्मीद है कि वह स्टार श्रेणी के जादूगरों के क्षेत्र में आगे बढ़ेंगी। बाई शे ने आश्वस्त होकर बोलना जारी रखा। उन्होंने शी म्यू का परिचय सभी 10 प्रथम श्रेणी के शिष्यों से कराया। शी म्यू ने सिर हिलाया। इन प्रथम श्रेणी के शिष्यों की जन्मजात प्रतिभाएं अत्यंत उल्लेखनीय थीं। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि वे काले दानव संप्रदाय के प्रमुख शिष्यों के पद पर आसीन थे। शी म्यू की आंखों में एक चमक दौड़ गई। ऐसा लग रहा था जैसे उसने अपने दिल में कुछ तय कर लिया हो। अध्याय 197। उपहास। अनुवादक नोवेल सागा संपादक नोवेल सागा। पत्थर की पट्टिका के पास 30 फुट ऊंचा एक मंच था। काले दानव संप्रदाय के प्रमुख और शियान तियान राज्य के एक बुजुर्ग प्रतियोगिता के अंतिम कुछ मुकाबलों को देखने के लिए मंच पर बैठे थे। काले दानव संप्रदाय के प्रमुख ने जियान तियान क्षेत्र के बुजुर्ग की ओर देखा और आह भरी। काले दानव संप्रदाय में 20 से ज्यादा जियान तियान बुजुर्ग हुआ करते थे, लेकिन उनमें से 4-5 सीमा पर बर्बर जाति से लड़ते हुए मारे गए थे। अब उनमें से केवल 20 से भी कम बचे थे। हालांकि बर्बर युद्ध पूरी तरह से बेकार नहीं था। संप्रदाय के कनिष्ठ शिष्य वहां एकत्रित हुए थे। उनकी संख्या बहुत अधिक थी। हालांकि युद्ध से पहले की तुलना में उनकी संख्या अपेक्षाकृत कम थी। इसके अलावा कई वर्षों के युद्ध के अनुभव के बाद उनकी साधना में भारी प्रगति हुई थी और प्रतियोगिता में इस बात की पुष्टि हो गई। अचानक काले दानव संप्रदाय के प्रमुख ने अपनी तरफ देखा और देखा कि जिन जियो चाई थोड़ा विचलित दिख रहे थे। जियो चाई, इन दिनों तुम ऐसे क्यों लग रहे हो जैसे तुम में कोई आत्मा ही नहीं है? काले दानव संप्रदाय के प्रमुख ने पूछा। कुछ नहीं, बस यूं ही एक ख्याल आ गया। आपकी चिंता के लिए शुक्रिया, मुखिया। जिन जियाओ चाई ने अपनी खूबसूरत आंखें घुमाईं और चेहरे पर एक शानदार मुस्कान बिखेरी और धीमे स्वर में जवाब दिया। हेड की भूरी भौहें उठ गईं और उसने उससे नजरें फेर लीं। फिर वह खड़ा हुआ और 2 कदम आगे बढ़ा। ये देखकर घेरे के पास खड़ी भीड़ में मौजूद शिष्य शांत हो गए और फिर संप्रदाय के मुखिया के निर्देश सुनने के लिए तैयार हो गए। देवियों और सज्जनों, अब दूसरी श्रेणी के शिष्यों की रैंकिंग हो चुकी है। आज वार्षिक प्रतियोगिता का आखिरी दिन है, इसलिए दूसरी श्रेणी के शिष्यों में से शीर्ष 10 स्थान पाने वाले शिष्य पहली श्रेणी के शिष्यों को चुनौती देंगे। उसके बाद पहली श्रेणी के शिष्य एक दूसरे को चुनौती देंगे और उनमें से शीर्ष 10 शिष्यों का चयन किया जाएगा। मेरा मानना है कि सभी को ये प्रक्रिया पहले से ही पता है।
इसलिए मैं अनावश्यक विवरण नहीं दूंगा। काले दानव संप्रदाय के प्रमुख की आवाज ज्यादा तेज नहीं थी, फिर भी ये पीछे खड़े लोगों के कानों तक पहुंची। प्रतियोगिता शुरू करने से पहले मैं एक और बात की घोषणा करना चाहता हूँ, काले दानव संप्रदाय के प्रमुख ने चर्चा का विषय बदलते हुए कहा। बाई शे, जियाओ मिंग और बाकी लोग रिंग के पास खड़े थे। ये सुनकर उनके शरीर कांप उठे। उन्होंने अपनी नजरें शी म्यू की ओर घुमाई तो देखा कि शी म्यू बिल्कुल शांत अवस्था में थे। उनके हाव भाव में जरा भी बदलाव नहीं आया था। वे उनके शांत स्वभाव की प्रशंसा किए बिना नहीं रह सके। शिष्य शी म्यू बर्बर जाति के विरुद्ध युद्ध में गए और बर्बरों के बंजर भूमि पर अकेले ही गए। इसके अलावा उन्होंने हमारे संघ को शांति वार्ता करने में मदद की और बर्बरों को मानव जाति के साथ गठबंधन बनाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया। उन्होंने संघ की बहुत बड़ी सेवा की है। काले दानव संप्रदाय के प्रमुख ने शी म्यू की ओर देखा जो दर्शकों के बीच खड़े थे। ये सुनकर सभी शिष्य चौंक गए। सबने अपनी नजरें शी म्यू की ओर घुमाई। यहाँ तक कि पहली कक्षा के 10 सबसे अच्छे शिष्यों ने भी अपनी नजरें उसकी ओर घुमाई। शी म्यू का चेहरा भावहीन था। आसपास मौजूद सभी लोगों का ध्यान उसकी ओर आकर्षित होने पर भी उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। शी म्यू कल लौट आया और इस वजह से प्रतियोगिता में भाग लेने का मौका गंवा बैठा। इसलिए मैंने और मेरे बुजुर्गों ने तय किया है कि हम एक अपवाद बनाएंगे और उसे एक और मौका देंगे। वार्षिक प्रतियोगिता शुरू करने से पहले मैं उसे दूसरी कक्षा के शिष्यों में से किसी को भी चुनौती देने का मौका दूंगा। अगर वह जीत जाता है तो वह अपने प्रतिद्वंद्वी का स्थान ले लेगा। काले दानव संप्रदाय के मुखिया ने एक ही सांस में कहा। ये सुनकर सब लोग आपस में चर्चा करने लगे, लेकिन किसी ने भी मुखिया की बात पर आपत्ति नहीं जताई। अच्छा, अब जब तुम्हें कोई आपत्ति नहीं है, भाई जेन, अब तुम्हारी बारी है। काले दानव संप्रदाय के मुखिया ने अपने बगल में खड़े एक बूढ़े व्यक्ति से कहा। वह बकरी की दाढ़ी वाला धूसर चोगा पहने हुए था। फिर वह अपनी सीट पर जाकर बैठ गया। धूसर वस्त्र पहने बूढ़े ने सिर हिलाया। जैसे ही वह अंगूठी पर उतरा, उसकी आकृति धूसर रोशनी की तरह चमक उठी। कल संप्रदाय के प्रमुख ने एक आदमी को शी म्यू से इस प्रस्ताव के बारे में पूछने के लिए भेजा था। शी म्यू ने इस निर्णय को स्वीकार कर लिया है। उन्होंने दूसरे दर्जे के शिष्यों में प्रथम स्थान प्राप्त शिष्य डुआन कियानली को चुनौती देने का फैसला किया है। दूसर वस्त्रधारी वृद्ध व्यक्ति ने श्रोताओं की ओर मुड़कर स्पष्ट स्वर में घोषणा की। टकराना। दर्शकों में मौजूद शिष्य उबलते हुए बर्तन की तरह फूट पड़े। डुआन कियानली ने प्रतियोगिता में एक ही उपलब्धि से सबको चकित कर दिया था और पिछले दिन दूसरी कक्षा के शिष्यों में प्रथम स्थान प्राप्त किया था। कोई भी देख सकता था कि वह असाधारण रूप से वीर था, लेकिन शी म्यू ने उसे चुनौती दी थी। शी म्यू और डुआन कियानली, तुम दोनों रिंग में आओ। भूरे रंग के वस्त्र पहने बूढ़ा आदमी कुछ देर रुका, फिर उसने कहा। ये घोषणा सुनते ही शी म्यू रिंग की ओर चल पड़ा। आसपास के शिष्य उसे आते देख उसके रास्ते से हट गए। वह अपना काला ब्लेड नहीं लाया था क्योंकि उसका मूठ थोड़ा क्षतिग्रस्त था। इसके बजाय वह उल्कापिंड हथौड़ा हाथ में लेकर रिंग में चढ़ गया। ये कैसा हथियार है? इसके रूप रंग से लगता है। क्या यह उल्कापिंड हथौड़ा है? बाई शे और अन्य लोग चौंक गए जब उन्होंने शी म्यू के हाथ में उल्कापिंड हथौड़ा देखा। वे सभी जानते थे कि शी म्यू ब्लेड चलाने में माहिर है, लेकिन उन्होंने उसे इस तरह का हथियार चलाते कभी नहीं देखा था। अखाड़े के बाहर खड़े कई अन्य शिष्यों ने शून्य दृष्टि से देखा और जोर से हंसने लगे। शी म्यू का उल्कापिंड जैसा हथौड़ा बहुत ही साधारण और भद्दा लग रहा था। उसका मॉडल बेहद भद्दा लग रहा था। इसे सही मायनों में उल्कापिंड का हथौड़ा भी नहीं कहा जा सकता था। ऐसा लग रहा था मानो पत्थर के टुकड़े से लोहे की जंजीरें बांध दी गई हों। सबने उल्कापिंड के हथौड़े से बंधी जंजीरों की ओर देखा, लेकिन वे साधारण स्टील की बनी थीं, इसलिए बहुत मोटी होने के बावजूद उन्हें काटना आसान था। शी म्यू इस साधारण और अपरिष्कृत हथियार के साथ वार्षिक प्रतियोगिता में भाग लेने जा रहा था। ये सरासर हास्यास्पद था। काले दानव संप्रदाय के मुखिया और अन्य बुजुर्गों के चेहरों पर भी विस्मय के भाव थे। जिन जियाओ चाय ने शी म्यू के पैरों की ओर देखा। उसके पैर बहुत चौड़े नहीं थे, लेकिन उसके हर कदम के साथ वे धंसते जा रहे थे। जिन जियाओ चाय की आंखों में भी विस्मय था। उसके मुंह के कोने चाप की तरह मुड़े हुए थे। जैसे ही शी म्यू रिंग के दूसरी तरफ चढ़ा, एक दुबले पतले और लंबे आदमी की परछाई भी दिखाई दी। वह कोई और नहीं बल्कि डुआन कियानली था। सभी ने प्रशंसा में विस्मय से जयकारे लगाए, लेकिन श्रोताओं में उपस्थित शिष्यों की शक्ति इतनी कमजोर थी कि वे उसकी परछाई भी नहीं देख पाए। भाई मो, तुम्हें क्या लगता है कौन जीतेगा? कियान शियोंग ने अपने मोटे पेट को छुआ और अपने पास खड़े चांदी के बालों वाले युवक से पूछा। इस शी म्यू की साधना पहले ही हो तियान राज्य के चरम स्तर तक पहुंच चुकी है, लेकिन उसका हथियार काफी भारी लग रहा है। उसने अपनी आत्मिक शक्तियों की भी साधना की होगी। डुआन कियानली की गति काफी तेज है। दोनों ही पुरुषों की मार्शल आर्ट में अपनी अपनी खूबियां हैं, लेकिन डुआन कियानली एक प्रसिद्ध आत्मिक जादूगर है, इसलिए उसके जीतने की संभावना शी म्यू से ज्यादा है। मो निंग ने थोड़ी हिचकिचाहट के साथ कहा। भाई मो की नजर बहुत तेज है, आपने एक ही नजर में सब कुछ समझ लिया। कियान जियोंग जोर से हंसते हुए बोला। ऐसा लग रहा था जैसे वह मो निंग की राय से सहमत हो। बाई शुई शियू उसके बगल में खड़ी रही, पर कुछ बोली नहीं। हालांकि उसके चेहरे पर एक व्यंग्यात्मक भाव साफ दिखाई दे रहा था। क्या हुआ? क्या सिस्टर बाई को लगता है कि मैं गलत हूँ? मो निंग ने बाई शुई शियू के हाव भाव भांप लिए। फिर उसने ठंडे स्वर में कहा, ये लड़की ऐसा सोचने की हिम्मत कैसे कर सकती है?
चाहे कोई भी जीते, शी म्यू या डुआन कियानली, उसके बाद वह हमें जरूर चुनौती देगा। इसलिए बेहतर होगा कि हम इन दोनों के बीच मुकाबले के नतीजे का अंदाजा लगाने के बजाय उनकी खूबियों को ध्यान से परखें। हमें इस तरह सबके सामने शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा। बाई शुई कसियू ने व्यंग्यात्मक लहजे में जवाब दिया। हाँ, ये दोनों अभी अभी मार्शल आर्ट में निपुणता के शिखर पर पहुंचे हैं। ये हमारे लिए कोई खतरा नहीं है। क्या सिस्टर बाई इनके बारे में इतना अच्छा सोचती हैं? मो निंग हंसते हुए बोले। बाई शुई शियू ने ठंडे भाव से कहा। वह पलट गई और उन दोनों पर ध्यान देना बंद कर दिया। कियान जियुंग ने अपने पेट को छुआ और आगे कुछ भी बोलने से परहेज किया। मो निंग की आंखों में एक चमक सी आ गई, लेकिन उन्होंने अपना मुंह भी बंद रखा। शी म्यू ने अपने सामने खड़े लंबे और पतले आदमी को देखा और मुस्कुराया। डुआन कियानली ने दिखावा करने की सोची। आखिरकार उसकी रफ्तार बहुत तेज थी। शी म्यू, मैं तुम्हें इस फैसले पर पछतावा दूंगा। डुआन कियानली ने ठंडी और सांप जैसी नजरों से शी म्यू को ऊपर से नीचे तक देखा। फिर उसने ठंडी आवाज में कहा, ओह, चलो इंतजार करते हैं और देखते हैं। शी म्यू ने भावहीन चेहरे के साथ उत्तर दिया। डुआन कियानली की आंखों में गुस्से की झलक दिखाई दी। उसने हाथ हिलाया और उसके हाथ में एक लंबी और पतली तलवार दिखाई दी। उस तलवार से हल्की सी हरी रोशनी निकल रही थी। कोई भी बता सकता था कि यह कोई उच्च स्तरीय जादुई औजार था। तुमने इस तरह के हथियार के साथ रिंग में आने की हिम्मत की। तुम बहुत लापरवाही से काम कर रहे हो। डुआन कियानली ने शी म्यू के हाथ में उल्कापिंड जैसे हथौड़े की ओर देखा और मजाक उड़ाते हुए कहा, आपकी चिंता के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शी म्यू ने हंसते हुए जवाब दिया। तभी उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। उसने अपनी लोहे की जंजीरें धीरे से हिलानी शुरू कर दी। धूसर वस्त्रधारी वृद्ध ने एक मंत्र पढ़ा और हाथ हिलाया। वलय के पास स्थित 4 काले खंभों से सफेद रोशनी निकलने लगी और वे जल्दी ही आपस में जुड़ गए। फिर उन्होंने वलय के चारों ओर एक सफेद पारदर्शी सीमा बना ली। प्रतियोगिता शुरू होती है। बूढ़े वस्त्रधारी बूढ़े आदमी ने चिल्लाकर अपना शरीर पीछे की ओर हिलाया। डुआन कियानली ने उदास भाव से सामने देखा, मानो शी म्यू पर उसका पूरा नियंत्रण हो। अचानक शी म्यू के प्रति उसके दिल में गहरी नफरत पैदा हो गई। वह जोर से चिल्लाया। तभी एक हरी रोशनी चमकी और उसके पूरे शरीर पर एक हल्की सी हरी रोशनी की परत छा गई। ये बॉडी लिफ्टिंग तकनीक थी। डुआन कियानली की परछाई चमक उठी। फिर उसकी हरकतें अपनी चरम गति पर पहुंच गईं और वह पीली परछाइयों में बदल गया। फिर वह शी म्यू की ओर दौड़ा। उसके हाथ में पकड़ी लंबी हरी तलवार से एक हरी रोशनी निकली। अचानक तलवारों की 10 या उससे ज्यादा मोटी परछाइयां शी म्यू की ओर तेजी से लुढ़कने लगीं। डुआन कियानली ने उसी समय अपने दूसरे हाथ से एक अजीब सा इशारा किया। फिर उसने उसे शी म्यू की ओर जोर से हिलाया। 5 हरी ब्लेड हवाएं प्रकट हुईं और शी म्यू की ओर घूमने लगीं। डुआन कियानली ने अपने चेहरे पर गर्व भरी मुस्कान बिखेरी। इतने सारे हमलों का एक साथ सामना करने के लिए शी म्यू या तो पीछे हट सकता था या खुद को बचाने की कोशिश कर सकता था। डुआन कियानली ने अपनी सारी रणनीतियां इसी तरह इस्तेमाल करने की योजना बनाई थी। वह शी म्यू को जल्द से जल्द हराना चाहता था। डुआन कियानली ने शी म्यू की ओर देखा। वह शी म्यू के डरे हुए चेहरे को देखना चाहता था, लेकिन उसने देखा कि शी म्यू के चेहरे पर शांति के भाव थे। वह शांत और संयमित लग रहा था। डुआन कियानली का दिल जोर से धड़क उठा क्योंकि उसे लगा कि कुछ गड़बड़ है। अचानक शी म्यू चिल्लाया और अपनी बांह हिलाई। तभी उसकी असली क्यूई उसके दाहिने हाथ से बाहर निकल आई। फिर उसने उल्कापिंड का हथौड़ा हाथ में घुमाया। हथौड़े के सिरे पर एक भयंकर तूफानी शक्ति थी, मानो वह कोई उल्कापिंड हो। फिर वह तलवारों की परछाइयों और धारदार हवाओं से टकराया। धमाका धमाका, कुछ तेज आवाजें गूंजीं। तलवार की परछाई और ब्लेड की हवाएं हथौड़े के सामने अंडे की तरह बिखर गईं। डुआन कियानली को प्रतिक्रिया करने का भी समय नहीं मिला। अचानक उसने अपने शरीर के सामने एक परछाई को चमकते हुए पाया। पलक झपकते ही उल्कापिंड का हथौड़ा लगभग उसके शरीर तक पहुंच गया था। डुआन कियानली को झटका लगा। हमले से बचने के लिए बहुत देर हो चुकी थी, इसलिए उसने तुरंत अपने हाथों को एक अजीब सा इशारा करते हुए हिलाया और मुंह से कुछ थूका। फिर वह चिल्लाया। अचानक उसके शरीर के सामने एक हरी बूंदाबांदी वाली विंडशील्ड दिखाई दी। फिर उसकी सतह पर छोटे छोटे बवंडर उठने लगे। विंडशील्ड पलक झपकते ही प्रकट हो गई। उल्कापिंड के हथौड़े ने विंडशील्ड पर भयंकर प्रहार किया। हवा में ची ची की आवाज गूंज उठी। जैसे ही हथौड़ा उन पर लगा, विंडशील्ड और टॉर्नेडो जोरदार गड़गड़ाहट के साथ टूट गए। उल्कापिंड के हथौड़े की गति अजेय थी। वह डुआन कियानली की छाती पर लगातार हमला कर रहा था। डुआन कियानली का चेहरा बदल गया। उसके मुंह से निराशा भरी चीखें निकलने लगीं। ये जीवन और मृत्यु का एक निर्णायक मोड़ था। अचानक एक तरफ से एक धूसर रोशनी निकली। फिर डुआन कियानली की छाती के सामने एक धूसर रोशनी का कवच बन गया। धमाका, एक घुटी हुई आवाज गूंजी। उल्कापिंड का हथौड़ा और धूसर प्रकाश वाली ढाल आपस में टकराईं। फिर ढाल से कई प्रकाश किरणें तेजी से चमकीं, लेकिन वे एक सांस के अंतराल में ही बिखर गईं। उसके बाद उल्कापिंड का हथौड़ा डुआन कियानली की छाती पर जोर से लगा। उल्कापिंड के हथौड़े ने लगातार 2 ढालें तोड़ दीं, इसलिए उसकी जबरदस्त ताकत कम हो गई थी। डुआन कियानली के मुंह से खून की धार फूटने लगी। फिर न जाने कितनी छाती की हड्डियों के टूटने की आवाजें सुनाई दीं। डुआन कियानली का शरीर उल्टा उड़ गया, मानो कोई टूटी हुई बोरी हो। वह रिंग की सीमा से टकराकर जमीन पर गिर पड़ा। अध्याय 198, पहली कक्षा और दूसरी कक्षा के बीच लड़ाई। अनुवादक नोवेल सागा, संपादक नोवेल सागा। शी म्यू की आंखों में एक चमक दौड़ गई। उसने अपना शरीर आगे झुकाया और तेजी से आगे की ओर दौड़ा।
अचानक डुआन कियानली के शरीर के सामने एक साया चमक उठा। पता चला कि भूरे वस्त्र पहने बूढ़ा आदमी उसकी रक्षा के लिए उसके सामने आया था। लड़ाई का नतीजा पहले ही तय हो चुका है, इसलिए उसे दोबारा मारने की कोई जरूरत नहीं है। भूरे वस्त्र पहने बूढ़े ने शी म्यू की ओर देखा और बोला। शी म्यू मुस्कुराया, फिर उसने अपनी बांह की जंजीरें हिलाईं और उल्कापिंड जैसा हथौड़ा घूमता हुआ पीछे की ओर उड़ता हुआ आया। उसने उसे पकड़ लिया और अपने हाथ में थाम लिया। ग्रे रंग के वस्त्र पहने बूढ़े व्यक्ति की आंखों के बाहरी कोने झपक गए जब उसने शी म्यू के हाथ में उल्कापिंड जैसा हथौड़ा देखा। फिर वह नीचे बैठ गया। फिर उसने एक हरा जादुई ताबीज निकाला और उसे डुआन कियानली की छाती पर चिपका दिया। उसमें से हरे रंग की रोशनी की एक किरण निकली और डुआन कियानली की छाती के घाव को ढक गई। डुआन कियानली के चेहरे का दर्द धीरे धीरे गायब हो गया। फिर उसने अपना सिर एक तरफ कर लिया और बेहोश हो गया। भूरे वस्त्र पहने बूढ़े व्यक्ति ने अपना हाथ हिलाया और एक सफेद रोशनी उड़ती हुई रिंग के पास पत्थर के खंभों में प्रवेश कर गई। रिंग के चारों ओर की सफेद सीमा चमकी और गायब हो गई। विजेता शी म्यू है, भूरे वस्त्रधारी बूढ़े व्यक्ति ने घोषणा की। रिंग के पास मौजूद सभी लोग चुप थे। वे अचंभित थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने घोषणा सुनी, उनकी चीखें आसमान हिला देने वाली थीं। मो निम का रंग बदसूरत हो गया। उन्हें थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। उसने एक क्षण पहले ही भविष्यवाणी की थी कि डुआन कियानली मैच जीत जाएगा, इसलिए परिणाम उसके लिए बिल्कुल अप्रत्याशित था। उसने सोचा भी नहीं था कि शी म्यू उसे एक ही चाल में हरा देगा। यह उसके मुंह पर करारा तमाचा था। बाई शुई शियू ने मो निंग की तरफ एक नजर डाली। उसकी आंखों में उपहास का भाव था। कियान शियोंग ने अपनी भौहें सिकोड़ लीं। उसने शी म्यू के हाथ में रखे उल्कापिंड जैसे हथौड़े की ओर देखा, लेकिन उसकी आंखों में तिरस्कार भरा भाव नहीं था। कुछ चौकीदार शिष्य आए और डुआन कियानली को उठाया, जो गंभीर रूप से घायल और बेहोश था। उसने एक दिन पहले अपनी अद्भुत शक्ति से एक शक्तिशाली प्रतिद्वंद्वी को हराया था। फिर वह विशाल भीड़ का ध्यान आकर्षित करने के लिए गर्व से रिंग में खड़ा था। वह बहुत उत्साहित था, लेकिन उसने यह नहीं सोचा था कि अगले दिन उसे इसी तरह रिंग से बाहर जाना पड़ेगा। सभी ने बेहोश डुआन कियानली की ओर दया से देखा, लेकिन फिर उनकी नजरें शी म्यू की ओर चली गईं। रिंग के पास ऊंचे मंच पर बैठे काले दानव संप्रदाय के प्रमुख और बुजुर्गों के चेहरे पर भी आश्चर्य झलक रहा था। जिन जियाओ चाय की आंखों में एक अजीब सी चमक उठी जब उसने शी म्यू की तरफ देखा। समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या सोच रही है। चुप, दूसरी कक्षा के शिष्यों की रैंकिंग हो गई है। अब दूसरी कक्षा के शीर्ष 10 शिष्य आएंगे और पहली कक्षा के शीर्ष 10 शिष्यों को प्रतियोगिता के लिए चुनौती देंगे। धूसर वस्त्रधारी बूढ़ा व्यक्ति घेरे के बीच में खड़ा होकर बोला। ये सुनते ही सभी लोग चुप हो गए। फिर उन्होंने अपना ध्यान उस पर केंद्रित किया। दूसरी श्रेणी के शेष 9 श्रेष्ठ शिष्य भी भीड़ से बाहर आ गए। शी म्यू रिंग में उतर गया और उन 9 लोगों के बाईं ओर खड़ा हो गया। भाई शी, प्रथम रैंक जीतने पर बधाई। भाई शे सचमुच बहुत बढ़िया हैं। उन 9 लोगों ने या तो उनकी ओर सिर हिलाकर या फिर अपने चेहरे पर स्नेह का भाव दिखाकर शी म्यू के प्रति सद्भावना व्यक्त की। शी म्यू ने कोई अहंकार नहीं दिखाया। उसने 9 लोगों की तरफ सिर भी हिलाया, लेकिन कुछ नहीं कहा। इसके बाद उन्होंने प्रथम श्रेणी के शीर्ष 10 मुख्य शिष्यों की ओर आदरपूर्वक देखा, जो पास ही खड़े थे। उसने अपनी नजरें उन 10 लोगों पर घुमाईं। आखिरकार उसकी नजर मो निंग के शरीर पर पड़ी। मो निंग को तुरंत शी म्यू की नजर का अंदाजा हो गया, तो उसने भी मुड़कर उसकी तरफ देखा। उनकी नजरें मिलते ही माहौल में उथल पुथल मच गई। मो निंग को लगा जैसे उसकी आंखें चुभ गई हों और उसका दिल जोर से धड़क उठा। उसकी आंखों का बाहरी कोना थोड़ा कांप उठा। शी म्यू बिना हिले डुले खड़ा रहा। तभी उसके मुंह के कोनों पर एक मोड़ आ गया। मो निंग का दिल गुस्से से भड़क उठा। उसकी आंखें सिकुड़ गईं और उनमें बर्फ जैसी ठंडक छा गई। नियमों के अनुसार हर दूसरी श्रेणी के शिष्य को पहली श्रेणी के शिष्य को चुनौती देने का सिर्फ एक ही मौका मिलता है। हर लड़ाई जीवन मरण का सवाल होती है। अगर कोई व्यक्ति जमीन पर गिर जाए और फिर लड़ न सके या अपनी हार स्वीकार करने के लिए मुंह न खोले, तो विरोधी उसे मार नहीं सकता। धूसर वस्त्रधारी बुजुर्ग ने उदास भाव से कहा। हाँ, शी म्यू और प्रथम श्रेणी के शिष्यों ने सहमति में कहा। खैर, चुनौती अब शुरू होती है। भूरे वस्त्रधारी बूढ़े व्यक्ति ने सिर हिलाया और स्पष्ट आवाज में घोषणा की। अखाड़े के पास खड़े आम शिष्य आपस में चर्चा करने लगे। उनके चेहरों पर उत्साह के भाव उभर आए। वे अंदाजा लगाने लगे कि सबसे पहले चुनौती कौन देगा। वार्षिक प्रतियोगिता में पहली कक्षा के ज्यादातर शिष्यों के उच्च पद हर साल एक जैसे ही रहे। दरअसल कई बार तो कोई चुनौती भी नहीं देता था। यह एक अच्छा विचार भी लगता था, क्योंकि दूसरी कक्षा के शिष्यों में से कोई भी पहली कक्षा के शिष्यों के खिलाफ चुनौती नहीं जीत सकता था। ऐसी चुनौतियों की सफलता दर ज्यादा नहीं थी, लेकिन ये मुकाबले बेहद शानदार थे। देखने वालों की आंखों के लिए ये एक सुखद अनुभव था। आखिरकार वे सभी होउ तियान योद्धा थे, इसलिए ये प्रतियोगिता इन होउ तियान शिष्यों के अभ्यास के लिए बेहद फायदेमंद थी। दूसरी कक्षा के 10 सर्वश्रेष्ठ शिष्यों में से एक दुबले पतले शरीर और बिखरे बालों वाला युवक निकला। उसके हाथ में एक गहरे लाल रंग का पाइप था। पाइप पर जादू के चिन्ह अंकित थे। वह कोई मामूली जादू का औजार नहीं लग रहा था। मैं मेई हूँ और मैं 9वें रैंक के भाई कियाओ जियो को चुनौती देना चाहता हूँ, गंदे बालों वाले युवक ने कहा। शी म्यू ने देखा कि बिखरे बालों वाला वह युवक दूसरे दर्जे के शिष्यों में 5वें स्थान पर था। उसका आभामंडल स्थिर था, लेकिन वह होउ तियान राज्य के सर्वोच्च स्तर से ज्यादा दूर नहीं लग रहा था। उसकी आंखें गहरे लाल रंग की थीं। ऐसा लग रहा था कि उसके शरीर में किसी प्रकार की रक्त वाहिकाओं के कारण ऐसा हो रहा है। उसने कियाओ जी को चुनौती दी थी।
वह छोटा लेकिन मजबूत आदमी था। उसकी बाहें काफी लंबी थीं, वे उसकी बगलों में लटकी हुई थीं और लगभग उसके घुटनों को छू रही थीं। उसकी हथेलियां भी अनोखी थीं, वे ताड़ के पत्तों के पंखों जैसी लग रही थीं। ये किसी मुक्केबाजी तकनीक के अभ्यास की वजह से था। शी म्यू ने अपनी नजरें कियाओ जी के शरीर की ओर घुमाईं और उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट उभर आई। उसने अपनी नजरें उस पर टिका दी। जैसे ही कियाओ जी को पता चला कि किसी ने उसे चुनौती दी है, उसकी आकृति चमक उठी और वह एक पीली परछाई की तरह रिंग में कूद पड़ा। फिर उसने मुड़कर बिखरे बालों वाले उस युवक की ओर देखा। उसके मुंह के कोने पर एक दुष्ट मुस्कान उभर आई। जब उसने कियाओ जी की तेज चाल देखी तो बिखरे बालों वाले युवक का चेहरा उतर गया। उसने कियाओ जी को उसके छोटे कद की वजह से चुनौती दी थी। उसने सोचा था कि वह जल्दी ही मुकाबला जीत जाएगा, लेकिन अब लग रहा था कि उसने गलती कर दी है। हालांकि वह अपनी चुनौती से पीछे नहीं हट सकता था, इसलिए उसने दांत भींचे और रिंग में कूद पड़ा। लड़ाई शुरू। धूसर चोगा पहने बूढ़ा आदमी चिल्लाया। फिर उसने रिंग के चारों ओर लगी प्रतिबंधात्मक सीमा पर ध्यान दिया। बिखरे बालों वाले उस युवक ने रिंग में जमीन पर पैर पटका और उसका शरीर तीर की तरह उछल पड़ा। फिर उसने अपने हाथ में पकड़े गहरे लाल भाले को कई बार हिलाया। एक ठंडी रोशनी चमकी और पाइक पर बने जादुई चिन्ह चमक उठे। पाइक का सिर तुरंत कई गहरे लाल रंग की परछाइयों में बदल गया। परछाइयां सीधे कियाओ जी की ओर बढ़ीं। कियाओ जी के चेहरे पर एक व्यंग्यात्मक भाव उभर आया। फिर वह चिल्लाया और उसके शरीर से अराजक आवाजें गूंजने लगीं। फिर उसका शरीर कम से कम 1 फुट ऊंचा हो गया। उसकी बाहों में भी बदलाव दिखाई दिया और उन पर नीली नसों का एक पैटर्न दिखाई देने लगा। उसकी हथेलियां भी अपने मूल आकार से दोगुनी होकर उभर आई थीं। तभी अचानक उसके हाथों में काले दस्ताने प्रकट हो गए। उनसे हल्की सी धातु की किरणें निकल रही थीं। कियाओ जी ने अपनी मुट्ठी से हू की आवाज निकाली। मुट्ठी से हवा का एक जोरदार झोंका उठा और पूरे घेरे में हवा की लहरें फैल गईं। गहरे लाल रंग की नुकीली परछाइयां बिखरते ही धातु की तेज आवाजें सुनाई दीं। बिखरे बालों वाला युवक कुछ कदम पीछे हट गया। उसका चेहरा लाल हो गया था। कियाओ जी और भी ज्यादा हावी होता जा रहा था। वह अपने प्रतिद्वंदी को भी नहीं बख्श रहा था। उसका शरीर पीली परछाइयों में बदल गया और नीचे की ओर झपट्टा मारने लगा। उसने उसी समय अपने हाथों से हु की ध्वनि की बौछार की। 2 वीर और अत्यंत शक्तिशाली लहरें बेतहाशा तेजी से आगे बढ़ीं। बिखरे बालों वाले युवक का रंग बदल गया। उसने भाले को दोनों हाथों से पकड़ लिया और गहरे लाल रंग का भाला 2 छोटे भालों में बदल गया। फिर दोनों भाले तेज आवाज के साथ 2 लाल ड्रैगन में बदल गए। वे आसपास के वातावरण में बेतहाशा नाचने लगे। धमाका धमाका, 2 तेज आवाजें गूंजीं। कियाओ जी ने कुछ और चालें चलीं। बिखरे बालों वाले युवक का शरीर उड़ गया। लाल ड्रैगन पल भर में हार गए। फिर दोनों छोटे भाले भी हिले और उड़ गए। उसके हाथ के अंगूठे और तर्जनी के बीच का हिस्सा फट गया। फिर उसका शरीर रिंग की सीमा से टकराया। इसके बाद वह पलटकर जमीन पर गिर पड़ा। उसके मुंह से खून की धारा बह निकली। मैं हार स्वीकार करता हूँ। बिखरे बालों वाला युवक कियाओ जी की ओर देखने लगा। वह खुद पर नाराज लग रहा था। उसके चेहरे पर डरावने भाव उभर आए। फिर उसने उठते से पहले ही जल्दी से कहा। एक काली मुट्ठी उसके सिर से आधा फुट की दूरी पर रुक गई। कियाओ जी ने गंभीरता से हंसते हुए अपनी मुट्ठी वापस ले ली। तालियों की गड़गड़ाहट सुनाई दी। अखाड़े के चारों ओर की सीमाएं चमकीं और फिर गायब हो गईं। बिखरे बालों वाले युवक के चेहरे पर शर्मिंदगी के भाव थे। उसने अपने टूटे हुए भाले समेटे और अखाड़े से नीचे कूद गया। कियाओ जी भी पलटा और रिंग से नीचे कूद गया। फिर वह चलकर अपनी जगह पर खड़ा हो गया। उसे लगा कि दूसरी श्रेणी के शिष्यों की ओर अपनी दृष्टि डालना उचित नहीं है। कियाओ जी की जीत साफ और तेज लग रही थी। दोनों पक्षों की ताकत का फर्क साफ दिखाई दे रहा था। इसलिए दूसरी कक्षा के शीर्ष 10 शिष्यों के चेहरे के भाव बदल गए। उन्होंने एक दूसरे को देखा। कुछ देर तक किसी ने भी आगे बढ़कर चुनौती देने की हिम्मत नहीं की। थोड़ी देर बाद सफेद वस्त्र पहने, पीठ पर तलवार लटकाए एक युवक धीरे से बाहर आया। मैं यू जेन हूँ। मैं प्रथम श्रेणी के शिष्यों में 10वें स्थान पर रहने वाली सिस्टर शूलिंग को चुनौती देना चाहता हूँ। सफेद वस्त्र पहने युवक की आंखें चमक उठीं। फिर उसने कहा। रिंग के बाहर सभी लोग धीमी आवाज में चर्चा करने लगे। ये यू जेन दूसरी श्रेणी के शिष्यों में शी म्यू के बाद दूसरे स्थान पर था, लेकिन वह पहली श्रेणी के शिष्यों में 10वें स्थान पर रहने वाले व्यक्ति को चुनौती देने के लिए बहुत ही संयमित था। लाल वस्त्र पहने, बर्फ सी ठंडी भाव भंगिमाओं वाली एक लड़की पहली कक्षा के विद्यार्थियों के बीच से निकली। उसकी कमर में एक लंबी और तेज तलवार लटकी हुई थी। तुम मुझे चुनौती देना चाहते हो? तुम बहुत साहसी हो, लाल वस्त्रधारी महिला ने ठंडे स्वर में कहा जब वे दोनों रिंग में पहुंची। उसके शरीर से एक शक्तिशाली आभा निकल रही थी। वह प्रचंड थी, प्रचंड ज्वालाओं जैसी, और श्वेत वस्त्रधारी युवक की आभा को दबा रही थी। सफेद वस्त्रधारी युवक का रंग बदल गया। उसने गहरी सांस ली और उसका चेहरा शांत हो गया। फिर उसने अपना हाथ घुमाया और अपनी पीठ से एक सफेद लंबी तलवार निकाली। वह बर्फ जैसी ठंडक फैला रही थी और प्रतिद्वंद्वी की उग्र आभा को रोक रही थी। लाल वस्त्र पहने लड़की ने अपनी भौहें उठाईं और उसकी आंखों में आश्चर्य का भाव प्रकट हुआ। दोनों एक साथ जोर से चिल्लाए। फिर उनकी आकृतियां हिल गईं। उनकी चालें तेज और फुर्तीली थीं। अचानक सफेद लंबी तलवार से कई तलवार छायाएं प्रकट हुईं और हमला करने के लिए प्रतिद्वंद्वी की ओर बढ़ीं। बैंग बैंग बैंग, तलवार से टिमटिमाती चिंगारी के साथ कई प्रहार ध्वनियां प्रसारित हो रही थीं। दोनों ने अपनी गति बढ़ा दी। दर्शकों को बस सफेद और लाल परछाइयों की श्रृंखलाएं तेज गति से लुढ़कती दिखाई दे रही थीं।
तलवारों की परछाइयां बीच बीच में चटकती चिंगारियों के साथ आसपास दिखाई दे रही थीं। बीच बीच में धातु की खंखती आवाजें भी सुनाई दे रही थीं। अचानक एक ठंडी गुनगुनाहट की ध्वनि प्रसारित हुई। फिर लाल परछाइयां चमक उठीं, मानो विशाल और प्रचंड लपटों की कतारें हों। उसके बाद लपटों से 3 मोटी तलवारनुमा परछाइयां निकलीं। वे सफेद परछाइयों को तितर-बितर करने के लिए उनकी ओर बढ़ीं। एक सफेद साया उड़ता हुआ बाहर आया, मानो कोई गेंद खून जमा देने वाली चीख के साथ निकली हो। फिर सफेद साया छट गया और सफेद वस्त्र पहने उस युवक का रूप सामने आ गया। उसके कंधे पर एक बहुत बड़ा घाव था। घाव से खून बह रहा था। घाव के अंदर हल्की सी सफेद हड्डियां दिखाई दे रही थीं। उसके दाहिने हाथ में तलवार उसकी बगल में धीरे से लटक रही थी। उसका रंग रूप बदसूरत लग रहा था। लाल परछाइयां भी छट गईं और लाल वस्त्र पहने लड़की सामने आ गई। उसके चेहरे पर पीलापन था। अगर तुम अब भी खेलना चाहती हो तो मैं तुम्हारे साथ हूँ, लाल वस्त्र पहने लड़की ने गंभीर स्वर में हंसते हुए कहा। उसके हाथ में लाल तलवार पर एक लाल रोशनी आग की लपटों की तरह चमक रही थी। जरूरत नहीं, बहन की ताकत जबरदस्त है। आपकी उग्र ज्वाला प्रकाश विवर्तन तलवार कला तो सर्वोच्च स्तर की है, इसलिए मैं अपनी हार स्वीकार करता हूँ, सफेद वस्त्रधारी युवक ने उत्तर दिया। दूसरी कक्षा के 2 लोग लगातार हार गए थे। दरअसल उनमें से एक दूसरी कक्षा के शिष्यों में दूसरे स्थान पर था, इसलिए दूसरी कक्षा के बाकी शिष्य चुप हो गए थे। काफी देर तक किसी ने भी आगे बढ़कर किसी को चुनौती देने की हिम्मत नहीं की। प्रतियोगिता के नियमों के अनुसार अगर कोई किसी को चुनौती देने के लिए आगे नहीं आता तो इसका मतलब है कि दूसरी कक्षा के सभी शिष्यों ने हार मान ली है। तो चलिए अगली प्रतियोगिता की ओर बढ़ते हैं। दर्शक अब तक अधीर हो चुके थे, इसलिए धूसर वस्त्र पहने उस बूढ़े व्यक्ति ने शी म्यू की ओर देखते हुए कहा। दरअसल उसकी नजर शी म्यू पर ही टिकी थी। अध्याय 199 सुंदर ब्लेड स्ट्राइक। अनुवादक नोवेल सागा संपादक नोवेल सागा। शी म्यू ने अपनी आंखें घुमाईं क्योंकि उसे कुछ महसूस हुआ। उसकी आंखों से 2 ठंडी किरणें निकलीं। फिर उसकी नजर लाल वस्त्रधारी महिला शू लिंग के शरीर पर पड़ी, जो काले पत्थर की पटिया के नीचे सबसे दाहिनी ओर खड़ी थी। लाल वस्त्रधारी महिला को शी म्यू की नजरें अपनी ओर महसूस हुईं। उसके चेहरे पर गुस्से और सदमे का भाव उभर आया। उसने बाहर निकलने की इच्छा से अपनी कमर में बंधी तलवार की मूठ को और कस लिया। फिर वह आधा कदम आगे बढ़ी, लेकिन तभी शी म्यू की नजर कियाओ जी के शरीर पर पड़ी, इसलिए लाल वस्त्रधारी महिला ने अपना पैर हवा में लटका रखा। न आगे बढ़ाया न पीछे हटाया। उसका रंग लाल और नीला पड़ गया, लेकिन बिना कारण जाने वह मन ही मन निश्चिंत हो रही थी। कियाओ जी ने गहरी सांस ली जब उसने देखा कि शी म्यू उसे देख रहा है। खुशकिस्मती से शी म्यू की नजर उस पर ज्यादा देर तक नहीं टिकी और उससे आगे निकल गई। शी म्यू ने अपनी दृष्टि को न तो बहुत तेजी से और न ही बहुत धीरे से बाएं से दाएं घुमाया। आधे सांस से भी कम समय में उसकी दृष्टि सभी लोगों पर पड़ गई थी। प्रथम श्रेणी के शिष्यों की प्रतिक्रियाएं अलग अलग थीं जब उसकी दृष्टि उन पर पड़ी, लेकिन सभी को ऐसा लग रहा था मानो वे शिकार हों और किसी शिकारी की नजर उन पर हो। उन्हें यह आधी सांस का समय बहुत लंबा लगा। उनमें से कुछ के माथे से पसीने की बूंदें भी टपक रही थीं। अचानक शी म्यू की नजर बाईं ओर खड़े एक चांदी के बालों वाले युवक पर पड़ी। उसने कहा, मैं शी म्यू हूँ और मैं भाई मोनिंग को चुनौती देता हूँ। शी म्यू की आवाज ज्यादा तेज नहीं थी, लेकिन उसके शब्दों से भीड़ में हड़कंप मच गया। सभी लोग आश्चर्य से चिल्लाने लगे और कई सवाल पूछने लगे। उसने प्रथम श्रेणी के प्रथम स्थान प्राप्त शिष्य को चुनौती दी। ये तो बहुत घमंडी बात है। पहली और दूसरी कक्षा के शिष्यों में कोई कम फर्क नहीं है ना? खैर, इस बार ये देखने लायक अच्छा शो होगा। मोनिंग की आंखों में एक ठंडी चमक चमक उठी। उनके चेहरे पर बर्फ जैसी ठंडी हत्या की मंशा साफ दिखाई दे रही थी। फिर वे बिना एक शब्द बोले धीरे धीरे रिंग में चले गए। शी म्यू ने बाएं हाथ में अपना उल्कापिंडनुमा हथौड़ा लिया हुआ था। उसकी पीठ पर उसका काला ब्लेड भी था। फिर वह रिंग में चला गया। उसने ब्लेड इस्तेमाल करने की योजना नहीं बनाई थी। उसने उसे बाईशे के कमरे में रखा था जब उसने डुआन कियानली को चुनौती दी थी, लेकिन फिर उसने बाईशे से अनुरोध किया था कि जब वह आराम कर रहा हो तो वह उसे ब्लेड लाकर दे। एक सफेद रोशनी चमकी और रिंग के अंदर एक मजबूत सीमा की परत छा गई। तुमने मुझे चुनौती देने की हिम्मत की। खैर, मुझे चिंता है कि तुम्हें जल्द ही इसका पछतावा होगा। मोनिंग की आंखों में एक भयंकर चमक चमक उठी जब वह ठंडी आवाज में बोला। मैच शुरू होने से पहले ही दोनों ने अपनी आंखों से एक दूसरे को देख लिया था। मोनिंग ने शी म्यू को हराने की योजना पहले ही बना ली थी। वह घमंडी और अहंकारी था और चाहता था कि शी म्यू अपने फैसले पर पछताए। वह अपने प्रतिद्वंदी को सबक सिखाने के लिए बेचैन था। ब्लेड निकालो, मोनिंग ने ठंडे स्वर में कहा। उसके हाथ में एक नीली रोशनी चमक उठी और उसके हाथ में एक पानी जैसी नीली और लंबी तलवार दिखाई दी। नीली तलवार की धार पानी की सतह की तरह चमक रही थी। उसकी सतह पर कई लहरें धीरे धीरे घूम रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे कोई जादुई औजार हो। ये सुनते ही शी म्यू ने अपना हाथ हिलाया और अपनी पीठ से काला ब्लेड बाहर निकाला, लेकिन फिर उसने अपनी कलाई घुमाई और काला ब्लेड जमीन पर फेंक दिया। ब्लेड का आधा हिस्सा टट ध्वनि के साथ रिंग की जमीन में घुस गया। मैंने बाहर निकाल लिया है, शी म्यू ने मोनिंग की ओर देखा और भावशून्य चेहरे के साथ उत्तर दिया। ये देखकर अखाड़े के बाहर खड़े सभी शिष्यों की आंखें फटी की फटी रह गईं। फिर वे जोर जोर से हंसने लगे। तुम मौत को दावत दे रहे हो। मोनिंग के पास कहने को शब्द नहीं थे। वह बेहद गुस्से में आ गया। फिर उसकी आकृति एक झटके में शी म्यू की ओर उड़ती हुई चली गई।
उसके हाथ में पकड़ी लंबी तलवार से कई नीली किरणें निकलीं। फिर तलवार पर नीली तलवार क्यों उभरी, जैसे कोई मोर अपनी पूंछ फैलाता है। फिर तलवार क्यों शीम्यू की ओर वार करती हुई चली गई। शीम्यू ने आंखें सिकोड़ लीं। ये नीली तलवारें वाकई असली थीं। वे हवा को चीरती और आसमान चीरती हुई आवाज निकालती हुई उसकी ओर आ रही थीं। ऐसा लग रहा था कि तलवार की परछाई असली तलवारों की वजह से बनी थी, न कि उसकी तेज गति की वजह से। यह वास्तविक क्यों ही जारी कर रहा है। शीम्यू की आंखें धुंधली हो गईं और वह ठंडी कराह उठा। फिर उसने अपनी बांह हिलाई और उल्कापिंड के आकार का हथौड़ा अपने हाथ में उठा लिया, किसी सांप की तरह। फिर वह एक काली रोशनी में बदल गया और बेहद तेज गति से बाहर निकल गया। मो निंग की हरकत रुक गई। फिर उनका शरीर पीछे की ओर गिर गया। एक गड़गड़ाहट सी आवाज गूंजी। उल्कापिंड, हथौड़ा और नीली तलवार क्यों ही आपस में टकराए। फिर 10 या उससे ज्यादा नीली तलवार क्यों ही टूटकर अलग हो गईं। शीम्यू ने अपनी भौहें सिकोड़ लीं। उल्कापिंड के हथौड़े की शक्ति बहुत ज्यादा थी, लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि नीली तलवार क्यों इतनी आसानी से हार जाएगी। फिर उसका रंग रूप बदल गया। खंडित नीली तलवार क्यों वास्तव में बिखरी नहीं थी, वह चमकी और सफेद बूंदाबांदी वाले पानी जैसे कोहरे की एक डिस्क में बदल गई। फिर वह बहुत तेज गति से चिपकी और बिखरने लगी। पलक झपकते ही वह एक धुंधले बादल और धुंध में बदल गई। उनके आसपास की हर चीज धीरे धीरे धुंधली और धुंधली हो गई। मो निंग का शरीर उसके चारों ओर छाए बादलों और धुंध में गायब हो गया, यहाँ तक कि उसके निशान भी मिट गए। छिपी हुई बादल तलवार की कला, तो यही है, शिम्यू ने अपने दिल में कहा। वाह, नीली तलवार क्यों उड़कर उसकी बगल से निकल गई। तभी कोहरे की गहराई में से एक आदमी की परछाई चमकी। शिम्यू का चेहरा ठंडा पड़ गया। उसने अपना हाथ हिलाया और उल्कापिंड जैसा हथौड़ा एक काले अजगर में बदल गया। फिर नीली तलवार क्यों ही आसानी से पराजित होकर बिखर गई। उल्कापिंड के हथौड़े की गति बढ़ गई। वह काली बिजली में बदल गया और आसपास से तेज हवा का प्रवाह लेकर आगे बढ़ा और तेजी से उस आदमी की परछाई से टकराया। जैसे ही काली रोशनी चमकी और उसमें से गुजरी, उसने छाया को चीर दिया। शिम्यू का चेहरा उतर गया क्योंकि हथौड़ा असली आदमी पर नहीं लगा था। फिर उसने हाथ हिलाया और उल्कापिंड जैसा हथौड़ा वापस खींच लिया। खंडित तलवार क्यों सफेद कोहरे में बदल गई और तेजी से फैल गई। आसपास का कोहरा और घना हो गया। रिंग में जगह सीमित थी, इसलिए वह जल्दी ही घने कोहरे से भर गई और दृष्टि क्षेत्र की सीमा तेजी से कम होती गई। कुछ फीट से आगे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। शिम्यू का चेहरा उतर गया। बाइशे और अन्य लोग इस स्थिति को देखकर चिंतित दिखे। वह असली क्यूई मुक्त कर सकता है। मो निंग ने पहले ही अपनी क्यूई जमाना शुरू कर दिया है। ऐसा लगता है कि वह जियान तियान क्षेत्र में प्रवेश करने से बस आधा कदम दूर है। काले दानव संप्रदाय के एक बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए कहा। वह अंगूठी के पास मंच पर बैठा था। इस शिम्यू की ताकत भी कमजोर नहीं है। अगर उसने पहली कक्षा के किसी और कमजोर व्यक्ति को चुनौती दी होती तो उसकी सफलता की संभावना ज्यादा होती, लेकिन उसने मो निंग को चुना। लंबी दाढ़ी वाले एक और बुजुर्ग ने सिर हिलाते हुए कहा, हे, शायद इस आदमी का दिमाग पिछली जीत की वजह से खराब हो गया है। ये बहुत ही ढीठ है। मो निंग के शियान तियान क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद गुप्त बादल तलवार की कला धीरे धीरे अपने चमत्कार दिखाएगी। युवा शिष्य के कार्यों से उसे बहुत कष्ट होगा। शिम्यू अपनी आंखें बंद करके और कान लगाकर घेरे के अंदर खड़ा था। ऐसा लग रहा था जैसे वह अपने आसपास की गतिविधियों की आवाजें सुनने की कोशिश कर रहा हो। अचानक कोहरे के बीच एक आदमी की परछाई दिखाई दी। वह शिम्यू की ओर उड़ रही थी। शिम्यू ने आंखें खोलीं और उसकी पुतलियों में सुनहरे बाल चमक उठे। फिर उसने मुंह से जोर से आवाज निकाली। उसके हाथ में पकड़ा हुआ उल्कापिंड जैसा हथौड़ा उस आदमी की परछाई की ओर जा लगा। शिम्यू की पीठ के पीछे का कोहरा डोलने लगा। तभी एक हाथ प्रकट हुआ और एक तलवार बिना आवाज किए शिम्यू की पीठ की ओर चली। हवा में कंपन हुआ और एक अदृश्य तलवार ची निकली, लेकिन उससे कोई आवाज नहीं हुई। ऐसा लग रहा था कि लड़ाई खत्म हो जाएगी। मो निंग की छिपी हुई बादल तलवार की कला उनका तुरुप का इक्का थी। इस कला की बदौलत वे अपने प्रतिद्वंदी को नजदीकी मुकाबले में आसानी से हरा सकते थे। लेकिन किसने सोचा था कि शिम्यू इस पल अपने मुंह का कोना मोड़ लेगा। अचानक वह बिजली की तरह घूम गया। फिर उसने अपनी मुट्ठी तलवार की तरफ घुमाई। उसकी मुट्ठी चमक रही थी, जेड की तरह। अचानक उनके आसपास की हवा कांप उठी। शिम्यू की मुट्ठी से कई गोल और साफ लहरें उठती दिखाई दीं। कच, कई हड्डियां टूटने की आवाजें सुनाई दीं। अचानक कोहरे में एक हाथ टूट गया। वह मुड़ गया और असामान्य कोण पर विकृत हो गया। मुट्ठी की हवा ने सीटी बजाकर हवा में एक भंवर पैदा कर दी। इसने आसपास के कोहरे को हटा दिया और उसके अंदर मो निंग की आकृति प्रकट कर दी। मो निंग हैरान चेहरे से अपने टूटे हुए हाथ को देख रहे थे। उनकी आकृति एक चमक के साथ धुंध में वापस चली गई। तुम भाग जाना चाहते हो? शिम्यू ने उपहास किया। फिर उसने अपना हाथ हिलाया और उल्कापिंड जैसा दिखने वाला हथौड़ा, जो काले उल्का जैसा दिख रहा था, पलक झपकते ही मो निंग की आकृति से टकरा गया। फिर एक विशाल शक्ति तेजी से ऊपर उठी। मो निंग का रंग बदल गया। फिर उसने अपनी बची हुई बांह हिलाई और उसके हाथ की नीली तलवार की परछाइयों में बदल गई। फिर उसने शिम्यू के वार रोकने के लिए उसे अपने शरीर के सामने रख लिया। एक गड़गड़ाहट की आवाज सुनाई दी। काला उल्कापिंड हथौड़ा नीली तलवारों की परछाइयों से टकराया। उसने उन्हें आसानी से चीर डाला। फिर भी उसकी गति कम नहीं हुई। फिर वह मो निंग की छाती पर जा लगा। मो निंग के चेहरे पर बेहद डर का भाव था। इस उल्कापिंड जैसे हथौड़े में अद्भुत शक्ति थी, यह इस हरकत से साफ जाहिर हो गया था। वह जोर से चिल्लाया,
तभी उसकी गर्दन पर सफेद रोशनी की परतें उभर आईं। वह एक सफेद जेड हार निकला। सफेद रोशनी संघनित होकर एक प्रकाश पर्दे की परत में बदल गई। इसने उसके शरीर को आगे से सुरक्षित रखा। उल्कापिंड के हथौड़े ने निर्दयतापूर्वक प्रकाश पर्दे पर प्रहार किया और पर्दा कच ध्वनि के साथ टूट गया। मोनिंग की दोनों बचाव रणनीतियां नाकाम हो गई थीं। उल्कापिंड के हथौड़े की गति और शक्ति भी धीमी पड़ गई थी। फिर भी उसने मोनिंग की छाती पर जोरदार वार किया। धमाका, एक घुटन भरी आवाज गूंजी। मोनिंग का शरीर पत्थर के टुकड़े की तरह उड़ गया। फिर वह रिंग के चारों ओर बनी सीलबंद सीमा से टकराया। फिर उसने अपना मुंह खोला और उसमें से खून की एक धारा बह निकली। शी म्यू की आंखों में एक ठंडी रोशनी चमक उठी। उसने जमीन में गड़े अपने काले ब्लेड पर पैर मारा। उसने अपने पैर से असली क्यूई डाली और अपने पैर के अंगूठे से ब्लेड को आकर्षित किया। फुस, एक फुस आवाज सुनाई दी। अचानक काली धार एक काली रोशनी में बदल गई। वह बुझ गई, एक काले अजगर की तरह, और बादलों और धुंध को एक तरफ धकेल दिया। फिर वह मोनिंग के बाएं कंधे की ओर तेजी से बढ़ गई। इस खूबसूरत ब्लेड की ताकत बेहद भयंकर थी। अगर यह मोनिंग के कंधे पर लगती तो उनका पूरा हाथ ही नष्ट हो जाता। कुछ देर पहले ही मोनिंग की छाती पर उल्कापिंड जैसा हथौड़ा लगा था। अब वह ज्यादातर हमलों का विरोध नहीं कर पा रहा था। हालांकि उसके शरीर में उसकी असली क्यूई थी। उसके अंदरूनी अंग सिकुड़कर उसके शरीर से बाहर निकल आए। उसका चेहरा राख सा पड़ गया था। तभी उसकी बगल से एक धूसर रोशनी निकली और काले ब्लेड से टकराए। एक तेज खंगती हुई आवाज गूंजी। धूसर रोशनी में काले ब्लेड की दिशा बदल गई। उसने मोनिंग के कंधे को हल्के से छुआ और रिंग के चारों ओर की मजबूत सीमा पर वार किया। एक भिनभिनाहट की आवाज सुनाई दी। दृढ़ सीमा जोर से हिली। प्रकाश की किरणें चमकीं और वह लगभग ढह गई। फिर भी वह अडिग रही। धूसर वस्त्र पहने एक बूढ़े आदमी की आकृति सामने आई। उसके चेहरे पर शर्मिंदगी के भाव थे। उसने ही धूसर प्रकाश छोड़ा था, लेकिन उसने काले ब्लेड की शक्ति को भी कम करके आंका था। मोनिंग को बचाना लगभग नामुमकिन था। मोनिंग लड़ाई जारी रखने में असमर्थ हैं, इसलिए अब आपको कोई और कदम उठाने की जरूरत नहीं है, भूरे वस्त्रधारी बूढ़े व्यक्ति ने कहा। शी म्यू ने अपनी भौं उठाई और सिर हिलाया। भूरे वस्त्रधारी बूढ़े व्यक्ति ने एक जादुई ताबीज निकाला और मोनिंग के घाव पर चिपका दिया ताकि उसकी चोट स्थिर हो जाए। फिर उसने हाथ हिलाया और घेरे के चारों ओर की सीमा खोल दी। उसने अपनी आस्तीनें लहराईं और अचानक एक तेज हवा उठी। इससे रिंग में छाया कोहरा छट गया और रिंग के अंदर की स्थिति उजागर हो गई। शी म्यू ने चुनौती जीत ली है। अब वह प्रथम श्रेणी के शिष्यों में प्रथम स्थान पर पहुंच गया है। भूरे वस्त्र पहने उस बूढ़े आदमी की आवाज गूंजते ही रिंग के बाहर का माहौल खौलते पानी की तरह भड़क उठा। ज्यादातर लोगों के चेहरे अविश्वसनीय रंगों से भर गए थे। पहली कक्षा के बाकी 9 शिष्य अचंभित रह गए। मोनिंग उनमें सबसे ताकतवर था, इसलिए उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वह इस तरह हार जाएगा। रिंग में घिरे बादलों और धुंध के कारण वे मुकाबला नहीं देख पाए थे। किसी को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, सिवाय एक आदमी की धुंधली परछाई के। मोनिंग अभी कुछ देर पहले ही लड़ाई जीत रहे थे। उन्होंने अपनी तलवारबाजी से शी म्यू को फंसा लिया था। ये बिल्कुल अप्रत्याशित था कि पलक झपकते ही चीजें एक नया मोड़ ले लेंगी। अब मोनिंग हार चुके थे, लेकिन शी म्यू ने अपनी चालें सीमित ही चलाई थीं। हथौड़े और ब्लेड का इस्तेमाल बहुत ही साफ सुथरा और व्यवस्थित था। इसमें जरा भी लापरवाही नहीं थी। काले दानव संप्रदाय के मुखिया और बुजुर्गों के चेहरे पर हैरानी के भाव थे। उन्होंने सोचा था कि शी म्यू ढीठ है। अब उनके चेहरे लाल हो गए और वे काफी देर तक अवाक रहे। शी म्यू ने दूसरी और पहली कक्षा के शिष्यों में से नंबर 1 शिष्य को एक ही दिन हरा दिया था। काले दानव संप्रदाय के इतिहास में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। जिन शियाओ चाय ने अपनी अद्भुत आंखों से शी म्यू के असाधारण वैभव की ओर देखा, तभी उसकी नजरें चमक उठीं। ऐसा लगा जैसे वह कुछ सोच रही हो। अध्याय 200, विशाल पृथ्वी वलय। अनुवादक, नोवेल सागा संपादक, नोवेल सागा। जब से मोनिंग ने देखा कि काला ब्लेड उसके शरीर से ज्यादा दूर नहीं था, तब से उसे गहरा सदमा लगा। उसकी पीठ ठंडे पसीने से भीग गई थी। यदि भूरे वस्त्रधारी बूढ़े व्यक्ति ने शी म्यू को बचाने के लिए उसे बीच में नहीं रोका होता तो उसका हाथ नष्ट हो गया होता। हालांकि तथ्य ये था कि यदि शी म्यू का वास्तव में उसे मारने का इरादा होता तो वह अपने ब्लेड की धार से उसके कंधे पर वार नहीं करता। मोनिंग ने शी म्यू की तरफ नाराजगी से देखा। फिर वह उठने की कोशिश करने लगा। फिर उसने अपनी पानी जैसी नीली तलवार वापस म्यान में डाल दी। वह अंगूठी से नीचे कूद गया और दूर किसी जगह की ओर चल पड़ा। शी म्यू ने अपना उल्कापिंड जैसा हथौड़ा कमर से बांधा और जमीन से काला ब्लेड उठाया। फिर उसने भूरे वस्त्र पहने बूढ़े की ओर इशारा किया और रिंग से नीचे चला गया। वह लापरवाही से काले पत्थर की तख्ती के नीचे चला गया और मोनिंग की जगह पर खड़ा हो गया। फिर वह पालथी मारकर बैठ गया और आराम करने के लिए आंखें बंद कर लीं। कियान शियोंग, बाई शुई शियू और बाकी लोगों ने अपना सिर घुमाया और शी म्यू की ओर देखा। सबके चेहरे पर अलग अलग भाव थे। प्रतियोगिता जारी है। क्या कोई और है जो किसी प्रथम श्रेणी के शिष्य को चुनौती देना चाहता है? धूसर वस्त्रधारी वृद्ध ने स्पष्ट स्वर में पूछा। शेष शीर्ष द्वितीय श्रेणी के शिष्यों ने एक दूसरे की ओर देखा। शी म्यू ने मोनिंग को एक ही झटके में हरा दिया था। इससे उनमें आत्मविश्वास कूट कूट कर भर गया था। इसलिए 2 लोग बाहर आए और पहली कक्षा के शिष्यों को चुनौती दी। चुनौती का सामना कर रहे प्रथम श्रेणी के शिष्यों ने अपनी उदासीनता और तिरस्कार भरी अभिव्यक्तियां त्याग दी, क्योंकि उन्होंने शी म्यू के मामले से बहुत कुछ सीखा था। उनके चेहरे पर अत्यंत गरिमा में भाव आ गए। अंततः 2 द्वितीय श्रेणी के शिष्य बुरी तरह पराजित हुए।
दोनों बेहोश हो गए। फिर उन्हें अखाड़े से नीचे ले जाया गया। उनमें से एक ने तीसरे दर्जे के शिष्य, जो एक आत्मिक श्रेणी का जादूगर था, बाई शुई शियू को चुनौती दी थी। बाई शुई शियू के शक्तिशाली उपायों के प्रहार से उस द्वितीय श्रेणी के शिष्य की लगभग सभी हड्डियां टूट गई थीं। यह निश्चित हो गया था कि भले ही उसकी चोटें ठीक हो जाएं, फिर भी उसकी साधना में भारी गिरावट आएगी। इस प्रकार दूसरे दर्जे के शिष्यों का आत्मविश्वास पल भर में चूर हो गया। उसके बाद किसी ने भी किसी प्रथम श्रेणी के शिष्य को चुनौती देने की हिम्मत नहीं की। भूरे वस्त्रधारी वृद्ध व्यक्ति ने प्रतियोगिता के परिणाम घोषित किए। फिर पहली कक्षा के शिष्यों के बीच उनकी रैंकिंग तय करने के लिए आपसी चुनौती हुई। इस दौर ने इस साल से पहले पहली कक्षा के शिष्यों की रैंकिंग में कोई खास बदलाव नहीं किया था। हालांकि बीच बीच में झगड़े होते रहे थे। पिछले साल की प्रतियोगिता तक पहली कक्षा के छात्रों के बीच आपसी समझ थी। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि अपनी रैंक में थोड़े से अंतर के कारण वे एक दूसरे को चुनौती देंगे और ऐसे असंगत परिणाम भुगतेंगे जो उनके आगे के अभ्यास को प्रभावित कर सकते हैं। आखिरकार प्रथम श्रेणी के शिष्यों के पास संप्रदाय के सर्वोत्तम संसाधन उपलब्ध थे। उनका एकमात्र लक्ष्य या तो जियान क्षेत्र में पहुंचना था या फिर एक स्टार रैंक वाला जादूगर बनकर संप्रदाय में ऊंचे स्तर तक पहुंचना था। हालांकि शी म्यू अब प्रथम श्रेणी का शिष्य बन चुका था। इसके अलावा संप्रदाय के प्रथम स्थान प्राप्त शिष्य को मिलने वाला इनाम बेहद कीमती माना जाता था। इसलिए प्रतियोगिता की अंतिम रैंकिंग में कुछ न कुछ अंतर आना तय था। अखाड़े के पास खड़े सभी लोग उत्साहित हो गए और आपस में फुसफुसाने लगे। उन्होंने काले पत्थर की पट्टिका के नीचे देखा। उनमें से ज्यादातर शी म्यू की ओर देख रहे थे। प्रतियोगिता में शी म्यू ने जो पराक्रम दिखाया था वह सभी की उम्मीदों के विपरीत अत्यंत वीरतापूर्ण और दबंग था। बाकी प्रथम श्रेणी के शिष्यों का मन विचलित लग रहा था। उनके बीच 2-3 मुकाबले हुए, लेकिन उन्होंने आगे कोई चुनौती नहीं दी। शी म्यू आंखें बंद करके आराम कर रहा था। उसने किसी की तरफ नहीं देखा। ऐसा लग रहा था जैसे वो प्रतियोगिता के बारे में भूल ही गया हो। प्रतियोगिता अंततः आधे घंटे के बाद समाप्त हो गई। शी म्यू और अन्य शीर्ष 10 शिष्य रिंग के अंदर खड़े थे। उनका सामना रिंग के बाहर खड़े अनगिनत शिष्यों से था। काले दानव संप्रदाय के प्रमुख भी रिंग के अंदर खड़े थे। वे शीर्ष 10 प्रथम श्रेणी के शिष्यों को देख रहे थे। उनके चेहरे पर मुस्कान थी। उन्होंने रिंग के बाहर दर्शकों की ओर मुड़कर घोषणा की, प्रतियोगिता का ये दौर समाप्त हो गया है। आपके सामने खड़े ये 10 लोग शीर्ष 10 प्रथम श्रेणी के शिष्य हैं। आने वाले वर्ष में वे अपनी साधना के लिए संप्रदाय के सर्वोत्तम संसाधनों का लाभ उठाएंगे। मैं भी कामना करता हूं कि यहाँ उपस्थित सभी लोग प्रयास करें, संप्रदाय के प्रशिक्षण पर ध्यान केंद्रित करें और कठोर अभ्यास करें, ताकि आपको भी किसी दिन यहाँ खड़े होने का अवसर मिले। संप्रदाय प्रमुख के शब्द बहुत प्रभावशाली थे। उन्होंने शिष्यों की आत्मा को प्रेरित किया और उन्हें जोश से भर दिया। अब शाम हो चुकी थी। डूबते सूरज की आभा पहली कक्षा के 10 सर्वश्रेष्ठ शिष्यों के शरीर पर पड़ रही थी। ऐसा लग रहा था मानो उनके शरीर पर सुनहरे कपड़े की एक परत जत गई हो। इससे उनका शरीर और भी ऊंचा और गरिमामय लग रहा था। कई हजार लोग घेरे के अंदर खड़े 10 लोगों को देख रहे थे। उनकी आंखें ईर्ष्या से भरी थीं, इतनी ईर्ष्या से कि उनमें से कई ने अपनी मुट्ठियां भींच ली थीं। काले दानव संप्रदाय के मुखिया ने भीड़ की ओर देखा। उसके चेहरे पर संतुष्टि का भाव था। एक उदाहरण की शक्ति कभी कभी 1000 शब्दों से भी ज्यादा प्रेरक होती है। काले दानव संप्रदाय के प्रमुख ने भीड़ की ओर हाथ हिलाया और अपनी दृष्टि वापस ले ली। तभी काले वस्त्र पहने कुछ शिष्य हाथों में थालियां लिए आए। थालों में लाल कपड़े के टुकड़े थे। वे घेरे के अंदर चढ़ गए। ये देखकर सभी का उत्साह बढ़ गया। हमेशा की तरह प्रतियोगिता में शीर्ष 10 शिष्यों को उदार पुरस्कार दिए जाने थे। इस बार चूंकि यह प्रतियोगिता काफी असामान्य थी, इसलिए कुछ जानकारी पहले ही लीक हो चुकी थी। ये सर्वविदित था कि प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले शिष्य को एक बहुमूल्य पुरस्कार दिया जाएगा। सभी को इसका लंबे समय से इंतजार था। शी म्यू के चेहरे पर भी एक जिज्ञासा भरी नजर थी। यही वजह थी कि इस आयोजन का इतना प्रचार हो रहा था। वह गुप्त खजाना इस प्रतियोगिता की चर्चा का एक हिस्सा था। काले दानव संप्रदाय का मुखिया शी म्यू के सामने आया और हाथ से इशारा किया। तभी काले वस्त्र पहने एक शिष्य अपनी थाली लेकर आया। काले दानव संप्रदाय के मुखिया ने ट्रे से लाल कपड़ा उठाया। कपड़े के नीचे एक सफेद छल्ला दिखाई दिया। शी म्यू की आंखें चमक उठीं। फिर उसने एक छोटी सांस ली। सफेद अंगूठी सफेद जेड से बनी एक साधारण अंगूठी लग रही थी। इसका आकार सादा था और यह अलंकृत नहीं थी। ये बिल्कुल साधारण लग रही थी। पहली नजर में ज्यादातर लोगों को यह असाधारण नहीं लगी, लेकिन इसकी सतह पर चमकदार और पारभासी सफेद रोशनी की एक परत घूम रही थी। क्या ये स्टोरेज रिंग है? जियान तियान के एक बुजुर्ग ने सफेद रिंग को देखा। उसके चेहरे पर एक भावुक भाव उभर आया। फिर वह बुदबुदाया। ऐसा लग रहा था कि बाकी बुजुर्गों को इनाम के बारे में पता ही नहीं था। वे उसे देखकर हैरान रह गए। कई लोगों के चेहरे पर ईर्ष्या के भाव उभर आए। ये संग्रहण अंगूठी एक विशेष पदार्थ से बनी थी। इसे परिष्कृत करना अत्यंत कठिन था, इसलिए यह एक अत्यंत दुर्लभ वस्तु थी। वास्तव में एक जियान तियान योद्धा के लिए इसे प्राप्त करना अत्यंत कठिन था, लेकिन काले दानव संप्रदाय के बुजुर्गों के पास ये संग्रहण अंगूठी थी। हालांकि एक व्यक्ति के पास ऐसी अंगूठियों की संख्या कभी भी उसकी उंगलियों की संख्या से अधिक नहीं होती थी। रिंग के बाहर मौजूद कई लोगों ने अंगूठी के प्रकार का अंदाजा लगा लिया था। कुछ लोगों को पहले तो उसकी पहचान नहीं हुई, फिर जब उन्होंने दूसरे लोगों की बातें सुनी तो वे शोर मचाने लगे। इस अंगूठी को विशाल पृथ्वी की अंगूठी के नाम से जाना जाता है। संप्रदाय के महान बुजुर्गों ने इस भंडारण जादुई उपकरण को अपने हाथों से परिष्कृत किया है।
तुम्हें इसका सदुपयोग करना चाहिए। काले दानव संप्रदाय के प्रमुख ने अंगूठी शिम्यू को सौंप दी। फिर उन्होंने चेहरे पर गंभीर भाव लिए कहा, ऐसा लग रहा था जैसे ये जानबूझकर किया गया हो। काले दानव संप्रदाय के मुखिया की आवाज ज्यादा तेज नहीं थी, लेकिन उसने अपनी आवाज में अपनी असली क्यूई भर दी थी, इसलिए वह चौक में साफ और दूर तक फैल गई। इससे रिंग के बाहर मौजूद भीड़, यहाँ तक कि मंच पर बैठे बुजुर्गों के भी मुंह और जीभ सूख गए। हाँ, शिम्यू ने जवाब दिया और उसे दोनों हाथों से पकड़ लिया। फिर उसने उसे अपने दाहिने हाथ की बीच वाली उंगली में पहन लिया। उसका आकार उसकी उंगली के लिए बिल्कुल सही था। उसका दिल हिल गया। उसकी असली क्यूई रिंग में उड़ेल दी गई, लेकिन विशाल पृथ्वी रिंग ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई। ये भंडारण अंगूठी अन्य जादुई औजारों से अलग है। इसे इस्तेमाल करने के लिए तुम्हें अपने खून की जरूरत होगी। केवल शिम्यू ही मुखिया की आवाज सुन सकता था, क्योंकि उसने यह वाक्य धीमी आवाज में कहा था। शिम्यू चौंक गया। फिर उसने अपनी उंगली पर एक कट लगा लिया। फिर उसने अंगूठी पर अपने खून की एक बूंद लगा दी। खून फैलकर अंगूठी में चला गया। शिम्यू ने अपनी भौहें ऊपर उठाईं। अंगूठी ने उसके खून का रस सोख लिया था। उसे तुरंत उससे एक तरह का जुड़ाव महसूस हुआ, मानो वह उसके शरीर का ही एक हिस्सा हो। उसकी आत्मिक शक्ति ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। फिर उस घेरे में एक घनाकार जगह दिखाई दी। यह ज्यादा बड़ी नहीं थी, पर एक साधारण कमरे जितनी ही बड़ी थी। शिम्यू को बहुत खुशी हुई, लेकिन फिर उसका चेहरा बदल गया, क्योंकि रिंग के अंदर पहले से ही कुछ मौजूद था। ये काली ज्वाला के चिन्हों का एक छोटा सा ढेर था। उसने अपनी आत्मिक शक्ति का प्रयोग किया और पाया कि इस जगह के अंदर ऐसे सैकड़ों चिन्ह थे। ये 100 काली लॉ के टोकन भी इस प्रतियोगिता में नंबर 1 शिष्य के लिए इनाम हैं। काले दानव संप्रदाय के प्रमुख को इन टोकन के बारे में पता था, इसलिए उन्होंने मुस्कुराते हुए समझाया, संप्रदाय प्रमुख को बहुत धन्यवाद। शिम्यू ने कृतज्ञतापूर्वक कहा। काले दानव संप्रदाय के प्रमुख ने अपना हाथ हिलाया और अन्य शिष्यों को पुरस्कार देने लगे। सारे इनाम, स्पिरिट स्टोन, दुर्लभ गोलियां और काली लॉ के टोकन बेहद कीमती थे। दर्शकों में से हर कोई इन इनामों को देखकर ईर्ष्या से भर गया। और तो और उन्हें इस बात का अफसोस भी हुआ कि वे रिंग में क्यों नहीं खड़े थे। काले दानव संप्रदाय के मुखिया ने शिष्यों में पुरस्कार वितरण के बाद कुछ वाक्य कहे और फिर अखाड़े से नीचे उतर गए। बाकी बुजुर्ग भी एक एक करके चले गए। जिन जियाओ चाय ने शिम्यू की तरफ गौर से देखा, फिर वह मुड़ी और चली गई। शिम्यू धीरे धीरे रिंग से नीचे उतरा। रिंग के बाहर खड़े कई शिष्यों के चेहरों पर एक साथ ईर्ष्या और श्रद्धा के भाव थे। वे एक तरफ हट गए और उसके लिए रास्ता बना दिया। शिम्यू भीड़ में 4 शिष्यों की परछाइयों की ओर चल पड़ा। आगे वाला व्यक्ति बाई शी था। उसके पीछे जियाओ मिंग, लैन फैंग और हुओ माओ थे। भाई शिम्यू, काले दानव संप्रदाय में वरिष्ठ शिष्य बनने पर बधाई। बाई शी आगे बढ़े और हाथ जोड़कर अभिवादन किया। फिर उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, बधाई हो वरिष्ठ भाई। जियाओ मिंग और अन्य लोग भी आगे बढ़े और हाथ जोड़कर अभिवादन किया। फिर उन्होंने सम्मानपूर्वक कहा, इतना विनम्र होने की जरूरत नहीं है। हम एक दूसरे को पहले से जानते हैं, तो मुझे पहले की तरह शिम्यू ही बुलाओ। शिम्यू ने हाथ हिलाकर मुस्कुराते हुए जवाब दिया। इसके बाद वे पांचों वहां से चले गए। बाई शे और बाकी लोगों ने शिम्यू को आगे जाने दिया और उनके पीछे चल पड़े। चौक में मौजूद ज्यादातर शिष्य उन्हें देख रहे थे। उनकी आंखें जिज्ञासा, ईर्ष्या, जलन और श्रद्धा से भरी थीं। शिम्यू शांति से लोगों की भीड़ के बीच से गुजरा। वह जल्द ही उस जगह से दूर चला गया। अचानक उसने अपनी असाधारण दृष्टि से भीड़ में एक जानी पहचानी आकृति देखी। वह रुक गया और फिर उस व्यक्ति की ओर देखने के लिए अपना सिर घुमाया। बाई शे और उसके पीछे खड़े दूसरे लोग भी ये देखकर रुक गए। फिर उन्होंने उसकी निगाहों का पीछा किया। जिस आदमी को शिम्यू देख रहा था, वह एक लंबा और दुबला पतला युवक था। उसने दूसरे दर्जे के शिष्यों के कपड़े पहने हुए थे। उसकी साधना हो तियान के उन्नत चरण तक पहुंच चुकी थी। उसने अपना सिर नीचे कर लिया था और भीड़ में घुल मिल गया था। उसने देखा कि शिम्यू उसे देख रहा था, लेकिन वह सीधा खड़ा रहा। फिर उसने शांति से शिम्यू की ओर देखा। वह दूसरी कक्षा का शिष्य था जिसने उन दिनों शिम्यू का काला ब्लेड छीनने की कोशिश की थी। उसका नाम जुओ यान था। शिम्यू का दिल धड़क उठा। उसने जुओ यान की ओर एक बड़ा कदम बढ़ाया और उससे 10 कदम दूर जाकर रुक गया। जुओ यान के आसपास मौजूद कई शिष्यों को लगा कि कुछ गड़बड़ है। वे तुरंत असमंजस में तितर बितर हो गए, लेकिन वे ज्यादा दूर नहीं गए, पास ही रुक गए। उनमें से कई लोग जुओ यान द्वारा प्रताड़ित किए जा चुके थे और कईयों ने उसकी बदनामी के बारे में सुना था। उसके आसपास के लोग उसकी बदकिस्मती पर खुश होते हुए एक दूसरे के कानों में फुसफुसा रहे थे। जुओ यान वहीं अकेला खड़ा था। उसने शिम्यू के चारों ओर एक भयानक आभामंडल महसूस किया और अपनी आंखें बंद कर लीं। उसकी आंखों में घबराहट और अनिश्चितता के भाव उभर आए। क्या तुम्हें ये ब्लेड पसंद नहीं आया? इसे पकड़ो, ये तुम्हारा है, शिम्यू ने कहा और अपना काला ब्लेड म्यान समेत जुओ यान की ओर फेंक दिया। जुओ यान उसे घूरता रहा। उसने अनजाने में ही अपने हाथ बढ़ाए और काला ब्लेड पकड़ लिया। उसकी कल्पना से परे एक शक्ति ब्लेड से होकर गुजरी और उसकी छाती को दबा दिया। उसके शरीर में क्यूई और रक्त का प्रवाह बढ़ने लगा। उसी समय उसके हाथ पीछे की ओर झुक गए। डैंग डेंग डैंग। जुओ यान 5-6 कदम पीछे हटा और फिर पीठ के बल जमीन पर गिर पड़ा। उसके आसपास खड़े सभी शिष्य जोर जोर से हंसने लगे। कुछ लोग तो जोर जोर से चिल्लाने लगे।